डिजिटल फॉरेंसिक्स द फियर ऑफ साइबर क्रिमिनल्स। आज के इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बढ़ते साइबर क्राइम्स को देखते हुए डिजिटल फॉरेंसिक यहाँ पर मोस्ट डिमांडिंग फील्ड बन चुका है। आप लोगों ने जितनी भी साइबर क्राइम्स देखा है, आप लोगों ने जितने भी पुलिस केसेस साइबर क्राइम्स देखते हो, इन सभी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमको ज़रूरत होती है एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर की या फिर डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की। एंड आई नो ये सब सुनने के बाद आप सभी की इच्छा हो गई होगी डिजिटल फॉरेंसिक को सीखने की। सो इन्हीं सब का ध्यान रखते हुए यहाँ पर न्यू वर्जन हैकर आप सभी के लिए लेके आया है डिजिटल फॉरेंसिक कंप्लीट कोर्स, जिसमें आप सीखने वाले हो 22+ लेटेस्ट एंड एडवांस्ड प्रीमियम मॉड्यूल्स। एंड ये सारी क्लासेस आपको लाइव दी जाएगी, लाइव क्लासेस आप लोग अटेंड करोगे एंड इस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप 1-2 दिन अपनी क्लासेस मिस कर सकते हो तो रिवाइज कर सकते हो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू। सो यहाँ पर इस कोर्स को मैंने डिज़ाइन किया है ओवरऑल मेरे सारे एक्सपीरियंसेस से, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एंड आप सभी के मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, क्या ये कोर्स यूट्यूब से एडवांस होने वाला है? सो डेफिनेटली ये जो कोर्स है ये यूट्यूब में अपलोडेड कोर्स से डबल एडवांस होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब पे गाइडलाइंस की वजह से यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें अपलोड नहीं कर सकते। सो यहाँ पर डेफिनेटली वो चीज़ें हम आपको बता पाएंगे जो हम YouTube में नहीं डाल सकते। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर मैंने ब्रोशर्स दे रखा है एंड एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जहाँ पर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो वॉरियर्स, मिलते हैं अब हम लाइव क्लासेस में। सो क्या आप भी अपना करियर डिजिटल फॉरेंसिक में बनाना चाहते हैं? सो हेलो साइबर वॉरियर्स, मेरा नाम है देवेंद्र पांडे और आप सबके लिए लेके आ गया हूँ मैं कंप्लीट कोर्स जो कि है डिजिटल फॉरेंसिक का। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम कोर्स को वैसे स्टार्ट करेंगे जैसे कि हर एक कोर्स स्टार्ट होता है, यानी कि उसके इंट्रोडक्शन से। सो साइबर वॉरियर्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलना। सो साइबर वॉरियर्स, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल फॉरेंसिक का इंट्रोडक्शन। सो जैसे कि आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि व्हाट इज़ फॉरेंसिक। डिजिटल फॉरेंसिक में हम बाद में आते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में फॉरेंसिक होता क्या है। सो अगर मैं सिंपल वे में आपको समझाऊं फॉरेंसिक क्या है, तो किसी भी चीज़ की डिटेल्ड स्टडी करना, उसी को हम फॉरेंसिक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने साइंस पढ़ा है, लेकिन साइंस को जो डीपली पढ़ता है उसको हम कहते हैं साइंटिस्ट। वैसे यहाँ पर जब हम किसी चीज़ की डिटेल स्टडी करते हैं, उसके बारे में A to Z सारी चीज़ें जानते हैं, उसको कहते हैं हम फॉरेंसिक। ठीक है, मतलब उस चीज़ के बारे में आपको हर एक चीज़ पता हो, आप उसके बारे में डिटेल में हर एक चीज़ जानते हो, उसी को कहेंगे हम फॉरेंसिक। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ डिजिटल फॉरेंसिक। सो डिजिटल फॉरेंसिक, फॉरेंसिक का मतलब आपको समझ में आ गया, तो डिजिटल फॉरेंसिक भी समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करना, डिटेल में उनके बारे में जानना। ठीक है, अब क्या जानना, कैसे जानना, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नीड ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन टुडेज़ वर्ल्ड। मतलब डिजिटल फॉरेंसिक की आज की दुनिया में क्या यूज़ है, क्या ज़रूरत है डिजिटल फॉरेंसिक की। जब हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा था तो हमको डिजिटल फॉरेंसिक लाने की क्या ज़रूरत पड़ी है। सो आप सभी ने देखा होगा आज के समय में साइबर क्राइम्स डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, उसका जो ग्राफ है वो डे बाय डे टॉप पे जा रहा है। इसीलिए हमको यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक को लाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। डिजिटल फॉरेंसिक क्या है? सो डिजिटल फॉरेंसिक एक्चुअल में वो प्रोसेस है जिसमें हम साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं उन सभी को इस प्रोसेस को द्वारा हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं। तो साइबर क्राइम कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जिनमें हमारे डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करके साइबर क्राइम किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपकी स्मार्ट वॉच, वो सारे डिवाइसेस जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं एंड उनसे कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटी की जा सकती है। जैसे आजकल बहुत ही फेमस है वो आपको 25 लाख की लॉटरी का फ़ोन आता होगा, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, वहाँ पर एक फ़ोन इन्वॉल्व है। सो वो भी एक साइबर क्राइम है। किसी के बैंक से पैसे निकाल लेना वो भी साइबर क्राइम है। सो कुछ ऐसे क्राइम्स जहाँ पर हमारे डिवाइसेस जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं उनको यूज़ करके जब कोई क्राइम किया जाता है तो उनको हम कहते हैं साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम आई होप आप सभी को समझ गया होगा। सो यही क्राइम्स जो कि डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं हमारे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ,
इसीलिए हमको यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक की ज़रूरत पड़ी इन सभी केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इन सभी केसेस को रिजॉल्व करने के लिए। सो आई होप आप सभी को साइबर क्राइम एंड नीड ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक, क्या नीड है आज के ज़माने में डिजिटल फॉरेंसिक की, वो समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर मैं आप सभी को एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि हमको साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट या फिर डिजिटल फॉरेंसिक एनालिस्ट की कब नीड होती है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग कि एग्जांपल के लिए ये एक क्राइम सीन है जहाँ पे मर्डर हुआ है एंड उस मर्डर के साइड में हमको एक फ़ोन मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर दो केसेस हैं, एक केस जो कि मर्डर है एंड दूसरा कि हमको यहाँ पे फ़ोन मिला है, ठीक है। तो ये वाला केस जो है वो तो पुलिस हैंडल करेगी, लेकिन ये जो फ़ोन मिला है हमको, ये केस हैंडल करेंगे साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट, ठीक है। हम इस फ़ोन में देखेंगे कि इस इंसान ने लास्ट किससे बात की थी, इस फ़ोन में क्या क्या ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो कि ये मर्डर केस सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकता है। सो यहाँ पर हमको डिजिटल फॉरेंसिक एनालिस्ट या फिर साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो आई होप आप सभी को डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की कब ज़रूरत पड़ेगी, साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट की कब ज़रूरत पड़ेगी, आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रोड मैप ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक। मतलब डिजिटल फॉरेंसिक अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। सो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर जगह आपको कॉमन मिलेगा। सो आपको नेटवर्किंग आना कंपलसरी है, जिसकी सारी सीरीज़ मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो आप लोग। तो आपको यहाँ पर नेटवर्किंग आना चाहिए। उसके बाद इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग सबसे इनिशियल स्टेज होती है साइबर सिक्योरिटी की, सबसे स्टार्टिंग स्टेज है, तो आपको इथिकल हैकिंग भी आनी चाहिए। एंड उसके बाद थोड़ी सी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे प्रोग्रामिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट कभी कभी आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ जाए तो प्रोग्रामिंग आप पे काम आ सकती है। एंड उसके बाद आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना आना चाहिए, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस। सो ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको आना चाहिए। एंड यहाँ पर अगर प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पाइथन, क्योंकि बहुत इजी है, जो आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो एंड सीख सकते हो, एंड बहुत कम कोडिंग करनी पड़ती है उसमें। सो आई होप आप सभी को रोड मैप ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक समझ में आ गया होगा। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप डायरेक्ट डिजिटल फॉरेंसिक में आ सकते हो, डिजिटल फॉरेंसिक सीख सकते हो। यहाँ पर डिजिटल फॉरेंसिक को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कंप्यूटर फॉरेंसिक, जैसे कि साइबर फॉरेंसिक, ठीक है। तो इसको कई नामों से जानते हैं, कंप्यूटर फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक, कुछ लोग CHFI भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, ये डिजिटल फॉरेंसिक जो है ना, ये कंप्लीट जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनका कंप्लीट कोर्स होता है, ठीक है। कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में सिर्फ कंप्यूटर की फॉरेंसिक की जाती है, लेकिन डिजिटल फॉरेंसिक में कंप्लीट डिजिटल डिवाइसेस आते हैं। सो आई होप आप सभी को ये बातें भी समझ में आ गई होगी। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वो सारे सर्टिफिकेशंस जो कि डिजिटल फॉरेंसिक के हैं। यहाँ पर क्या है, बस अलग अलग कंपनीज़ हैं, बाकी सर्टिफिकेशन सेम ही हैं। लगभग 19-20 का फ़र्क है, बाकी सारे सर्टिफिकेशंस यहाँ पे सेम हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट फेमस जो कि है CHFI, जो कि EC काउंसिल प्रोवाइड करता है। ये सर्टिफिकेशन का नाम है। CHFI का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सो ये एक सर्टिफिकेट का नाम है। ये सारे सर्टिफिकेट सेम ही हैं, बट इनके नाम डिफरेंट हैं, 19-20 का फ़र्क होगा। एंड उसके बाद है सर्टिफाइड डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनर। ये मेल 2 करके कोई कंपनी है, वो इसको प्रोवाइड करती है। एंड देन उसके बाद है यहाँ पे सर्टिफाइड फॉरेंसिक कंप्यूटर एग्जामिनर। सो ये जो सर्टिफिकेट है ये प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर इन्वेस्टिगेटिव स्पेशलिस्ट, जिसको हम IACIS भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका शॉर्ट फॉर्म भी लिखा गया है। वैसे ही यहाँ पर ये मल्टीपल सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें से कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एक EN भी है। EN क्या है, एक्चुअल में एक टूल है, फॉरेंसिक का टूल है, एंड साथ ही साथ ये सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जो कि आपके बजट में हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप जा सकते हो। किसी में ज़्यादा कोई कुछ फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क होगा।
सो ये सारे सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हो। सर्टिफिकेशन करने के बाद आप डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे तो मैं आपको सिखाऊंगा ही। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है करियर एंड स्कोप। करियर एंड स्कोप क्या है हमारे डिजिटल फॉरेंसिक में। सो यहाँ पर आप किन किन रोल्स पे जा सकते हैं, क्या क्या जॉब होती हैं हमारे डिजिटल फॉरेंसिक की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डिजिटल फॉरेंसिक एनालिस्ट एंड एग्जामिनर। वही जो कि हर एक डिजिटल डिवाइसेस जितने भी केस आते हैं उसको एग्जामिन करेंगे, एनालिस्ट करेंगे एंड सारी रिपोर्ट जो है वो पुलिस वालों को बना के देंगे। तो इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा केसेस को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, एग्जामिन करना, ठीक है। सो इस जॉब में भी आप जा सकते हो। एंड उसके बाद है यहाँ पे इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करते हैं एंड क्या क्या कमी है वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जब डिजिटल फॉरेंसिक की जो नीड है वो कब पड़ती है, वो क्राइम होने के बाद पड़ती है। सो डिजिटल फॉरेंसिक कब काम आता है, क्राइम होने के बाद, ठीक है। जैसे कि आप पेन टेस्टर देखते हो, पेन टेस्टर क्या करते हैं, वो ऑन द स्पॉट कमियों को देखते हैं एंड बताते हैं कि यहाँ पे ये कमी है। लेकिन कोई भी वेबसाइट जब हैक हो चुकी है या फिर कहीं भी कोई भी क्राइम हो चुका है, डिजिटल क्राइम जिसको हम साइबर क्राइम कहते हैं, वो हो चुका है के बाद डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की नीड होती है, या फिर डिजिटल फॉरेंसिक वहाँ पे काम होता है क्राइम होने के बाद। क्राइम से पहले तो पेन टेस्टर एवरीथिंग ये सारे सिक्योर कर रहे होते हैं। इनके सिक्योरिटी के बावजूद अगर क्राइम हो जाता है तो हमारी नीड होती है, यानी साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट की नीड होती है। हम लोग जाते हैं वहाँ पे, पता करते हैं कि ये क्राइम कैसे हुआ तो किस वजह से हुआ और किसने किया, ये सारी चीज़ें। सो वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं हम वहाँ पे। एंड नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट क्या, तो कोई भी अपने कंपनी या फिर किसी से रिलेटेड आपसे कंसल्ट कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट एक ऐसी जॉब होती है, एक ऐसी सर्विस होती है जहाँ पे हम लोग एडवाइस देते हैं कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को कि ये ऐसी चीज़ें करोगे तो आपकी जो सिस्टम है वो सिक्योर रहेंगे। अगर आप अदर वे में जाते हो तो आपके सिस्टम सिक्योर नहीं रहेंगे। वहाँ पे हमारे हर एक चीज़ एग्जामिन करते हैं, देन उनके साथ हम कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट का काम है उनको एडवाइजरी देना। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स ये वो होते हैं जो कि साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, एजेंसी के साथ रह के, एजेंसी के साथ मिल के काम करते हैं, साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद आता है लीगल कंसल्टेंट, एक्सपर्ट विटनेस, ठीक है। तो ये भी कोर्ट के साथ एक्सपर्ट विटनेस, मतलब सारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, सारा विटनेस करके बताते हैं, मतलब एज अ विटनेस जाते हैं वहाँ पे, एज अ गवाह जाते हैं एंड सारी चीज़ें जज के सामने परफॉर्म करते हैं। एक्सपर्ट विटनेस होते हैं ये लोग भी ना। एंड ये भी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हैं, लीगल कंसल्ट, ठीक है। फिर डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्चर, डेवलपर, ठीक है। यहाँ पर डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्चर मतलब इसके टूल्स की रिसर्च करना, डीपली स्टडी करना, इसके बारे में रिसर्च करना और क्या क्या चीज़ें हैं, एवरीथिंग। तो डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्चर में भी जा सकते हो आप लोग। एंड उसके बाद है साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट। कोई अगर थ्रेट कर रहा है, धमकी दे रहा है, एवरीथिंग, तो उसको पता लगाना, उसका पता लगाना, उसको पकड़ना, एवरीथिंग। तो ये डिजिटल इंटेलिजेंस के अंदर आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे फॉरेंसिक अकाउंटेंट। फॉरेंसिक अकाउंटेंट वो होते हैं जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स को ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं, मतलब उनका जो मेन एम होता है वो फाइनेंशियल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना होता है। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके रोल के लिए आप जा सकते हो, जिनकी जॉब आपको मिल सकती है ये सर्टिफिकेशन करने के बाद डिजिटल फॉरेंसिक का। एंड उसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी एज़ पर डिपेंड करता है आपकी सिटी स्टेट के हिसाब से, 7 to 8 लाख पर एनएम, जो कि बहुत अच्छी सैलरी होती है इसमें भी। एंड डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे भी। सो 78 जो है वो है सैलरी होती है इसकी बेसिक, जो कि मैंने चेक किया था वेबसाइट्स पे। एंड मुझे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी है डिजिटल फॉरेंसिक में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 7 to 8 लाख होता है। सो आप लोग इसके साथ जा सकते हो एंड अपनी लाइफ यहाँ पे सेट कर सकते हो, अपना करियर यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से सेट कर सकते हो। सो ये थे इंट्रोडक्शन एंड क्या स्कोप है डिजिटल फॉरेंसिक में। सो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं मेन कोर्स, इनको समझना। सो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में हमने देखा था
साइबर क्राइम्स क्या होते हैं। आप सभी को समझ में आ गया साइबर क्राइम्स क्या होते हैं। साइबर क्राइम्स वो क्राइम होते हैं जहां पर हमारे डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करके क्राइम किया जाए। अब डिजिटल डिवाइसेस क्या क्या हैं, तो डिजिटल डिवाइसेस हैं हमारे फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस, एवरीथिंग। ऐसे डिवाइसेस जो कि इंटरनेट का यूज़ लेती हैं या फिर वो डिजिटल हैं, उनका खुद का एक नेटवर्क होता है, उन सभी को यूज़ करके जब क्राइम किया जाता है तो उसको कहते हैं हम साइबर क्राइम। सो आई होप आप सभी को साइबर क्राइम का मतलब समझ गया होगा। सो यहाँ पर साइबर क्राइम्स को अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया गया है, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है बेसिस ऑफ कि वो उनका मोटिव क्या होता है, उन क्राइम्स का क्या मोटिव है, उनको जब किया जा रहा है तो उसको करने के पीछे क्या मोटिव है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। अगर मैं एग्जांपल लूँ इसका कि अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, जिसके पैसे गए हैं, उसने पैसे लॉस किए हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे जो क्राइम हुआ है वो किस मोटिव से हुआ है, पैसे लेने के मोटिव से, तो ये जो केस है ये आएगा फाइनेंशियल क्राइम में। सो वैसे ही यहाँ पे क्राइम्स को क्लासीफाई कर दिया गया है अलग अलग पार्ट में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा पार्ट आता है क्लासिफिकेशन में वो है साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। मतलब ये जो क्राइम है साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, इसका जो मेन मोटिव है वो है सिंगल पर्सन को टारगेट करना, ठीक है। सो यहाँ पर क्राइम्स को इसी बेस पे डिवाइड किया गया है कि एक्चुअल में उस क्राइम को करने के पीछे टारगेट कौन हो रहा है। सो साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल में क्या होता है, यहाँ पे किसी एक पर्सन को टारगेट किया जाता है। मतलब कोई एक पर्सन होगा जिसके साथ क्राइम किया जा रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सो इसके अंदर क्या क्या क्राइम्स आते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब किसी इंसान की उसकी पहचान चोरी कर लेना। अब एग्जांपल मैं देता हूँ आपको किसी ने कॉल किया कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, मुझे आपका आधार कार्ड नंबर चाहिए, एवरीथिंग चाहिए। तो यहाँ पर उसने क्या किया, वहाँ पर उसने बैंक के कर्मचारी की या फिर बैंक का जो एम्प्लॉय था उसकी एक आइडेंटिटी चोरी की, ठीक है। या फिर आपकी आइडेंटिटी चोरी करके, एग्जांपल के लिए कोई फ़ोन करके बोले हेलो मैं देव बोल रहा हूँ, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे देव की आइडेंटिटी चोरी की, देव की आइडेंटिटी को थेफ्ट किया उसने। तो इस क्राइम को, ये भी एक क्राइम है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट करना, किसी की जो पहचान है वही चुरा लेना, या फिर वो इंसान बन के बात करना जो है ही नहीं। तो मतलब उसने क्या किया, यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली, उसकी आइडेंटिटी को चोरी कर लिया, ठीक है, उसकी पहचान चोरी कर ली उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्राइम है साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल के अंडर में ऑनलाइन हरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग। सो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्राइम्स देखे होंगे जैसे कि वो लोग आपको ऑनलाइन धमकी दे रहे होते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, मैसेज में, ईमेल पे, है ना, एंड हरेस कर रहे होते हैं। हरेस मतलब उनको उत्पीड़न पहुंचा रहे होते हैं, उनको हरेसमेंट कर रहे होते हैं उनके साथ अलग अलग तरीके से। सो उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे होते हैं बेसिकली। तो ये सारे जो क्राइम हैं ये ऑनलाइन हरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग में आते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है ऑनलाइन स्टॉकिंग। ये एक ऐसा क्राइम है जो कि बहुत ज़्यादा होता है, एंड इस क्राइम के वजह से बहुत सारे क्राइम परफॉर्म हो जाते हैं। एक ही क्राइम के वजह से बहुत सारे क्राइम किए जा सकते हैं। तो साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या है, मतलब ऑनलाइन स्टॉकिंग का मतलब क्या है, तो ऑनलाइन स्टॉकिंग का मतलब है किसी का पीछा करना, ऑनलाइन तरीके से किसी का पीछा करना, मतलब फेसबुक पे उस पर नज़र रखना, डिजिटल तरीके से उस पर नज़र रखना, उसको ट्रैक करना, ठीक है। फेसबुक पे जैसे कोई बंदा फेसबुक पे है, कोई पर्सन फेसबुक पे है, तो उस पर नज़र रख रहे हो आप कि कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ऑनलाइन स्टॉकिंग, मतलब हम उसको ट्रैक कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती हैं ऑनलाइन स्टॉकिंग में, या फिर साइबर स्टॉकिंग भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। सो आई होप आप सभी को साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल समझ में आ गया होगा। अब ये जो क्राइम है ये सिर्फ एक ही पर्सन को लेके टारगेट करते हैं, मतलब एक ही पर्सन की आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं। ऑनलाइन हैरेसमेंट भी एक ही पर्सन को करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टारगेट एक ही पर्सन होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे वो है फाइनेंशियल क्राइम्स। फाइनेंशियल क्राइम्स वो क्राइम्स होती हैं जिनका मोटिव सिर्फ पैसा कमाना होता है, ठीक है, जिनका मोटिव सिर्फ पैसा लूटना होता है, आपके पैसे को किसी भी तरीके से लेना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम देखते हैं। इस फाइनेंशियल क्राइम के अंडर कौन कौन से क्राइम आते हैं।
सो यहाँ पर देखो पेमेंट कार्ड फ्रॉड, ठीक है, जैसे पेमेंट कार्ड, किसी का कार्ड कॉपी कर लिया, कार्डिंग कर लिया, ठीक है, किसी के कार्ड क्लोन कर लिया, या फिर किसी के कार्ड से पैसे निकाल लेना, ठीक है, या फिर किसी के कार्ड का नंबर लेके OTP के थ्रू उसका पेमेंट निकाल लेना। मतलब कि ऐसा क्राइम जहाँ पे कार्ड इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं पेमेंट कार्ड फ्रॉड। एंड नेक्स्ट टाइम आ रहा है यहाँ पे फिशिंग ईमेल स्कैम। फिशिंग करके, फिशिंग क्या होती है? फिशिंग एक ऐसा अटैक है जहाँ पर आपको एज इट इज़ वेबसाइट की कॉपी बना के आपको भेजा जाता है एंड आपको लगेगा वो ओरिजिनल ही वेबसाइट है, लेकिन एक्चुअल में वो डुप्लीकेट होती है। वहाँ पर जैसे ही आप अपनी डिटेल्स फिल करते हो, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एवरीथिंग, वो सारी चली जाती है अटैकर के पास, ठीक है। तो अटैकर उसका मिसयूज़ करता है एंड आपके साथ क्राइम कर देता है, आपके साथ फ्रॉड कर देता है। तो ईमेल के थ्रू किया जाता है ये सारी चीज़ें, या फिर मैसेजेस के थ्रू भी किया जा सकता है। तो इसको फिशिंग एंड ईमेल स्कैम में बोलते हैं हम लोग, है ना। तो लिंक्स, बेसिकली लिंक्स के थ्रू किया जाता है ये अटैक, ठीक है। लिंक भेजेंगे आपको, आप उस पर क्लिक करोगे, एक वेबसाइट खुलेगी जो कि एग्जैक्ट ओरिजिनल वेबसाइट के जैसे ही होगी। एग्जांपल के लिए आप लोगों ने अमेज़ॉन देखा होगा, एग्जैक्ट उसकी क्लोन वेबसाइट बनाएंगे एंड वो आपको सेंड कर देंगे। आपको लगेगा ये ओरिजिनल वेबसाइट है, आप वहाँ पे अपने पेमेंट कार्ड्स के डिटेल्स डालोगे एंड वो क्रिमिनल्स के पास पहुँच जाएगा एंड वो आपके साथ फ्रॉड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग बच के रहिए ऐसे क्राइम्स से। तो इसको हम कहते हैं फिशिंग एंड ईमेल। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक ये मोस्ट पॉपुलर अटैक है आज के टाइम पे। एक्चुअल में ये इसका जो काम है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से होता है। रैंसमवेयर अटैक एक ऐसा अटैक है, रैंसम का मतलब ही होता है वसूली करना, ठीक है। तो ये क्या होता है कि किसी भी तरीके से किसी भी वेबसाइट पे आप गलत वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, गलत एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया, तो एक मलेशियस एप्लीकेशन है जो कि आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा एंड वो आपके सारे फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देगा। ऐसी फाइल्स को इनक्रिप्ट करेगा कि आप उसको ओपन ही नहीं कर पाओगे, ना ही समझ पाओगे। एंड फिर वहाँ पे एक मैसेज पॉपअप होके आएगा जहाँ पे लिखा होगा कि मुझे इतना पैसा दो, तब जाके मैं आपकी ये सारी फाइल डिक्रिप्ट करूँगा। लेकिन यहाँ पे 100% चांस नहीं है कि आपकी वो फाइल डिक्रिप्ट करें, ठीक है। सो किसी भी गलत वेबसाइट पे विजिट नहीं करना चाहिए आपको। सो यहाँ पर ये जो अटैक है इसको हम रैंसमवेयर अटैक कहते हैं। मतलब वो आपसे पैसे वसूल कर रहा है, ठीक है। पैसे के लिए ये क्राइम किया गया है, इसका मोटिव भी पैसा है, इसलिए इसको फाइनेंशियल के अंडर रखा गया है। सो आई होप आप सभी को फाइनेंशियल क्राइम भी समझ गए होंगे जिसका मोटिव पैसा होता है। नेक्स्ट क्राइम आता है यहाँ पे हमारा साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज। सो ऐसा क्राइम जहाँ पे टारगेट पूरी की पूरी कंपनी ही हो, एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन ही हो, उसको कहते हैं हम साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर क्या क्या क्राइम्स आते हैं? डेटा ब्रीच करना, मतलब किसी भी कंपनी का डेटा ब्रीच कर देना, डेटा लीक कर देना, ठीक है। एंड सेकेंडली आता है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे किसी कंपनी का कॉपीराइट, उसके सॉफ्टवेयर्स, उसके डिजिटल कोड्स, ठीक है, उसके सोर्स कोड्स, ये सारे चीज़ें आती हैं। मतलब उनकी जितनी भी डिजिटल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ऑनलाइन प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? उनके एप्लीकेशंस, उनकी वेबसाइट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट में। वो प्रॉपर्टी जो कि डिजिटली हैं, ठीक है। अगर आप किसी का कॉपीराइट ले लेते हो, एग्जांपल के लिए किसी ने एप्लीकेशन बनाया, आप एग्जैक्ट उसी का एप्लीकेशन कॉपी बना देते हो, आपने क्या किया यहाँ पे एप्लीकेशन का कॉपीराइट चोरी कर दिया, ठीक है। तो वो एक क्राइम है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के क्राइम के अंडर आएगा, मतलब साइबर क्राइम अगेंस्ट की कैटेगरी में आएगा, लेकिन जो क्राइम है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट होगा, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि ऑनलाइन होती है वो कुछ भी हो सकती हैं, आपकी बिटकॉइंस, आपके कॉपीराइट्स, ठीक है, आपके एप्लीकेशंस, एवरीथिंग। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे कॉर्पोरेट एस्पियोनेज। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में? कॉर्पोरेट एस्पियोनेज क्या होता है? ये एक तरह से जासूसी होती है। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी है एंड वो अपने कॉम्पिटिटर के अंदर जासूसी करना चाहती है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके सीक्रेट्स, या फिर उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या एम्प्लॉय हैं, क्या क्या लॉन्च होने वाला है, मतलब जासूसी करना एक तरह से। ऑर्गेनाइजेशन की जासूसी कर रही है, या फिर कोई क्रिमिनल एक ऑर्गेनाइजेशन की जासूसी कर रहा है एंड जो उसके सीक्रेट प्रोग्राम्स है उनको लीक करना। सो ये जो सारे हैं ये कॉर्पोरेट एस्पियोनेज क्राइम में आते हैं। सो
आई होप आप सभी को साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा साइबर टेररिज्म एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक। कुछ ऐसे हमले जिसमें कि टारगेट सिर्फ स्टेट को किया जाता है, ठीक है। स्टेट का आतंकवाद, स्टेट में साइबर क्राइम्स बढ़ाना या फिर स्टेट में साइबर टेररिज्म बढ़ाना, ठीक है। एक स्टेट वहाँ पे पूरा का पूरा टारगेट हो, ठीक है। या फिर कोई भी स्टेट ऐसे हमले स्पॉन्सर्ड कराता है या फिर ऐसे अटैक स्पॉन्सर्ड कराता है या फिर कोई स्टेट जो गवर्नमेंट है वो ऐसे स्पॉन्सर्ड कराती है, ठीक है। किस लिए? साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। एंड इसके अंदर जो क्राइम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहला साइबर वॉरफेयर, मतलब वही कि साइबर हर एक डिजिटल डिवाइस को यूज़ करके वहाँ पे वॉरफेयर करना, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ या फिर स्टेट के साथ। एंड उसके बाद है यहाँ पे साइबर प्रोपेगेंडा एंड डिसइंफॉर्मेशन। ये क्या होता है कि साइबर, जैसे कि प्रोपेगेंडा का मतलब आपको समझ में आ गया, जो तथाकथित चीज़ें कहानियाँ बना के लोगों तक सर्कुलेट की जाती हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। एंड गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनको कुछ नॉलेज नहीं होती फिर भी गलत चीज़ें फैला रहे होते हैं, बस प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो इसके अंडर में आता है, जो कि एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ होता है प्रोपेगेंडा, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें, इसमें क्या होता है कि पूरा टारगेट जो है वो एक स्टेट ही होती है, ठीक है। एक स्टेट को टारगेट करते हैं क्रिमिनल्स। तो साइबर प्रोपेगेंडा एंड डिसइंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे यहाँ पे, फैलाएंगे वो लोग, तो यहाँ पे एक स्टेट को जो है नुकसान होगा, है ना। उसके बाद है साइबर एस्पोनेंज। इससे क्या, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये वही है जासूसी जिसको कहते हैं, वो कॉर्पोरेट जासूसी। हमने यहाँ पे देखा था ये कॉर्पोरेट जासूसी है, मतलब कंपनी की कोई जासूसी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, ऑनलाइन तरीके से किसी की भी जासूसी कर लेते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट की या फिर अपने टारगेट की, ठीक है। तो किसी की भी यहाँ पे स्टेट में, स्टेट लेवल पे किसी की भी जासूसी करने को हम यहाँ पे साइबर एस्पोनेंज कहेंगे, ठीक है, यानी जासूसी करना, ठीक है। सो आई होप आप सभी को इतने सारे अटैक्स एंड उनके कैटेगरी समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पर है हमारा साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब कुछ ऐसे क्राइम्स जिसमें टारगेट गवर्नमेंट होती है। सो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें कौन कौन से क्राइम्स इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आएगा यहाँ पे साइबर क्राइम अटैक ऑन गवर्नमेंट सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट सिस्टम्स पे अटैक करना, जितनी भी गवर्नमेंट की डिजिटल प्रॉपर्टी है उस पर अटैक करना, उनके सिस्टम पे अटैक करना, ये बहुत बड़ा क्राइम होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म हम उसको कहेंगे जिसमें कि पूरे देश के खिलाफ, पूरे देश को टारगेट किया जा रहा हो, या फिर देश की जो इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर देशों में ले जाया जा रहा हो, तो इसको कहते हैं हम साइबर टेररिज्म। जो कि टेररिस्ट जैसे होते हैं, बस ये होते हैं, बट ये ऑनलाइन तरीके से काम कर रहे होते हैं, देश की कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन देना, बाकी चीज़ें। तो साइबर टेररिज्म एक आतंकवादी होते हैं जो कि ऑनलाइन तरीके से काम करते हैं, देश की इन्फॉर्मेशन दूर दूर तक पहुंचाना, देश की इन्फॉर्मेशन लीक करना, एवरीथिंग। सो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स, जिनको अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, अलग अलग तरीके से इनकी हर एक की रिपोर्ट बनती है। सो आई होप आप सभी को क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम समझ में आया होगा। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो यहाँ पर आते हैं टाइप ऑफ अटैक्स, कि कितने टाइप के अटैक्स होते हैं जो कि अटैकर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। अभी हमने देखा कि साइबर क्राइम्स जो हैं वो कितने कैटेगरीज में हैं एंड क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके से, एंड कौन सा क्राइम किस कैटेगरी में आएगा वो। अब यहाँ पर हम देखते हैं टाइप ऑफ अटैक्स। बेसिकली यहाँ पे दो ही टाइप के अटैक हैं, एक तो एक्सटर्नल, एक तो इंटरनल। मतलब एक तो आपके घर के अंदर कोई दुश्मन होगा या तो बाहर, इसके अलावा तो कहीं नहीं हो सकता ना। तो इंटरनल अटैक्स एंड एक्सटर्नल अटैक्स, ये दो ही अटैक्स हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम इंटरनल अटैक्स। मतलब अंदर बैठे बैठे कौन सा क्रिमिनल क्या क्या क्राइम कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पाइंग, वही जासूसी, ठीक है। उसके बाद थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, मतलब आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको चोरी कर सकता है, जैसे कि आपके एप्लीकेशन, ट्रेडमार्क्स, एवरीथिंग। कैसे चोरी करेगा? समझ लो जिस सिस्टम में वो बैठा हुआ है उस सिस्टम में आपने अपने एप्लीकेशंस रखे हैं, कुछ ज़रूरी फाइल्स रखी हुई हैं, कुछ सारी चीज़ें, तो वो पेन ड्राइव में डाल के निकाल लेगा, तो उसने आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वहाँ पे थेफ्ट कर ली है, ठीक है।
मतलब डिजिटल जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट कहते हैं। उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब आपके कंपनी में आपके जो रिकॉर्ड रखे हैं उनको मैनिपुलेट कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है, उनको चेंज कर देगा ताकि आपको नुकसान हो, उसको बनाने में, अरेंज करने में फिर से टाइम लगे, तो रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करना भी एक क्राइम माना गया है। ट्रोजन एंड हॉर्सेस अटैक, ट्रोजन एंड हॉर्सेस अटैक ये ऐसे अटैक्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिए जाते हैं एंड वो आपके सिस्टम को हार्म करते हैं, एंड इनसे रिमोट एक्सेस भी लिया जा सकता है कंप्यूटर का, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर में एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है जो कि बैकग्राउंड में रन करते हैं एंड वो कंप्यूटर का एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। तो बाहर बैठे बैठे भी आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, तो इसको कहते हैं हम ट्रोजन और हॉर्स अटैक, जो कि आपके सिस्टम में डाला जा सकता है। तो ये जो ट्रोजन एंड हॉर्स अटैक है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो ये जो सारे अटैक हैं, स्पाइंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, मैनिपुलेटिंग रिकॉर्ड्स, ट्रोजन हॉर्सेस, ये कुछ ऐसे अटैक्स हैं जो कि जहाँ पे अटैक किया जा रहा है ना उसके अंदर ही उसका एम्प्लॉय ही करता है, ठीक है। मतलब उसका इंटरनल जो है वही कर सकता है, मतलब अंदर घुस के ही किया जा सकते हैं ये अटैक, ठीक है। अब जासूसी आप कहीं दूर बैठे तो कर नहीं सकते हो, है ना, मतलब कंपनी के अंदर क्या चल रहा है एवरीथिंग वो सारी नहीं कर सकते ना, अंदर रह के आपको नज़र रखनी पड़ेगी। तो ये सारे जो अटैक्स हैं इसको इंटरनल अटैक कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सटर्नल अटैक। एक्सटर्नल अटैक जो है सबसे पहले ये तो वेबसाइट्स में होते हैं ज़्यादातर, मतलब आपके प्रॉपर्टीज़ में होंगे। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, ठीक है, एसक्यूएल जिसको कहते हैं हम। यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रोग्राम इंजेक्ट कर दिया जाता है या फिर एसक्यूएल की जो है यहाँ पे कमियाँ निकाली जाती है, ठीक है। एंड एसक्यूएल का इंजेक्ट करना वहाँ पे, मतलब आपके वेबसाइट में अगर एसक्यूएल की कोई कमी है तो वहाँ पे उसको इंजेक्ट कर देना, इसको हम एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं बेसिकली। वहाँ पे एक कोड इंजेक्ट कर देना जिससे वो आपके वेबसाइट्स को एक्सेस कर सके, यानी कि हैक कर सके बेसिकली। एंड आपके एसक्यूएल डेटाबेस में वहाँ पे चेक करना कि क्या कमियाँ हैं, एवरीथिंग। तो एसक्यूएल अटैक बेसिकली ऐसा अटैक है जिससे आपकी वेबसाइट बहुत ईजीली एक्सेस की जा सकती है अगर आपके वेबसाइट्स में कमियां हैं एसक्यूएल की तो, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स अटैक ये भी बाहर बैठ के किया जाता है। मतलब कि क्या होता है ब्रूट फोर्स में कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एक पासवर्ड है एंड उसको क्रैक करने के लिए ना वहाँ पे बहुत सारे पासवर्ड ट्राई किए जाते हैं। तो वो जो बहुत सारे पासवर्ड ट्राई किए जा रहे हैं ना, तो उसी को हम कहते हैं ब्रूट फोर्स। मतलब बहुत सारे एक फोर्स वहाँ पे किया जा रहा है, बहुत फोर्स से चीज़ें भेजी जा रही है, मल्टीपल चीज़ें ट्राई की जा रही है। तो जो ब्रूट फोर्स है ये कई तरह के जगह पे यूज़ होता है। ज़्यादातर पासवर्ड क्रैकिंग में मैंने देखा है ये यूज़ होता है ब्रूट फोर्स अटैक। उसके बाद आता है आइडेंटिटी थेफ्ट, जैसे कि मैंने बताया किसी भी इंसान की इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेना, ठीक है। फिशिंग या स्पूफिंग, ईमेल में आपको लिंक भेजना एंड आपको एग्जैक्ट ये महसूस कराना कि वो जो वेबसाइट है वो लीगल है। लिंक पे क्लिक करके जो वेबसाइट ओपन हुई है वो लीगल है, आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालोगे एंड अटैकर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी कर देगा। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे स्पूफिंग। स्पूफिंग एक ऐसा अटैक होता है जहाँ पे जो अटैकर है वो अपने इन्फॉर्मेशन को छुपाने की या फिर आपके सिस्टम को यूज़ करके, वो आपका आईपी एड्रेस यूज़ करके, आपके ईमेल को यूज़ करके वो क्राइम करते हैं, ठीक है। तो स्पूफिंग में एक्चुअल में क्या होता है कि जो अटैकर है वो आपके या फिर किसी दूसरे की इन्फॉर्मेशन यूज़ लेता है क्राइम करने के लिए, ठीक है। सो उसको हम स्पूफिंग कहते हैं, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन ना भेज के दूसरे की इन्फॉर्मेशन भेज देना, उसको स्पूफिंग कहेंगे हम लोग। उसके बाद आता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक यानी डॉस अटैक। डॉस अटैक इतना खतरनाक अटैक होता है कि ये बड़े बड़े सिस्टम्स को डाउन कर सकता है। सो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक यानी डॉस अटैक क्या होता है, तो यहाँ पर देखो जैसे कि ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी की एक वेबसाइट है एंड ये वेबसाइट जो है वो एक समय में 100 रिक्वेस्ट ले मतलब एक टाइम पे 100 लोग इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। अब मतलब ये पता चल गया हम यहाँ पे ये पता चल रहा है कि इस वेबसाइट की जो कैपेसिटी है वो एक टाइम पे 100 लोग एक्सेस कर सकते हैं। मतलब 100 लोगों की कैपेसिटी है इस वेबसाइट के हैंडल करने की, मतलब 100 लोगों को एक्सेस हैंडल कर सकती है वेबसाइट, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करते हैं डॉस अटैक में अटैकर एक्चुअल में इस 100 रिक्वेस्ट को ना भेज के यहाँ पे 1000 रिक्वेस्ट भेज दिया जाता है। सो यहाँ पर क्या होता है
कि ओवरलोडिंग के वजह से ये वेबसाइट डाउन हो जाती है। हालांकि बहुत सारी सिक्योरिटी लगा दी गई हैं, पर जिसमें भी कमियां होती हैं वो वेबसाइट बेसिकली डाउन कर दी जाती हैं। सो एक ऐसा अटैक जो कैपेसिटी से ज़्यादा कर दिया जाता हो, एग्जाम्पल के लिए किसी वेबसाइट की एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी 100 है और वहाँ पे 1000 रिक्वेस्ट भेज दो आप, तो वो डॉस अटैक कहलाता है। मतलब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपने वहाँ पे अटैक कर दिया। सो आई होप आप सभी को डॉस अटैक समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा साइबर डिफेमेशन। साइबर डिफेमेशन मतलब ऑनलाइन तरीके से किसी को बदनाम करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन आज कुछ भी होता है, किसी को भी बदनाम करते हैं बिना मतलब के, तो वो भी एक क्राइम है। तो उसको क्या कहते हैं हम? साइबर डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब बदनामी, किसी को बदनाम करना। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। साइबर डिफेमेशन या फिर एक्सटर्नल अटैक क्या होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक्सटर्नल लेवल पे की जाती है, मतलब बाहर रह के की जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल अटैक्स एंड ये सारे इंटरनल एंड अटैक्स, मतलब ये सारे टाइप ऑफ अटैक हैं जो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेवल पे किए जाते हैं। एंड यहाँ पर एक और अटैक आता है जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर वेंडलिज्म, ठीक है। कंप्यूटर वेंडलिज्म एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर कंप्यूटर्स को फिजिकली हार्म किया जाता है, मतलब किसी भी डिवाइस को फिजिकली डैमेज कर देना, उसको फिजिकली तोड़ देना, ठीक है। उसको तोड़ देना फिजिकली, उसको उसके साथ तोड़ फोड़ करना, उसको कहते हैं हम कंप्यूटर वेंडलिज्म, ठीक है। सो ये एक नोट पॉइंट है, इसको याद रखना। सो आई होप आप सभी को इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है यहाँ पे डिजिटल एविडेंसेस। डिजिटल एविडेंसेस क्या होते हैं? डिजिटल एविडेंस मतलब डिजिटल सबूत। हम जज के सामने या फिर कोर्ट में क्या क्या एविडेंस दे सकते हैं, क्या क्या प्रूफ एक्सेप्टेबल होते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से डिवाइस हैं जो कि एक्सेप्टेबल होंगे। सो हर एक डिवाइस जो कि क्राइम में इन्वॉल्व है वो हर एक एविडेंस प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो प्रूफ क्या क्या हो सकता है। पहला एविडेंस, तो सबसे पहला एविडेंस जो है वो इंटरनेट ही होता है। इंटरनेट में जो भी आपने एक्टिविटीज़ की हैं, जो भी रिकॉर्ड्स लॉग्स हैं, वो सारी चीज़ें इंटरनेट पे रिकॉर्ड होती हैं। तो एंड ये सारे क्राइम जो है इंटरनेट के वजह से ही होते हैं। तो सबसे पहला जो क्राइम है वो इंटरनेट होगा। एंड उसके बाद है हम आपका मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन्स आज देखा होगा आपने, ज़्यादातर क्राइम्स जो है फ़ोन से ही हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोशल इंजीनियरिंग की जाती है, आप लोगों को लालच दिया जाता है पैसों का, है ना। या फिर कोई ऐसा क्राइम है, क्राइम सीन है जहाँ पे हमको फ़ोन मिला है एंड हमको पता करना है कि इस ह्यूमन ने क्या क्या चीज़ें किया है पास्ट में, ठीक है। क्राइम होने से पहले क्या क्या चीज़ें इसके फ़ोन में मिल सकती हैं, क्या क्या प्रूफ मिल सकता है हमको, वो सारे हम फ़ोन के एविडेंस के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप कैसे हो सकता है? तो लैपटॉप के अंदर का रैम, ठीक है, रैम की भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं हम लोग, एंड लॉक्स निकालते हैं सिस्टम के, वो सारी चीज़ें निकालते हैं यहाँ पे। इसके हार्ड डिस्क की सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं हम लोग कंप्यूटर के। तो बेसिकली कहा जाए तो लैपटॉप भी हमारा एविडेंस होता है। उसके बाद पेन ड्राइव्स, अगर कहीं पे क्राइम सीन पे हमको पेन ड्राइव मिल रही है एंड उसके अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि केस से रिलेटेड है, वो पेन ड्राइव हम एज आ एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट पे। उसके बाद डिजिटल कैमरास, कैमरा के अंदर कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड है जो कि डायरेक्ट क्राइम से रिलेटेड है, डायरेक्ट जो हम प्रूफ कर सकते हैं कोर्ट में कि ये क्राइम का, जो क्राइम से ही रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हम कैमरे को भी प्रेजेंस कर सकते हैं एज आ एविडेंस, ठीक है। उसके बाद आती हैं डिजिटल वॉचेस। आज आप सभी ने देखा होगा वॉचेस जो कि आ रही हैं अभी, इंटरनेट से भी चलती हैं, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है डिजिटल वॉचेस से। जैसे कि कॉल हो गया, किससे बात किया आपने, क्या क्या चीज़ें देखा, कहाँ कहाँ गए, आपकी मोशन ट्रैकिंग, एवरीथिंग, तो वॉच से भी निकाली जा सकती हैं। एंड इंटरनेट तो मैंने बता दिया सबसे पहले। एंड हार्ड डिस्क, स्टोरेज डिवाइसेस, बेसिकली वो सारे डिवाइसेस जिसमें चीज़ें स्टोर हो सकती हैं, उनको हम पेश कर सकते हैं एज अ कोर्ट के सामने, ठीक है। हम कोर्ट को वहाँ पे बता सकते हैं कि ये एविडेंसेस हैं, ठीक है। एंड वो सारे एविडेंस डायरेक्टली केस से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, तब जाके आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। सो यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कौन कौन से एविडेंस है जो कि एक्सेप्टेबल होंगे, कैसे एविडेंस होने चाहिए जो कि कोर्ट में एक्सेप्टेबल हो। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहला जो पॉइंट है अंडरस्टैंडेबल, मतलब ऐसे एविडेंस जो कि जजेस को समझ में आए, ठीक है।
वो एविडेंस डायरेक्टली जजेस को समझ में आने चाहिए, तब जाके वहाँ पे आपको ये जो एविडेंस है वो आपके काम का होगा, नहीं तो कोई काम का नहीं है। एंड उसके बाद है यहाँ पे एडमिनिसेबल। एडमिनिसेबल क्या होता है, जो हमने वहाँ पे एविडेंस प्रेजेंस किया है वो क्राइम से रिलेटेड हो, मतलब फैक्ट से रिलेटेड हो, मतलब जो क्राइम है उससे रिलेटेड हो, इधर उधर घुमाने वाली जो एविडेंस है वो ना हो, ठीक है। उसके बाद है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब जो हमने एविडेंस भेजा है, मतलब जो एविडेंस हमने दिया है वो ऑथेंटिक है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके रिज़ल्ट में हम लोग क्या करते हैं, हैश वैल्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। हम डिजिटल डिवाइसेस या फिर जो हमारे एविडेंस है वहाँ पे उसके हम लोग हैश वैल्यू जनरेट करते हैं। अब ये सारी प्रोसेस हम आगे चल के देखेंगे। सो हैश वैल्यू हमको ये श्योरिटी देता है कि ये जो एविडेंस है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर उसके साथ छेड़छाड़ होती तो उसका जो वैल्यू है, हैश वैल्यू, वो चेंज हो जाता। तो ऑथेंटिक मतलब हमने जो एविडेंस दिया है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। सो उसको भी एक्सेप्टेबल तभी किया जाएगा। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे रिलायबल। रिलायबल एक्चुअल में क्या होता है कि हमको वहाँ पे जज को बताना होता है कि हमने जो भी प्रोसेस की है वो पूरी प्रॉपर तरीके से की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्या क्या प्रोसेस की है वो सारी चीज़ें हमको वहाँ पे जज को बताना होता है। तो हमने जो वहाँ पे एविडेंस प्रेजेंस किया है वो रिलायबल है, अच्छे तरीके से हमने उसको जांच किया है एंड किसी हायर अथॉरिटी के निगरानी में हमने इन्वेस्टिगेट किया है। सो रिलायबल का मतलब यही है कि हमने जो भी काम किया है वो ऑथेंटिक तरीके से, मतलब कि रिलायबली किया है, ठीक है। हमने जो पेश किया है वो रिलायबल है, ठीक है, क्योंकि हमने सारी प्रोसेस जेन्युइन यूज़ की है। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे कंप्लीट। कंप्लीट का इन द सेंस कि हमने जो एविडेंस वहाँ पे प्रेजेंस किया है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकम्प्लीट हमने वहाँ पे पेश कर दिया एंड केस नेक्स्ट डेट पे चला गया। नहीं तो अगर वो एविडेंस कंप्लीट नहीं है तो आपको फिर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए लगाएंगे वो लोग, ठीक है। वो आपको फिर से इन्वेस्टिगेट ना करना पड़े, इसलिए वो जो आपका एविडेंस है वो प्रॉपरली हर तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। वो एविडेंस ऐसा होना चाहिए कि वो जो आरोपी है वो आरोपी है या नहीं, मतलब जो क्रिमिनल है वो उसने क्राइम किया है या नहीं, ये चीज़ें प्रूफ कर दे, ठीक है। वो एविडेंस कहने का मतलब है पूरा रहे, ठीक है, एक ही बार में पूरा प्रूफ कर दे। सो ये थी कुछ कंडीशंस या फिर कह सकते हो रूल्स जो कि ज़रूरी है हमारे एविडेंस, जब हम वहाँ पे एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबल, एडमिनिसेबल, ऑथेंटिक एंड रिलायबल एंड कंप्लीट, ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। सो आई होप आप सभी को क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, एविडेंस कैसे होना चाहिए हमारा एविडेंस, वो समझ में आया होगा। अब हमने देखा यहाँ पे हार्डवेयर्स कि क्या क्या हार्डवेयर्स के थ्रू हम वहाँ पे एविडेंस दे सकते हैं। अब इनसे क्या क्या डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग एविडेंस से, वो सारी चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें होते हैं, हमारे डेटा दो तरीके के होते हैं, एक वोलाटाइल डेटा, एक नॉन वोलाटाइल डेटा। मतलब एक डेटा ऐसा जो कि बदल सकता है, ठीक है, मतलब जो चेंज हो सकता है, जैसे कि आपका रैम। आपके सिस्टम में जो रैम है वो बंद होने के बाद उसका डेटा सारा क्लोज हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, ठीक है। एंड नॉन वोलाटाइल डेटा जो कि आपके हार्ड डिस्क में होता है आपके सिस्टम में, जो कि आप डाउनलोड्स पे रखते हो एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें नॉन वोलाटाइल होती हैं। तो यहाँ पर हम वोलाटाइल जो हमारा रैम है, अगर सिस्टम चालू है, चालू कंडीशन में उसके रैम के डंप्स को निकालते हैं हम लोग, ठीक है, रैम डंप्स जिसको कहते हैं हम। उसमें पता क्या चलता है कि वहाँ पर एक्चुअल में उस सिस्टम में उस वक्त चल क्या रहा था जब वो सिस्टम ऑन था। ऑफ होने के बाद तो वो डेटा रहता भी नहीं है, फिर भी अगर वो सिस्टम ऑन है तो हम उसकी रैम्स निकाल लेते हैं। एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि नेटवर्क एक्टिविटी होती हैं, वो सारी क्लोज हो जाती हैं, सिस्टम से हट जाती हैं नॉन वोलाटाइल डेटा में। एंड उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सिस्टम से हट जाती हैं उसके शटडाउन होने के बाद, जैसे कि कुछ लॉक्स हो गए या फिर हो सकता है कुछ नेटवर्क एक्टिविटीज़ हो गई, वो सारी चीज़ें हट सकती हैं। एंड वोलाटाइल डेटा हमेशा स्टोर होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं इनमें। तो कंप्यूटर फाइल्स हम एज ए एविडेंस रख सकते हैं, अगर उसके अंदर कोई ठोस सबूत है, तो कोई अच्छा एविडेंस है, वो अच्छा प्रूफ है, केस से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, तो हम उसको प्रेजेंस कर सकते हैं। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया डेटा, इंटरनेट की चैट्स, इंटरनेट का डेटा, इंटरनेट की हिस्ट्री एंड सोशल मीडिया के चैट्स, वो सारे हम यहाँ पे प्रेजेंस कर सकते हैं कोर्ट में। मोबाइल डिवाइस का डेटा, किससे क्या बात किया, ठीक है, मोबाइल में क्या क्या फ़ोटोज़ थी, क्या वीडियोज़, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रेजेंस कर सकते हैं।
उसके बाद नेटवर्क ट्रैफिक एंड लॉग्स, कि नेटवर्क में एक्चुअल में क्या क्या एक्टिविटी हुई, सिस्टम में क्या क्या लॉग परफॉर्म हुआ, ठीक है, क्या क्या इस सिस्टम में यूज़ किया गया था, वो सारे लॉग्स यहाँ पे हमको एज अ एविडेंस प्रूफ कर सकते हैं, वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरेंसिक इमेज एंड कॉपी, ठीक है। अब देखो कोई भी डिवाइस जब हमको मिलता है ना पहली बार, या फिर कह लो कि जब भी हम लोग किसी क्राइम पे जाते हैं, ये हमारी प्रोसेस है आगे में, ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे यहाँ पे। सो कोई भी प्रोसेस है, एग्जांपल के लिए ये हमको एक समझ लो क्राइम सीन से एक हार्ड ड्राइव मिली, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक कॉपी बनाते हैं। अब ये कॉपी कैसे बनती है, क्या बनती है, लेकिन हम एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं इसकी, ना कुछ ऊपर ना नीचे, एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। एंड ये ओरिजिनल है एंड ये कॉपी है, तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं इस कॉपी में, क्यों, ताकि ओरिजिनल वाले में कोई चेंज ना हो। हम लोग जो प्रेजेंस करते हैं कोर्ट के सामने, ये ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल जो है उसको पेज वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं एंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम कॉपी पे। अगर हम ओरिजिनल पे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ कुछ चेंजेस हो सकते हैं एंड हमारे पास अगर उसमें कुछ चेंजेस हो गया तो हमारे पास कोई सबूत नहीं रह जाएगा कोर्ट के सामने प्रेजेंस करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग जो कॉपी है वो बना लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे वही बताने की कोशिश कर रहा है कि फॉरेंसिक की इमेजेस एंड कॉपीज़ वो भी आप कोर्ट में प्रेजेंस कर सकते हो। सो यहाँ पर ये वही बता रहा है कि आपने जो इमेजेस एंड कॉपीज़ बनाई हैं एविडेंसेस की, वो भी प्रेजेंस कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सिस्टम आर्टिफैक्ट्स। सिस्टम आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, तो सिस्टम के कुछ ऐसी डिटेल्स, छोटी मोटी डिटेल्स जो कि केस को सॉल्व करने में हेल्प करे। एग्जांपल के ले लो, यहाँ पर ये एक इमेज है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हो, ये लैपटॉप तो है ही, है ना, इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, जैसे ये ग्लासेस हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हो सकता है कोई पेन ड्राइव भी पड़ी हो एंड कोई चीज़ें पड़ी हो। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इनको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट्स, जो कि हमको केस को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। इनको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को आर्टिफैक्ट समझ में आ गया होगा। वो प्रूफ जो कि हमारे केस को सॉल्व करने में छोटी मोटी हेल्प करते हैं, छोटी मोटी मदद करते हैं, उनको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। एंड उसके बाद है यहाँ पे इंक्रिप्शन कीज़ एंड पासवर्ड्स, मतलब आपको क्राइम सीन से या फिर क्रिमिनल के लैपटॉप में कोई इनक्रिप्टेड फाइल या पासवर्ड मिला है जो कि डायरेक्टली केस से रिलेटेड है, तो आप वो भी प्रेजेंस कर सकते हो कोर्ट के सामने। उसके बाद है डिजिटल सिग्नेचर एंड टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर्स यानी कि ऑनलाइन जो उसने फुटप्रिंट्स छोड़े हैं, ठीक है, क्या क्या वेबसाइट पे गया वो एवरीथिंग। एंड टाइम स्टैम्प्स, कब कहाँ पे क्या गया, उसने कब क्या किया, एवरीथिंग, ठीक है। तो वो टाइमिंग एंड डिजिटल सिग्नेचर्स भी प्रेजेंस कर सकते हो आप लोग कोर्ट के सामने। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उसने कितने ट्रांजेक्शन किए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब ऑनलाइन तरीके से क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किए, क्या क्या मैसेज किए, कितने पैसे उसने ट्रांसफ़र किए इधर उधर, ठीक है। तो वो सारे रिकॉर्ड्स भी आप प्रेजेंस कर सकते हो कोर्ट के सामने। तो ये सारे एविडेंसेस हैं जो कि आप कोर्ट के सामने प्रेजेंस कर सकते हो। सो आई होप आप सभी को एविडेंस समझ में आया होगा एंड ये भी समझ में आया होगा कौन कौन से डेटा है जो कि वोलाटाइल है एंड कौन सा डेटा है जो कि नॉन वोलाटाइल है, मतलब नॉन चेंजेबल है, एंड वोलाटाइल मतलब जो कि चेंज हो जाता है। सो अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो यहाँ पर हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा टाइप ऑफ एविडेंस क्या होते हैं, एविडेंस क्या क्या एज हम प्रेजेंस कर सकते हैं कोर्ट के सामने एज अ रिकॉर्ड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे एंड यहाँ पे देखते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक्स कितने टाइप की होती है, मतलब बेसिकली जो हमारी फॉरेंसिक है वो कितने टाइप से है यहाँ पे। सो यहाँ पर है, सबसे पहले जो आती है कंप्यूटर फॉरेंसिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कंप्यूटर की फॉरेंसिक की जाती है, मतलब एक कंप्यूटर की कंप्लीट फॉरेंसिक की जाती है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। उसके अंदर सारा डेटा, सारे रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं। देन यहाँ पर आता है हमारा मोबाइल डिवाइसेस फॉरेंसिक, मोबाइल के अंदर का सारा डेटा निकालना, उसके अंदर की फॉरेंसिक करना, वो सारे मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स में आते हैं। उसके बाद है नेटवर्क फॉरेंसिक, नेटवर्क की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना, क्या कहाँ पे परफॉर्म हुआ है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, उसको हम नेटवर्क फॉरेंसिक कहते हैं। इसके नेक्स्ट है हमारा मेमोरी फॉरेंसिक। मेमोरी फॉरेंसिक मतलब जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनसे सारी चीज़ें रिकवर करते हैं, डिलीट की हुई चीज़ें, ठीक है, एंड इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रूफ है क्राइम्स के अगेंस्ट, ठीक है। एंड उसके बाद डेटाबेस फॉरेंसिक,
ठीक है। कंप्लीट पूरा डेटाबेस की फॉरेंसिक करते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब बहुत बड़ा डेटा है उसकी फॉरेंसिक करते हैं, उसको चेक करते हैं। उसके बाद क्लाउड फॉरेंसिक आता है। क्लाउड मतलब कि आप लोग जैसे आपने देखा होगा गूगल ड्राइव है ना, एंड यहाँ पे वन ड्राइव, जो कि ये सारी क्लाउड फैसिलिटी देती हैं। तो हम लोग क्लाउड की भी फॉरेंसिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्लाउड की फॉरेंसिक कर रहे हैं तो उसको क्लाउड फॉरेंसिक कहेंगे। उसके बाद IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स फॉरेंसिक करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT क्या होते हैं, वो छोटी छोटी डिवाइसेस जैसे कि वॉच, वो IoT में आती है। CCTV कैमरास, ठीक है, वो सारी डिवाइसेस जो कि छोटी छोटी होती हैं बट इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, उनको कहते हैं हम IoT डिवाइसेस। उसके बाद है सोशल मीडिया फॉरेंसिक, मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हम निकाल सकते हैं वो फॉरेंसिक करते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फॉरेंसिक्स, मतलब यहाँ पे हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉरेंसिक की जाती है, जैसे लिनक्स, विंडोज़ है ना, एंड मैक, इन सभी की फॉरेंसिक भी यहाँ पे की जाती है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है उनको डीपली, ठीक है। एंड उन ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या डिटेल्स मिल सकती है, वो सारी इन्वेस्टिगेट की जाती है। उसके बाद है यहाँ पे ऑडियो फॉरेंसिक। ऑडियो फॉरेंसिक में बेसिकली हम ऑडियो को पहचानते हैं कि इसके साथ कोई मैनिपुलेशन तो हुआ है या नहीं है, इस ऑडियो का कोई केस से लेना देना है या नहीं, इस केस में कुछ इस मतलब अगर हमको कोई ऑडियो मिल रहा है तो उस ऑडियो में कुछ बोला गया है क्या केस से रिलेटेड, एवरीथिंग। उसके बाद हम करते हैं ईमेल फॉरेंसिक। ईमेल को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इस क्राइम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे डार्क वेब फॉरेंसिक। डार्क वेब फॉरेंसिक, डार्क वेब क्या होता है, डार्क वेब एक्चुअल में एक ऐसी दुनिया होती है जो कि इंटरनेट से बाहर है, ठीक है। सो ये सारा कॉन्सेप्ट हम आगे चल के धीरे धीरे क्लियर करेंगे। ये इथिकल हैकिंग का टॉपिक है, वो जो कि मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करवा रहा हूँ, उसकी भी सीरीज़ चल रही है साइड बाय साइड। तो डार्क वेब फॉरेंसिक भी करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि इलीगल बिजनेस होता है वो वेबसाइट्स पे, ठीक है। डार्क वेब एक्चुअल में वहाँ पे क्या होता है कि इलीगल बिजनेसेस होते हैं डार्क वेब में, ठीक है, उसको हम डार्क वेब कहते हैं। डेटाबेस फॉरेंसिक, जैसे कि हमने देखा ये डबल आ गया आई थिंक यहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़े डेटा की फॉरेंसिक करना। उसके बाद मालवेयर फॉरेंसिक, ठीक है, कोई भी मालवेयर जो कि उसने क्या क्या नुकसान किया, वो क्या क्या डिटेल्स लेके गया, मालवेयर एवरीथिंग, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि कितने टाइप की फॉरेंसिक है, हर एक तरीके की फॉरेंसिक है। सो वाइस यहाँ पर हम इन सब को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अभी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जब आपको चीज़ें पता नहीं होगी तो आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाओगे। सो आई होप आप सभी को डिजिटल फॉरेंसिक समझ में आया होगा, क्या है सारे टॉपिक समझ में आया होगा। सो यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर होती है इन्वेस्टिगेशन करते समय एंड क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं इन्वेस्टिगेट करते समय। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा कि हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं एंड देन हम हर एक चीज़ को डीपली समझेंगे। सो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं इन्वेस्टिगेशन करने की। सो जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, यहाँ पर फर्स्ट जो लाइन है यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द क्राइम्स, मतलब आइडेंटिफाई द डिजिटल क्राइम्स। अब एग्जांपल के ले लो, आप एक क्राइम सीन पे गए जहाँ पर एक क्राइम हुआ है, ठीक है, एंड वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो वहाँ पर सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि आप क्राइम को आइडेंटिफाई करो। देखो क्राइम्स दो तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल क्राइम हो गया, एक डिजिटल क्राइम हो गया, जो कि इसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो वहाँ पर हमको पहले इन दोनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो डिजिटल क्राइम है या नहीं, हमारी वहाँ पे नीड है या नहीं। तो सबसे पहले वहाँ पर हम पता करेंगे कि जो वो क्राइम है क्या वो साइबर क्राइम ही है। सो अगर हमको कंफर्म होता है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर वो साइबर क्राइम नहीं रहा तो हम वहाँ पे अपना हाथ नहीं डालेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे गैदर इनिशियल एविडेंस। सो अगर आपको पता चल चुका है कि वो एक साइबर क्राइम है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, एक एविडेंस इकट्ठा करना है, एक एविडेंस लेके आना है जिसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, ठीक है, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो क्राइम है वो साइबर क्राइम ही है। एग्जाम्पल के लिए एक ऑन पीसी, एक फ़ोन, कोई भी चीज़ जो कि क्राइम में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमको प्राइमरी एविडेंस वहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हमको वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि ये साइबर क्राइम ही है, ठीक है। एंड देन उसके बाद सिक्योर ऑथराइजेशन फ्रॉम कोर्ट ऑथराइज एंटिटी फॉर सीजर। इसका मतलब ये है कि जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये एक साइबर क्राइम है, ठीक है, एंड आपको एविडेंस भी मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको कोर्ट से परमिशन लेना है, अगर वो पर्सनल केस है तो। एंड अगर पुलिस केस है तो पुलिस ऑलरेडी वहाँ पे परमिशन लेके आती है, ठीक है। तो
आपको जब भी एविडेंस मिल जाए कि यहाँ पे हाँ साइबर क्राइम हुआ है, तो आपको सबसे पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी वहाँ पर आगे की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कोर्ट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी एंड देन उसके बाद यूटिलाइज फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल, ठीक है। मतलब जो आपके फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल है उसको यूज़ करो, जैसे कि कॉपी बनाना, ठीक है। अब मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ, फर्स्ट रिस्पॉन्डर में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारे टूल्स भी आपको दिखाता हूँ मैं, क्या क्या नाम है उनके। सो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल है वो क्राइम सीन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। वहाँ पे सबसे पहले क्या यूज़ करना है डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट आता है यहाँ पे वो आता है कॉन्फिकेट एविडेंस एट द सीन। मतलब जब आपको कोर्ट की परमिशन मिल चुकी है इन्वेस्टिगेशन करने की, तो आपको क्या करना है, जो भी वहाँ पर सीन पे जो जो आपको एविडेंस मिले उन सबको सीज कर देना है। सीज कैसे करना है, क्या करना है, तो उनको एक हम लोग सीज करने का मतलब ये है कि उनको एक पैकेट में बंद कर दिया जाता है जिसको हम एंटीस्टैटिक बैग या एवरीथिंग कहते हैं। एंड सीज करने का मतलब ये भी है कि उसको अपने अंडर में ले लें, ठीक है। तो हम आगे चल के देखते हैं हम किन चीज़ों में रखते हैं उसको, ठीक है। एंड नेक्स्ट है प्रोड्यूस 2-bit स्ट्रीम डुप्लीकेट ऑफ द एविडेंस। मतलब अगर वो एक पेन ड्राइव है, एक कंप्यूटर है, एक हार्ड डिस्क है, तो उसकी 2-bit स्ट्रीम कॉपी बनाओ, मतलब एग्जैक्ट उसकी कॉपी बनाओ। 2-bit स्ट्रीम कॉपी एंड कॉपी में क्या फ़र्क है वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एविडेंस की कॉपी बनाने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे जो कि है जनरेट SHA-1 हैश ऑन द डुप्लीकेट, ठीक है। मतलब जो भी हमने डुप्लीकेट कॉपी बनाई है, अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना वो डुप्लीकेट कॉपी पे ही करते हैं, कभी भी ओरिजिनल एविडेंस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अगर हम ओरिजिनल एविडेंस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वहाँ पर ओरिजिनल एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो सकती है एंड हम उसको कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो हम लोग जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो डुप्लीकेट, जो हमने डुप्लीकेट कॉपी बनाई है उसी पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है डुप्लीकेट बनाने के बाद वो है जनरेट SHA-1 हैश ऑन द डुप्लीकेट, ठीक है। मतलब जो हमने डुप्लीकेट बनाया उसका हैश वैल्यू जनरेट करेंगे। हैश वैल्यू क्या होती है, तो जैसे आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी आइडेंटिटी है आपका आधार कार्ड, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी आपका आधार कार्ड है, वैसे ही हम कुछ टूल्स को यूज़ करके यहाँ पे जो एविडेंसेस हैं, ठीक है, जो ड्राइव्स हैं, जो ड्राइव हमने वहाँ से क्राइम सीन से ली है उनकी एक हैश वैल्यू जनरेट करते हैं। ये हैश वैल्यू हम इसीलिए जनरेट करते हैं ताकि हम आइडेंटिटी रख सकें किसकी, एविडेंस की, ठीक है। तो ये जो हैश वैल्यूज़ हैं ये हमको कंफर्म करती हैं या फिर हमको इस चीज़ की श्योरिटी देती हैं कि जो एविडेंस आपने वहाँ से कलेक्ट किया था वही एविडेंस है। एंड कोर्ट भी इसी को मेक श्योर करती है, SHA-1 को, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हैश वैल्यू, ठीक है। अब जब हम जनरेट करेंगे प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ आएगा। एंड बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था कि सर प्रैक्टिकल करके दिखाओ। सो वॉरियर्स, आप लोगों को एक बात समझना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा थ्योरी बोर होता है, लेकिन विदाउट थ्योरी आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम डेफिनेटली प्रैक्टिकल के तरफ बढ़ेंगे, नो इश्यू, ठीक है। तो पहले आप थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ले लो। विदाउट थ्योरी आप प्रैक्टिकल भी नहीं समझ पाओगे डिजिटल फॉरेंसिक का, ठीक है। सो SHA-1 जनरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ एविडेंस कस्टडी। सो इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक प्रोसीजर होती है डिजिटल फॉरेंसिक में जिसको हम कहते हैं मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी। अब यहाँ पे क्या होता है, मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी में जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, मतलब जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको जो जो चीज़ें मिल रही है, हमने जो जो प्रोसेस फॉलो की है, वो सारी प्रोसेस यहाँ पे हम एक पेपर में लिखते जाते हैं, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसी को कहते हैं हम चेन ऑफ कस्टडी। सो चेन ऑफ कस्टडी क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस, जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसको लिखते जाओ, ठीक है, उसको हम कहते हैं मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी। मतलब हम हर एक चीज़ को नोट कर रहे हैं, जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे परफॉर्म की है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफ़र एविडेंस टू द फॉरेंसिक फैसिलिटी या फिर फॉरेंसिक लैब। अब यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है कि जब हमने यहाँ पे हर चीज़ें कर ली, ठीक है, उसकी SHA-1 वैल्यू जनरेट कर ली, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली, ठीक है। अब हम लोग दो चीज़ें करते हैं, SHA-1 एंड डुप्लीकेट कॉपी हम फॉरेंसिक लैब में भी जाके बना सकते हैं, ठीक है, अगर परमिशन रही तो। एंड अगर परमिशन नहीं है तो वो हमको क्राइम सीन पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम
उस एविडेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में। ठीक है, फॉरेंसिक लेबोरेटरी एक बहुत सिक्योर लेबोरेटरी होती है, बहुत सिक्योर लैब होता है वहाँ का इन्वायरमेंट। ठीक है, अब मैं उसके बारे में बताऊँगा क्या कैसे होता है आगे चल के। तो जब हम लैब में एविडेंस को ले जाते हैं तो वहाँ पर हम इसी पर्पज़ से ले जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से। तो आगे की जो प्रोसीजर फॉलो होती है वो सारी लैब पे ही होती है। ठीक है, सो यहाँ पर जब लैब हम ले जाएंगे लैब में, ठीक है, एंड उसके बाद हम दोनों कॉपी ले जाएंगे। ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल है उसको भी ले जाएंगे लैब में, एंड जो हमने कॉपी बनाई थी उसको भी हम लैब में ले जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर सिक्योरली स्टोर द ओरिजिनल एविडेंस, मतलब जो ओरिजिनल एविडेंस है उसको हम सिक्योर लोकेशन पे रख देते हैं। वो लोकेशन ऐसा होता है कि जो कंपनी का या फिर जो लैब का एडमिन है वही एक्सेस कर सकता है, या फिर वहाँ के जो लोग हैं, मतलब वहाँ के ऑथोराइज जो लोग हैं वही एक्सेस कर सकते हैं। एंड उसको एक सिक्योर सी पॉलीथीन में रखा जाता है, सिक्योर इन्वायरमेंट में रखा जाता है, ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एनालाइज द डुप्लीकेट फॉर एविडेंस। ठीक है, मतलब जो हमने डुप्लीकेट कॉपी बनाई है उस पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसी पे हम सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एविडेंस है उसमें। ठीक है, एंड जब हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक प्रॉपर फॉरेंसिक रिपोर्ट। ठीक है, फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं 65B रिपोर्ट। ठीक है, 65B रिपोर्ट जो है ये डिजिटल एविडेंसेस के लिए कोर्ट पे प्रेजेंस होती है। ठीक है, 65B रिपोर्ट हम उसको कहते हैं। तो 65B रिपोर्ट या फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने के बाद हम लोग उस रिपोर्ट को दे देंगे पुलिस वाले को, या फिर अगर वो पर्सनल केस है जो भी आपके वहाँ पे क्लाइंट हैं हम उनको दे देंगे। ठीक है, तो वो उस रिपोर्ट को ले जाके वहाँ पे प्रेजेंस कर देंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे इफ़ नेसेसरी अपीयर इन कोर्ट एंड प्रोवाइड द एक्सपर्ट टेस्टिमनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमको नीड हुई, मतलब जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है उस केस को अगर नीड पड़ी तो कोर्ट में भी जाके आपको अटेंड करना पड़ेगा, एंड जो प्रोसीजर आपने डुप्लीकेट के साथ किया है सेम प्रोसीजर आपको ओरिजिनल एविडेंस के साथ जज के सामने करके दिखाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो होती हैं। यहाँ पे टोटल 13 स्टेप्स हैं जिसको 13 स्टेप भी कहते हैं। ठीक है, सो ये एक बेसिक था, मतलब कि एक स्टेप था आपको ओवरव्यू समझाने के लिए कि एक्चुअल में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होती हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। सो एक बार मैं फिर यहाँ से रिपीट करता हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ जाए। सबसे पहले हम क्राइम को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हम पहला एविडेंस जो प्रिमिनरी एविडेंस है, जो फर्स्ट टाइम हमको क्राइम सीन पे दिखेगा उस एविडेंस को हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड सिक्योर ऑथराइजेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिक्योर ऑथराइजेशन फ्रॉम कोर्ट ऑथोराइज एंटिटी फॉर सीजर। ठीक है, मतलब जो भी एविडेंस हम सीज करेंगे उसके लिए पहले कोर्ट से परमिशन लेंगे। अगर ये पर्सनल केस है तो, मतलब प्राइवेट केस है तो। गवर्नमेंट केसेस में मैंने कहा कि पुलिस वाले ऑलरेडी लेके आते हैं परमिशन, तो हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है यूटिलाइज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल। आपको जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल है उनको वहाँ पे यूटिलाइज करो, डिपेंड करता है कि क्राइम क्या है। अगर वहाँ पे एग्जाम्पल के ले लो, आपको एक हार्ड ड्राइव मिली तो आपको वहाँ पे राइट ब्लॉकर, ठीक है, एंड आपकी 2 बिट स्ट्रीम कॉपी बनाने वाला, मतलब जो 2 कॉपी बनाने वाला सॉफ्टवेयर है वो सारी चीज़ें यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर में आएगी। ठीक है, देन यहाँ पे आता है कि जो एविडेंस है उसको सीज करना, कॉन्फिसेप एविडेंस एट द सीन। ठीक है, एंड उसके बाद प्रोड्यूस 2 बिट स्ट्रीम कॉपी। ठीक है, डुप्लीकेट ऑफ द एविडेंस। ठीक है, मतलब जो एविडेंस है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाओ। ठीक है, एंड जनरेट SHA-1। ठीक है, मतलब हैश वैल्यू जनरेट करो उसकी, जो आपने एविडेंस लिया है उसकी आइडेंटिटी निकालो ताकि कोर्ट में आप प्रेजेंस कर सको, क्योंकि SHA-1 के बिना कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ एविडेंस कस्टडी। ठीक है, मतलब जो हमने मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी का बताया था, मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पेपर पे लिखेंगे, वो भी मेंटेन रहना चाहिए वहाँ पे, ताकि आपको कोई पूछे तो आप एग्जैक्टली वहाँ पे बता सको, कोर्ट में बता सको कि हमने ये प्रोसीजर फॉलो की थी। ठीक है, तो मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी का भी एक पेपर आता है, प्रॉपर फॉर्म आता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र एविडेंस टू द फॉरेंसिक लैब। फॉरेंसिक लैब में हम एविडेंस को ट्रांसफ़र करेंगे। देन सिक्योरली स्टोर ओरिजिनल एविडेंस। ओरिजिनल वाला एविडेंस हम सिक्योरली स्टोर कर देंगे। ठीक है, एंड देन हम एनालाइज करेंगे डुप्लीकेट एविडेंस पे। ठीक है, जो डुप्लीकेट है हमने कॉपी बनाई है उसी को हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसी पे, ताकि जो ओरिजिनल है उसको कोई हार्म ना हो। एंड देन उसके बाद एक कंपाइल ऑफ फॉरेंसिक रिपोर्ट। फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाएंगे, एंड देन अगर नीड पड़ी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट को अटेंड करेंगे।
ठीक है, एंड जज को समझाएंगे कि हमने यहाँ पे ये चीज़ें फॉलो की है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बेसिक से स्टेप्स हैं। अब देखो यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बिट टू बिट, ठीक है, प्रोड्यूस टू बिट स्ट्रीम डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एविडेंस, ठीक है। अब डुप्लीकेट यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, आप दो चीज़ें कॉपी करते हो, ठीक है। एक तो चीज़ों को क्लोन करते हो, ठीक है। क्लोन में क्या होता है, एग्जैक्ट उसी की कॉपी होती है, ठीक है। इसमें भी जो हम टू बिट स्ट्रीम कॉपी कह रहे हैं, इसमें भी डुप्लीकेट सेम कॉपी होती है, बट यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि ये जो कॉपी है ये इंटायर डिस्क होती है। एग्जाम्पल के ले लो, आपकी एक पेन ड्राइव है, ठीक है, यहाँ पे मैं P से लिख रहा हूँ पेन ड्राइव, एंड इसके पास जो स्टोरेज है वो टोटल 8 GB की है। चलो मैं 10 GB ले लेता हूँ, ठीक है, 10 GB की स्टोरेज है, ठीक है। इस पेन ड्राइव के बाद इसके पास स्टोरेज जो है वो 10 GB की है, एंड इसमें जो डेटा है वो है सिर्फ 2 GB का, ठीक है। 10 GB की स्टोरेज है एंड जो डेटा है वो कितना है यहाँ पे 2 GB का, ठीक है। तो इसको जब आप कॉपी करोगे, मतलब इस पेन ड्राइव को जब कॉपी करोगे तो सिर्फ इसका डेटा जाएगा आपके पेन ड्राइव में, मतलब 2 GB, ठीक है। मतलब जब आप इसको क्लोन करेंगे, नॉर्मल जिसको हम क्लोन कहते हैं, तो इसका सिर्फ डेटा कॉपी होगा, है ना। ऐसा ही होता है जब आप लोग पेन ड्राइव पे कॉपी करते हो। लेकिन टू बिट स्ट्रीम कॉपी क्या होती है, या फिर बिट टू बिट कॉपी क्या होती है यहाँ पे, तो यहाँ पर जब हम बिट टू बिट स्ट्रीम कॉपी बनाएंगे, ठीक है, टूल्स को यूज़ करके, तो वो क्या करेगा, ये 2 GB डेटा तो आएगा ही, ये 10 GB जो पेन ड्राइव है उसके एक सेक्टर, मतलब कंप्लीट 10 GB की पेन ड्राइव यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ 2 GB आपको शो कर रहा था, लेकिन जब आप ये यहाँ पे टू बिट स्ट्रीम कॉपी बनाओगे, यहाँ पर पूरा 10 GB की पेन ड्राइव भी दिखेगी, ठीक है। मतलब पूरी पेन ड्राइव, उस पेन ड्राइव में डेटा हो या ना हो, पूरी की पूरी वहाँ पे पेन ड्राइव कॉपी होके आ जाएगी, ठीक है, उसकी ब्लैंक स्पेस भी, ठीक है। सो ऐसे इसी को कहते हैं हम बिट टू बिट स्ट्रीम कॉपी, ठीक है। जो क्लोनिंग है वो अलग होती है, एंड बिट टू बिट जो स्ट्रीम कॉपी है ये अलग होती है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है। आई होप आप सभी को बिट टू बिट स्ट्रीम कॉपी में समझ में आया होगा, एंड नहीं भी समझा है तो हम प्रैक्टिकली उसको समझेंगे जब हमारा प्रैक्टिकल पार्ट आएगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल्स। मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल्स में कौन कौन से टूल आते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर मैंने वहाँ पे बताया था कि आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल यूज़ करो, तो यहाँ पर कौन कौन से टूल्स होते हैं जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर पे आते हैं। सो यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट है यहाँ पे फॉरेंसिक इमेजर सॉफ्टवेयर, फॉरेंसिक रिप्लिकेटर, या फिर बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे, ये तो एक ही नाम है, बहुत सारे टूल्स आते हैं जो कि मैं प्रैक्टिकल करते वक्त बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वो सॉफ्टवेयर है, ये वही सॉफ्टवेयर है जो कि बिट टू बिट स्ट्रीम कॉपी बनाता है, ठीक है, जिसको हम फॉरेंसिक कॉपी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इमेज करता है कॉपी को, मतलब जो एविडेंस है उसको इमेज करता है, ठीक है, उसका डुप्लीकेट बनाता है, ठीक है। एंड दूसरा जो सॉफ्टवेयर या टूल आपके पास होना चाहिए वो होता है हैश कैलकुलेटर, ठीक है, मतलब जो SHA-1 वैल्यू जनरेट करे, जो हमने भी देखा था हैश वैल्यू जनरेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि एविडेंस की हमको जनरेट करनी ही पड़ती है। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे USB प्रोटेक्टर व्राइट ब्रोकर टूल। अब ये व्राइट ब्रोकर टूल क्या होता है, तो देखो ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर दोनों में ही होता है। ये एक्चुअल में करता क्या है कि जो भी आप पेन ड्राइव लगाओ तो उसमें कोई गलती से कोई भी चीज़ आप लिख ना दो, ठीक है, तो वो लिख ना जाए गलती से, वो इस वजह से ये प्रोटेक्ट करता है उसको। मतलब कि जैसे आप एक फाइल खोलते हो, ठीक है, तो आपने कोई बटन दबा दिया तो वहाँ पे वो लिख जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक वहाँ पे लिख जाएगा। लेकिन जब आप व्राइट प्रोटेक्टर यूज़ करोगे, ठीक है, वो क्या करेगा, वहाँ पे आप कुछ भी लिख ही नहीं सकते उसके अंदर, ठीक है, आप उसको सिर्फ देख सकते हो, उसके अंदर लिखना जो है, राइटिंग जो है वो ब्लॉक कर देता है, आप उसके अंदर कुछ भी एडिशनल ऐड नहीं कर सकते। तो ये जो टूल है व्राइट ब्लॉकर, इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। हमारे पास सॉफ्टवेयर जो रहेगा उसमें करके देखेंगे, हार्डवेयर तो अभी मिलेगा नहीं क्योंकि महंगी चीज़ें होती हैं ये। उसके बाद आपके पास होना चाहिए सिम कार्ड रीडर, ठीक है, अगर आपको वहाँ पे सिम कार्ड मिली है क्राइम सीन पे, तो आप सिम कार्ड को वहाँ पे एनालाइज कर सको। एंड सिम कार्ड एनालाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिम कार्ड सीजर, या फिर सिम कार्ड के अंदर जो डेटा है उसको एनालाइज करो, सिम कार्ड के अंदर क्या क्या डेटा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सिग्नल ब्लॉकिंग या फराडे बैग, ठीक है। अब ये फराडे बैग क्या होता है, ये एक छोटा सा पैकेट होता है जिस पे सिग्नल टोटली ब्लॉक हो जाता है,
ठीक है। मतलब जैसे आपको एक एविडेंस मिला एज अ फ़ोन, ठीक है, क्राइम सीन पे आपको एक फ़ोन मिला है, अब आपने उसको स्विच ऑफ तो कर दिया, ठीक है, लेकिन कभी भी ये चांसेस होते हैं कि गलती से वो ऑन हो जाए या फिर वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए, तो हैकर्स उसको हैक करके वहाँ पे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं एविडेंस को। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फैराडे बैग होता है, ठीक है, वो ऐसे नॉर्मली दिखता है, ठीक है, लेकिन वो सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, उससे कोई भी सिग्नल वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम सिग्नल ब्लॉकिंग का भी यूज़ करते हैं, सिग्नल ब्लॉकिंग बैग का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम फैराडे बैग कहते हैं। तो ये हमारा जब हम फ़ोन्स वहाँ पे अरेस्ट करते हैं, मतलब जब हमको फ़ोन मिलता है क्राइम सीन से, तो अब हमारे काम आता है ये। तो फ़ोन का सिग्नल सारा ब्लॉक करने के लिए यूज़ लेते हैं। उसके बाद मोबाइल डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, ये उसका नाम दिया हुआ है डॉक्टर फ़ोन, वंडरशेयर, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये मोबाइल डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर में यहाँ पे हम मोबाइल की सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, उसका सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। वहाँ पे मोबाइल का जो डेटा है वो रिकवर करने में हमारी हेल्प करता है, अगर डिलीट हो गया है तो, ठीक है। तो जो मोबाइल डेटा है उसको रिकवर करके एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है कौन, ये डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, मोबाइल डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक कलेक्टिंग बैग जो है, एविडेंस कलेक्टिंग बैग जिसको कहते हैं हम, एंड उसको एंटी स्टैटिक बैग भी कहते हैं। ये क्या काम करता है, तो देखो जैसे हम अभी SSD चल रही है, ठीक है, आप लोगों ने SSD देखा है ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लैपटॉप्स में ऐसा होता है कि वहाँ पे हार्ड डिस्क लगी होती है, एंड बहुत सारे लोग अभी भी हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होता है कि उसमें पूरी मैग्नेटिक फील्ड होती है एंड पूरे कंपोनेंट जो है वो मेटेलिक होते हैं, मेटल से होते हैं। सो ह्यूमंस की जो बॉडी है उसमें भी स्टैटिक चार्ज होता है, ठीक है। तो हम जब उसको हाथ लगाएं तो कहीं उसमें स्टैटिक चार्ज जाने की वजह से, हमारे बॉडी का जो चार्ज है वो जाने की वजह से उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए हार्ड डिस्क में, इसलिए यहाँ पे हम एंटी स्टैटिक बैग यूज़ करते हैं, ठीक है। हम हार्ड डिस्क के लिए नहीं, हर वो डिवाइस जो कि मेटेलिक है उसको एंटी स्टैटिक के लिए यूज़ करते हैं, ताकि स्टैटिक चार्ज जाने से वो वहाँ पे ख़राब ना हो जाए। अगर वो ख़राब हो गया तो इन्वेस्टिगेशन वहीं रुक जाएगी, ठीक है। सो एंटी स्टैटिक बैग यहाँ पे स्टैटिक चार्ज को रोकने के लिए होती, ठीक है। एंड उसके बाद मेमोरी कार्ड रीडर, अगर वहाँ पे कोई मेमोरी कार्ड मिला है तो उसका कार्ड रीडर भी रहना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल में क्या क्या आ सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ समझ में आई होगी। तो ये सारे जो हैं ये हैं आपके फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल्स। मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्डर मतलब जैसे ही आप क्राइम सीन पे जाओ तो फर्स्टली जो रिस्पॉन्ड करोगे, मतलब सबसे पहले जो टूल्स आप यूज़ करोगे उनको हम कहेंगे फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल, ठीक है। सो आई होप आप सभी को फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल समझ में आया होगा। सो ये जर्नी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एंड समझते हैं थोड़ा और डीपली अपने फॉरेंसिक को। सो अब नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर ही आता है, क्योंकि अभी हमने उसका सिर्फ ओवरव्यू देखा। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर जो है ये और भी डीपली है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो यहाँ पे टाइप दिख रहा है आपको, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन आता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है फर्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड देन आता है इन्वेस्टिगेशन फेज, एंड देन आता है पोस्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। मतलब हर एक स्टेप बाय स्टेप इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम इनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या क्या प्रोसेस फॉलो होती हैं इन इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। सो यहाँ पर मैं स्विच करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग प्लानिंग करते हैं। मतलब जो प्राइमरी कहीं पे क्राइम हुआ है, हमें उसको इन्वेस्टिगेट करने जाना है, तो क्राइम सीन में जाते हैं एंड उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए या फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होगी, कितना बजट लगेगा, कितनी टीम लगेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है प्लानिंग एंड बजट है, ठीक है। हम वहाँ पे प्लान करते हैं कि कितनी टीम्स होगी, कितने टीम्स लगेंगे यहाँ पे, एंड क्या बजट लगेगा इसमें, ठीक है। तो प्लानिंग एंड बजट में वही है कितनी, मतलब कितना खर्चा आ जाएगा उसमें, उस इन्वेस्टिगेशन में, वो सारी चीज़ें। एंड फिजिकल एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन कंसिडर, मतलब कि यहाँ पे हम देखते हैं कि लैब जो होगी वो कितनी बड़ी होगी, ठीक है। एंड क्या क्या चीज़ें होगी उसमें लैब में, ठीक है। लैब का जो इन्वायरमेंट है वो कैसे रहेगा, मतलब जो फिज़िकल चीज़ें हैं वो हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे फिज़िकल एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में देखते हैं,
ठीक है, मतलब लैब का क्या इन्वायरमेंट होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें। सो बेसिकली यहाँ पे प्लानिंग में हम यही देखते हैं बजट में कि कितने एग्जामिनर लगेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेगी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एवरीथिंग। वहाँ पर हम बजट डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या कितने लोग रहेंगे, कितनी प्लानिंग लगेगी, क्या क्या चीज़ें रहेंगे, कितना कॉस्ट आएगा, एवरीथिंग। ठीक है, एंड उसके बाद आता है यहाँ पे फिजिकल एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन। फिजिकल एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन में यहाँ पे होता है कि लैब कितना साइज़ का होगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर्ड होनी चाहिए, एसी वेंटिलेशन कैसा होगा, ठीक है, वर्क एरिया कैसा होगा वहाँ, मतलब कि जो एरिया है वो कितना बड़ा होगा, कितनी नीड है उसकी, एंड वहाँ पे हीटिंग एंड जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, है ना, तो एविडेंस को कोई नुकसान ना हो ताकि। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमको लैब साइज़ की क्या ज़रूरत है, कैसे कैसे लैब चाहिए होगी। ठीक है, एंड उसके बाद आता है यहाँ पे वर्क एरिया कंसिडरेशन। सो वर्क एरिया कंसिडरेशन पे क्या होता है कि यहाँ पे हमको देखना पड़ता है कि लाइटिंग, नेटवर्किंग, एवरीथिंग, मतलब जो नेटवर्क है, लाइटिंग है, वो सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए। ठीक है, कितने लैपटॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या कहाँ पे हमको वर्क स्टेशंस लगाने हैं, मतलब लैपटॉप सिस्टम्स लगाने हैं। ठीक है, कहाँ पे नीड पड़ेगी, यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। एंड यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि इमरजेंसी लाइट पावर हमेशा होनी चाहिए, मतलब पावर बैकअप हमेशा होना चाहिए उस लैब के अंदर। मतलब लाइट अगर चली भी जाए इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो कंप्यूटर्स को या फिर जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको कोई हार्म ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं वर्क एरिया कंसिडरेशन पे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फिजिकल सिक्योरिटी कंसिडरेशन, मतलब कि जो हमारा लैब है वहाँ पे क्या क्या फिजिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ है वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट जो भी हैं वो होने चाहिए। एंड उसके बाद वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एविडेंस रूम में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, एवरीथिंग, सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपके लैब का इन्वायरमेंट। एंड वो जो आपकी लैब है वो सिक्योर इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे मतलब कोई भी एरिया में लैब आप नहीं बना सकते, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे देखना पड़ता है सिक्योरिटी कैसी है उस एरिया में, ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा है उस एरिया का, एवरीथिंग। तो लैब भी एक सिक्योर जगह पे होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज कंसिडरेशन। सो ह्यूमन रिसोर्सेज कंसिडरेशन में हम ये देखते हैं कि कितने लोग वहाँ पे चाहिए होंगे हमको। ठीक है, कौन कौन क्या क्या काम करेगा, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद है फॉरेंसिक लैब लाइसेंसिंग, मतलब जो आपकी लैब है उसको लाइसेंस आपके पास होना चाहिए वो लैब चलाने का। विदाउट लाइसेंसिंग आप वो लैब ऑपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, या फिर जब आप रिपोर्ट बनाओगे तो वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होगी अगर आपका लैब लाइसेंसिंग नहीं है तो। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग द इन्वेस्टिगेशन टीम, मतलब इन्वेस्टिगेशन टीम को बिल्डअप करना है आपको वहाँ पे। सो यहाँ पर क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मतलब कौन कौन लोग होते हैं आपको जो कि यहाँ पे आपको नीड होगी इन्वेस्टिगेशन टीम में, जिनको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये इतने सारे लोग हैं, अब इन लोगों में से बहुत सारे लोग ये सारे काम एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक के लिए अलग अलग रखा जाता है, एक ही काम को हर एक इंसान कर सकता है, लेकिन एक ही इंसान के ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं डाली जा सकती। ठीक है, तो वहाँ पर अलग अलग लोग होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर सबसे पहले जो आता है वो है फोटोग्राफर। फोटोग्राफर क्या करेगा वहाँ पे, तो जैसे कोई क्राइम हुआ, ठीक है, क्राइम सीन पे जो सिचुएशन है जब हम एंटर कर रहे हैं, हमको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें हम कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ी, मतलब जब हम आए थे ये सीन था, हम वहाँ पे कोर्ट पे प्रेजेंस कर सकें। कभी कभी इलिगेशंस इन्वेस्टिगेटर पे भी लग जाता है। ठीक है, इसलिए हमको फोटोग्राफी रखना पड़ता है। ठीक है, एंड उसके बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। ठीक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर क्या करता है, जो भी क्राइम सीन पे जो चीज़ें हैं, मतलब जो क्राइम सीन पे आपको एविडेंस मिल रहे हैं उसकी सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंसिडेंट रिस्पॉन्डर के पास होती है। मतलब जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर होती है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हो रही है वहाँ पे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, क्या सिक्योरिटी देनी है, वो सारी ये देते हैं। उसके बाद है इंसिडेंट एनालाइज़र। इंसिडेंट एनालाइज़र यहाँ पे वो सारी चीज़ें एनालाइज करता है कि जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है उससे सिस्टम को क्या क्या हार्म हुआ है, क्या क्या हानि हुई है, और ये क्राइम जो है वो किस टाइप से किया है, मतलब किस टाइप का क्राइम है। ठीक है, वो इंसिडेंट एनालाइज़र एनालाइज करता है। ठीक है, एविडेंस एग्जामिनर इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, अब यहाँ पे एविडेंस एग्जामिनर क्या करेगा, जो भी एविडेंस है उनको एग्जामिन करेगा एंड इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या क्या क्लूज़ हैं उसके अंदर। ठीक है, एंड उसके बाद है एविडेंस डॉक्यूमेंटर, मतलब एविडेंस जो मिल रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट्स में नोट करते जाएंगे, जिसको मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी भी कहते हैं या फिर चेन ऑफ कस्टडी भी कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद है एविडेंस मैनेजर, मतलब उस एविडेंस को मैनेज करना, सिक्योर लोकेशन पे रखना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये करेगा एविडेंस मैनेजर, ठीक है। एविडेंस पूरा मैनेजमेंट इसके अंदर में आएगा, ठीक है। एविडेंस सिक्योर रहना चाहिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग। उसके बाद है यहाँ पे एक्सपर्ट विटनेस, ठीक है। एक एक्सपर्ट विटनेस चाहिए जो कि वहाँ पे कोर्ट पे अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे बता सके कि हाँ हम यहाँ पे जब थे तो ये सीन था, ठीक है। एंड जो विटनेस है वो थोड़ा लॉस को जानता हो, ठीक है, एंड थोड़ा शार्प माइंडेड हो। एंड उसके बाद है यहाँ पे अटर्नी। अटर्नी क्या करता है यहाँ पे कि लीगल एडवाइस देता है। अटर्नी मतलब वकील, ठीक है। ये क्या करता है वहाँ पे लीगल एडवाइस देता है कि क्या क्या चीज़ें कोर्ट के अंडर हैं, क्या नहीं है, एवरीथिंग, ठीक है। ये अब देखो ये चीज़ें ना जो एग्जामिनर है ये सारी चीज़ें वो खुद भी कर सकते हैं, उनको खुद भी पता होता है क्या लीगल है क्या नहीं, बट ये एक कह सकते हो कि एक क्राइटेरिया है कि रहने चाहिए, ठीक है। ये टीम रहनी चाहिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, इनकी नीड होती है, या फिर इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सो ये सारी जो प्रोसेस हैं ये आती है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में। जब हम फर्स्ट स्टेप उठाएंगे इन्वेस्टिगेशन में तब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के पहले का काम है ये सारा, ठीक है। सो आई होप आप सभी को प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। सो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीज़ें हमको नीड होगी वो सारी चीज़ें भी हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही आता है, ठीक है, प्राइमरी में। तो यहाँ पर हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में, बजट वगैरह एवरीथिंग। एंड यहाँ पर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हम ये भी पता करते हैं कि क्या क्या चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीड्स ऑफ फॉरेंसिक लेबोरेटरी। इन्वेस्टिगेशन करते समय क्या क्या सॉफ्टवेयर एंड क्या क्या हार्डवेयर लगेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहला है 2 or more forensic workstation with robust processing power and Apple RAM। मतलब कि बहुत ही पावरफुल यहाँ पे पीसीज रहने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा क्यों, मतलब एक ख़राब हुआ तो दूसरा काम में आएगा, ठीक है। तो ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है यहाँ पे स्पेशलाइज केबल फॉर डेटा ट्रांसफ़र एंड कनेक्टिविटी। वहाँ पे हर एक तरीके के केबल होने चाहिए ताकि हम हर एक डिवाइस कनेक्ट कर सकें, ठीक है, आपके लैब में, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे कि हमने पहले देखा था प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में राइट ब्लॉकर्स एंड प्रिवेंट अल्टरनेशंस, मतलब कि वो राइट ब्लॉकर टूल बेसिकली जो कि आपको पेन ड्राइव या फिर कोई भी चीज़ अटैच करने से पहले आपके सिस्टम में ब्राइट ब्लॉकिंग रोक देगी, तो वहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते आप, ठीक है। गलती से अगर कुछ लिख भी जाएगा तो वहाँ पे शो नहीं होगा, लिखेगा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है, ब्राइट ब्लॉकर टूल। उसके बाद जैसे कि हमने देखा था ड्राइव डुप्लीकेटर्स, ठीक है, ये हार्डवेयर भी होता है ड्राइव डुप्लीकेटर का, वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा कैसे दिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद अचीव एंड रिस्टोर डिवाइसेस लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड रिट्राइवल एविडेंसेस, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टोरेज भी नेक्स्ट लेवल की चाहिए आपको, ठीक है, मतलब स्टोरेज जो है वो अच्छे लेवल की चाहिए होगी आपको, ठीक है, ताकि आप उन एविडेंसेस को स्टोर करके रखो, ठीक है। उसके बाद है मीडिया स्टेरिलाइजेशन सिस्टम इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ स्टोरेज मीडिया बिफोर द आफ्टर यूज़। मीडिया स्टेरिलाइजेशन सिस्टम्स क्या होते हैं कि जो भी मीडियाज़ हैं उनको वहाँ पे एग्जामिन करने के लिए, मतलब अलग अलग तरीके के फाइल्स फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनको एग्जामिन करने के लिए आपके पास सिस्टम रेडी होने चाहिए। एंड कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि नीड हैं, बहुत ज़रूरी नीड हो सकती है वहाँ पे, जैसे चार्जर, पावर, छोटे मोटे आपके पावर बैकअप, ठीक है, हार्ड ड्राइव्स, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें, ठीक है। एंड कंप्यूटर फॉरेंसिक एक कंप्लीट जो टूल किट आती है वो रहनी चाहिए आपको, टूल किट सच एज अ पैराबेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके लेबोरेटरी में। एंड देन यहाँ पे रिस्पॉन्डर बंडल, ठीक है, डीप शार्प डिस्क इमेजर, एवरीथिंग, जो कि हमने वहाँ पे देखा था, जो इमेजिंग बनाता है, ठीक है। एंड उसके बाद FRED फॉरेंसिक वर्क स्टेशन, ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल होता है वर्क स्टेशन एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमको प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में नीड होगी, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें हमको बिल्डअप रखनी है, ठीक है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें रखते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी अपने लैब में चेक कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी होनी चाहिए, ताकि पीक पॉइंट पे जाने के बाद जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो वहाँ पे हमको दिक्कत ना आए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि यहाँ पे है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, क्या क्या सॉफ्टवेयर लगेंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या अंडरस्टैंडिंग द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वही है, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्या क्या सॉफ्टवेयर लगेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले जो आ रहा है OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉरेंसिक करने के अलग अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे डेटा रिकवरी टूल, ठीक है, जो कि डेटा रिकवर करें। पासवर्ड क्रैकिंग टूल, कहीं पे पासवर्ड क्रैक करने के लिए नीड हो तो वहाँ पे वो टूल अपने पास रहें। डेटा एक्विजिशन का टूल एंड डेटा एनालाइजर का टूल, जो कि डेटा एनालाइज करेगा। एंड डेटा रिकवरी टूल्स, ठीक है, जो कि डेटा को रिकवर करेंगे, डिलीटेड डेटा जो भी डिलीट हुआ है वहाँ से। फाइल व्यूवर्स, अलग अलग तरह के फाइल व्यूवर्स होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है, PDF, PPT, एवरीथिंग, जितने भी टाइप के फाइल व्यूवर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे टूल्स होने चाहिए सॉफ्टवेयर रूप में। फाइल टाइप कन्वर्सेशन टूल, ठीक है, मतलब फाइल को कन्वर्ट कर सके वो सारे टूल्स, ठीक है, जैसे PDF से हम लोग PDF से PPT बनाते हैं, ठीक है, वो सारे टूल, मतलब हर एक टूल का एक कन्वर्ट करने वाला टूल वो, ठीक है। एंड सिक्योरिटी एंड यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर्स, मतलब आपके सिस्टम को भी सिक्योरिटी चाहिए, वहाँ पे आपके सिस्टम में जो एंटीवायरसेस हैं वो प्रॉपरली इंस्टॉल होने चाहिए, ठीक है। एंड कंप्यूटर फोरेंसिक्स टूल्स सच एज वायरशार्क कैन एंड एबल एक्सेस डेटा FTK, ठीक है, ये नेटवर्क के लिए काम आएगा, नेटवर्क एनालाइजर के लिए, ठीक है। एंड ये FTK डेटा, ठीक है। तो ये सारे जो टूल्स हैं वो आपके पास होना चाहिए आपके PC में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हमको रिक्वायर्ड पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रॉपरली इनको हम देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ अभी थ्योरेटिकल है, ताकि आप लोग चीज़ों को जान सको, आपको एक आइडिया लग जाए क्या है। तो जब आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आता है फर्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, मतलब जब आप क्राइम सीन पे जाओगे तो वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या करोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है, डॉक्यूमेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्राइम सीन, मतलब जो क्राइम सीन है वहाँ पे उसको डॉक्यूमेंट करो, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे एवरीथिंग, ठीक है। कलेक्टिंग इंसिडेंट इन्फॉर्मेशन, कैसे वो इन्फॉर्मेशन हुई, क्या क्या घटना हुई, क्या हुई, एवरीथिंग, किसने किया, कोई आइडिया मिल जाए तो वो वहाँ पे पूछताछ से पता करने की कोशिश करो। प्लानिंग करो एंड सर्च सीज करो, एविडेंस को प्लानिंग करो एंड सर्च करो, पता करो वहाँ पे, एंड उसको सीज कर दो, अपने अंडर में ले लो, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड कलेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आइडेंटिफाई करो कि ये एविडेंस हमारे काम में आएगा, एवरीथिंग, जो काम के एविडेंस हो उनको आइडेंटिफाई करो। पैकिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, ठीक है, इनको एविडेंस को पैक करो, जो कि हमने अभी देखा एंटीस्टैटिक या फिर फैराडे बैग्स में, ठीक है। एंड उसके बाद है यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है, इनको लैब में ले जाओ, जो कि हमने पहले ही देख लिया ये सारी प्रोसीजर, ठीक है। तो ये क्या काम होगा, ये सारे काम जो होंगे वो फर्स्ट रिस्पॉन्ड में होंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्स में, ठीक है। सो आई होप आप सभी को फर्स्ट रिस्पॉन्स समझ में आ गया होगा। एंड देन यहाँ पे आता है इन्वेस्टिगेशन फेज़। देखो इन्वेस्टिगेशन फेज़ यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, मतलब लैब में ले जाने के बाद जो चीज़ें हम करते हैं, मतलब वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो भी हमको चीज़ें मिली है वहाँ पे एनालाइज करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम कोर्ट के सामने प्रेजेंस कर सकते हैं, कैसे उसको प्रेजेंस कर सकते हैं, ठीक है। एंड सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन फेज़ में ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे होते हैं कि क्या क्या वहाँ पे जो क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पे हमको एविडेंस मिल सकता है, इन ड्राइव्स में, इन कंप्यूटर्स में, इन फ़ोन्स में, जो भी हमको वहाँ से एविडेंस मिला है क्राइम सीन से, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा पोस्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। पोस्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, तो जब हम एनालाइज कर लिया हमने, ठीक है, हर एक चीज़ें हमने वहाँ पे परफॉर्म कर ली है, ठीक है, हमको एविडेंस मिल गया है, तो यहाँ पर क्या करते हैं पोस्ट इन्वेस्टिगेशन में, तो हम सबसे पहले वहाँ पे रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, कैसे किया, क्या किया, ठीक है, इस एविडेंस में क्या क्या है, ये एविडेंस का नाम क्या है, इसकी हैश वैल्यू क्या है, हमको इस एविडेंस में क्या मिला, वो सारी चीज़ें मेंशन होगी रिपोर्ट में, ठीक है। एंड उसके बाद पोस्ट इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट बनने के बाद अगर हमको नीड पड़ी तो हम जाते हैं कोर्ट में भी, कोर्ट को अटेंड करते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि जो क्राइम है वो कैसे हुआ, ठीक है। सो ये है पोस्ट इन्वेस्टिगेशन फेज़, ठीक है। सो ये सारी प्रोसेस होती है इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। सो 4 फेजेज़ में इनको डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, फर्स्ट रिस्पॉन्ड, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड पोस्ट इन्वेस्टिगेशन। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको समझना, आई होप आप सभी को बहुत ईजी तरीके से ये समझ गया होगा। यहाँ पर चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे इन इन्वेस्टिगेशन को करते समय हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हमको फेस करना पड़ सकता है इन इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो सबसे पहले है स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या बता रही है आपको यहाँ पे कि जैसे देखो अभी टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की स्पीड है वो सॉफ्टवेयर या फिर टूल्स के आने से फास्ट तो हो रही है, लेकिन स्लो भी हो रही है। स्लो कब होती है यहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन? स्लो तब होती है जब हमको वहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है। हमको कोर्ट से जब परमिशन लेना होता है या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन लेना होता है, वहाँ पर हमको बहुत ही टाइम लग जाता है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंटल काम है, ठीक है। वहाँ से परमिशन आने में टाइम लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी सी स्पीड हमारी बहुत कम हो जाती है और बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पे। सो स्पीड एक मैटर करती है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एनोनिमिटी, ठीक है। बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो VPN एवरीथिंग ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, अपना एवरीथिंग सारी चीज़ें चेंज कर लेते हैं। जो सिस्टम की आइडेंटिटी है, उनका सीरियल नंबर, ठीक है, IP एड्रेस, मैक एड्रेस, वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है उनको पकड़ने के लिए। लेकिन कोई भी क्रिमिनल कभी भी बच नहीं सकता, ठीक है। जब भी क्राइम होता है तो वहाँ पे कोई ना कोई क्लू होता ही है। 100% क्राइम कभी भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पे वोलाटाइल एविडेंसेस। हमने देखा था वहाँ पे वोलाटाइल क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो कि चेंज हो सकती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि चेंज हो जाते हैं, जैसे सिस्टम का रैम है, ये सारी चीज़ें। तो कुछ एविडेंस जो कि टाइम आने पे बदल जाते हैं या फिर इरेज हो जाते हैं, ठीक है। रैम हो गया, और भी सारी चीज़ें हैं, कैशे हो गए, इंटरनेट हिस्ट्री हो गई, ये सारी चीज़ें, तो उनको रिकवर करना मुश्किल होता है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे एविडेंस होते हैं, तो ये एक चैलेंज फेस करना पड़ सकता है हमको। एविडेंस साइज़, कभी कभी क्या होता है, हमको बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से क्राइम जो है वो मिल जाता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिल जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव होती हैं, बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत टाइम लगता है एंड बहुत लेंदी प्रोसेस होता है जब एविडेंस बड़ा हो जाए, ठीक है। अब कुछ क्रिमिनल्स क्या करते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, कुछ क्रिमिनल्स यहाँ पे क्या करते हैं कि एंटी फॉरेंसिक टूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटी फॉरेंसिक जो प्रोसेस है उसको यूज़ करते हैं एंड यहाँ पर हमको बहुत दिक्कत होती है उसको इन्वेस्टिगेट करने में। एंटी फॉरेंसिक टूल्स बेसिकली वो काम करते हैं कि जैसे हम फॉरेंसिक क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, है ना, फॉरेंसिक कर रहे हैं ताकि हम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर पाएँ, पता कर पाएँ क्या चीज़ें हुई। एंटी फॉरेंसिक टूल्स उन सारी चीज़ों को डिलीट कर देता है, लेकिन वहाँ पे भी हमारे पास रास्ते होते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। कोई भी क्राइम 100% परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, उसको पकड़ा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास एक और फैक्टर आता है यहाँ पे, ग्लोबल लॉस, मतलब जो वर्ल्ड वाइड लॉज हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब हर एक कंट्री में अलग अलग लॉज होते हैं, तो हमको अलग अलग लॉज के हिसाब से चलना पड़ता है, पता नहीं है क्या इन्वेस्टिगेट करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें। तो ये ग्लोबल लेवल के जो लॉज हैं, मतलब वहाँ के जो कानून हैं, वो फॉलो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। एंड देन आता है लैक ऑफ लॉज नॉलेज, ठीक है। मतलब जो लॉ की नॉलेज है, कभी कभी जो क्रिमिनल होता है उसको लॉ की नॉलेज ही नहीं होती कुछ, एंड वो क्राइम करते जाता है। तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा समझ देख के इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। सो ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये हमको यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये चैलेंजेस समझ में आए होंगे। अब इनके सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। हमारे डिजिटल फॉरेंसिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो होता है हार्ड डिस्क, क्योंकि आप जितने भी फॉरेंसिक जितने भी केस इन्वेस्टिगेट करोगे, आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हार्ड डिस्क मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्राइम है वो लैपटॉप से होते हैं, एंड लैपटॉप्स में आज तक अभी भी यूज़ हो रहे हैं हार्ड डिस्क, ठीक है। तो हमको हार्ड डिस्क को समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अब तक हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा है। सो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पे हार्ड डिस्क का जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिखा हुआ है। बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। अब ये क्या होती है हार्ड डिस्क ड्राइव? तो बेसिकली ये क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। जैसे कि हमारे पेन ड्राइव होता है वैसे ही ये एक स्टोरेज डिवाइस है। आपके फ़ोन में भी होती है स्टोरेज डिवाइस, लेकिन वो डिफरेंट टाइप की होती है, वो भी हम आगे चल के समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्टोरेज डिवाइस है, एंड उसके बाद ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसका डेटा चेंज नहीं होता जब तक हम लोग डिलीट ना कर सकें, ठीक है, या फिर जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते तब तक ये डेटा डिलीट नहीं होता, ठीक है। तो ये नॉन वोलेटाइल है। अब एक बात बताओ मुझे, आप लोग कमेंट पे बताओ, जो हमारा रैम है वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे मूवेबल पार्ट्स, ठीक है। मूवेबल पार्ट्स मतलब
मतलब कि जो एक हार्ड ड्राइव होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स लगे होते हैं जो कि मूव करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से इसके डेटा लॉस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपके हाथ से कभी ये गिर गई तो उसका डेटा लॉस हो सकता है, अंदर से ये ब्रेक हो सकती है। सो ये इसका एक लो पॉइंट है, ठीक है, कह सकते हो इसका एक वीकनेस पॉइंट है, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो हार्ड ड्राइव है ना, ये मैग्नेटिकली डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। मतलब मैं इसके अंदर कुछ प्लेटर्स होती हैं, उन दोनों को मैं आगे चल के दिखा रहा हूँ डायरेक्टली पूरा। सो इनको मैग्नेटिक तरीके से ये सिस्टम्स को जो है डेटा स्टोर करती हैं सिस्टम्स में, ठीक है। सो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमारे हार्ड डिस्क के। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोज़ का अपडेट आपको जल्दी से मिल जाए, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो है, ये देखो हार्ड डिस्क को अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली जो हमारा हार्ड डिस्क है ना, ये देखो ऐसे दिखता है, ठीक है, हमारा हार्ड डिस्क कुछ ऐसे दिख रहा होता है। एंड यहाँ पर देखो ये उसके केसेस हैं, ठीक है, ये ऊपर आपको जो मेटेलिक पार्ट दिख रहा है, ये इसका केस है, इसको मेटल केस कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे स्क्रूज़ लगे होते हैं, एंड ये जो यहाँ पे लेबल लगा हुआ है, इसमें इसके सारी डिटेल्स लिखे होते हैं। बेसिकली ये हमारे पीसीज़ या फिर लैपटॉप के अंदर लगती हैं। अब यहाँ पर दो अलग अलग डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स होती हैं। तो हमारे पीसीज़ में जो है वो अलग लगती है, वो थोड़ा बड़ी साइज़ की होती हैं, एंड हमारे सिस्टम में हमारे लैपटॉप्स में अलग लगती हैं, वो थोड़ी छोटी टाइप की होती हैं, छोटी साइज़ की होती हैं, मतलब देखने में कॉम्पैक्ट होती हैं। एंड स्टोरेज लगभग सेम ही होती है, बट वो अलग अलग चीज़ों के हिसाब से बनाया जाता है। अगर बड़ी वाली हम लगा देंगे अपने लैपटॉप पे, जो हम पीसी पे लगाते हैं, तो क्या होगा, बैटरी का जो पावर है वो ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा करता है, तो आपके बैटरी के चलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हर एक ड्राइव अलग अलग होती है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो कुछ सॉकेट लगे हुए हैं, यहाँ पे डेटा जो जिससे डेटा ट्रांसफ़र होता है वो पोर्ट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर पावर पोर्ट होगा, जंबो पोर्ट होगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ये सारे पोर्ट्स होते हैं जिससे यहाँ पे हम केबल कनेक्ट करके अपने डिवाइसेस में या फिर अपने लैपटॉप्स में कनेक्ट करते हैं इन हार्ड ड्राइव्स को, ठीक है। सो अगर मैं इसी हार्ड ड्राइव का ये ऊपर वाला कवर हटा दूँ, ये जो ऊपर मेटेलिक कवर लगा हुआ है, इसको स्क्रू खोल के हटा दूँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सो कुछ पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, इन पार्ट्स का नाम भी मैं बताता हूँ। तो बेसिकली जो मैन यहाँ पे चीज़ है ना, जो मैनली डेटा को स्टोर करता है वो ये है, ठीक है, इसी के अंदर डेटा स्टोर होता है। एंड यहाँ पर ये वो पार्ट है जो कि डेटा को स्टोर कराने में हेल्प करता है, मतलब रीड एंड राइट करने में यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ सपोर्टेबल पीसी भी लगे होते हैं, ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए। एंड यहाँ पर जाहिर सी बात है कि मोटर लगी होती है इनमें, ठीक है। ये मोटर क्या करती है, इसको रोटेट करती है। तो अगर यहाँ पे जितनी स्पीड ये मोटर घूमेगी, मतलब जो इसका आरपीएम है, ठीक है, रोटेशन पर मिनट, ठीक है, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्पीड से या फिर डेटा रीड राइट स्पीड से, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना स्पीड ये मोटर घूमेगा उतनी ही स्पीड आपकी हार्ड ड्राइव रीड एंड राइट कर पाएगी, ठीक है, कॉपी पेस्ट उतनी ही जल्दी कर पाओगे, कोई भी चीज़ को उसके अंदर स्टोर करा पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमारी हार्ड ड्राइव जो है अंदर से कैसे दिखती है, ठीक है। सो ऐसे कुछ दिखती है हमारी हार्ड ड्राइव, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, देखो अंडरस्टैंडिंग द हार्ड डिस्क ड्राइव। सो ये डायग्राम जो है वो मैंने खुद से बनाया, मेरे को बताना कैसा लगा, ठीक है। सो ये है उसके अंदर का पार्ट, ठीक है। अब इन पार्ट्स का नाम देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये जो राउंड सा है, एक्चुअली ये मेटल प्लेट होती हैं, ठीक है, ये जो अंदर लगी है ये मेटल प्लेट होती है। एंड इसका जो नाम है, इसको कहते हैं हम डिस्क या फिर प्लेटर। इसी के अंदर सारा डेटा स्टोर होता है मैग्नेटिक तरीके से, ठीक है। एंड ये जो यहाँ पे एक सर्कल सा लगा होता है, ये इसको कहते हैं हम स्पिंडल। यही इसी की वजह से रोटेट होती है इंटायर हार्ड डिस्क, ठीक है। अब इसका अंदर से स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी मैं बताता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे जो डिस्क होती है ना, ये एक ही नहीं होती, लेयर बाय लेयर बहुत सारी डिस्क होती हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर ये ऊपर की लेयर दिख रही है, इसके नीचे और भी हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे एक ये प्लेटर है,
वैसे ही यहाँ पे और भी प्लेटर्स होंगी, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे प्लेटर देख लिया आपने, प्लेटर समझ गया होगा आपको, इसको मैं बाद में समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एंड उसके बाद ये राउंड से लगा हुआ इसको कहते हैं हम स्पिंडल, है ना, जो कि हमने देख लिया, जो कि रोटेट करता है हमारे ड्राइव्स को। एंड उसके बाद ये आता है एक लंबा सा यहाँ से यहाँ तक ये एक पार्ट बोर्ड इसके हार्ड डिस्क का, ठीक है। तो इसका जो स्टार्टिंग में जो टच होता है ना, जो प्लेटर पे टच होता है, उसको कहते हैं हम रीड राइट हेड, ठीक है। स्टार्टिंग में जो टच हो रहा होता है हमारे प्लेटर पे, ठीक है, इस प्लेटर पे जो ये टच हो रहा है इसको कहते हैं हम, यहाँ पे टच है थोड़ा सा, वो आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये थोड़ा सा टच होता है। तो ये क्या करता है एक्चुअल में, रीड राइट हेड, जो भी डेटा रीड होता है, जो भी हम रीड करते हैं, राइट करते हैं, वो सारी चीज़ें यही कर पाता है यहाँ पे, इसी के वजह से हो पाती है, ठीक है। तो जब भी आप डेटा यहाँ पे कुछ राइट करते हो, इस पर लिखते हो, तो ये यहाँ पे स्टोर कराता है इस प्लेटर में, ठीक है। ये प्लेटर घूमेगा एंड ये हर जगह स्टोर कराता जाएगा। अब कहाँ कहाँ स्टोर कराएगा वो मैं बताऊँगा आगे चल के। एंड उसके बाद आता है इस कंप्लीट, मतलब जो टच है उसको तो हम कहेंगे हेड, लेकिन जो यहाँ पे टच नहीं है, जस्ट अ सेकंड मैं इसको क्लियर कर दूँ थोड़ा सा। सो यहाँ पर अगर जो टच नहीं है ये, ठीक है, यहाँ पे समझ लो ये टच है, ये हो गया हमारा हेड, ठीक है, रीड राइट हेड। एंड ये टच नहीं है तो इसको हम कहेंगे आर्म, मतलब कि जो एक्वेटर आर्म है, ये कंप्लीट जो है इसको एक्वेटर ही कहते हैं हम लोग, ये एक्वेटर का आर्म है, ठीक है। ये इसका हैंड, जैसे हमारा आर्म होता है इसका भी आर्म होता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये एक्वेटर के एक्सिस है, मतलब इसी के यहाँ पे जो एक्सिस होती है इसके वजह से ये इधर उधर लेफ़्ट राइट जो है इधर मूव कर पाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर मूव भी होता है ना, तो वो इस एक्सिस के वजह से ही मूव हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में मूवेबल कंपोनेंट लगाए होते हैं ताकि ये इधर से उधर थोड़ा मूव हो सके, ठीक है। एंड यहाँ पर ये है एक्वेटर का मेन एक्वेटर का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो, ठीक है। सो बेसिकली ये पूरा एक्वेटर ही होता है। एंड ये इनको अलग अलग पार्ट्स में इनका नाम दिया गया है, ठीक है, रीड राइट हेड, एक्वेटर आर्म एंड इसका एक्सिस, ठीक है। सो ये दोनों मेन चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जिनके वजह से रीड एंड राइट हम कर सकते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है कि इस हार्ड डिस्क की पीसीबी ख़राब हो गई तो हम दूसरे हार्ड डिस्क की पीसीबी लगा सकते हैं, या फिर इसका आर्म ख़राब हो गया, आर्म जो है वो ख़राब हो गया, इसका एक्वेटर ख़राब हो गया, तो हम ये हार्ड डिस्क दूसरे हार्ड डिस्क में लगा के देखते हैं, ठीक है, उससे डेटा रिकवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके पोर्ट्स होते हैं जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा है, ठीक है। तो वो पोर्ट्स कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, पावर पोर्ट कुछ ऐसे दिखेगा, डेटा केबल पोर्ट ये ऐसा दिखेगा, है ना, जिससे डेटा ट्रांसफ़र होगा एंड यहाँ से इसको पावर मिलेगी बेसिकली। अब हर एक ड्राइव में अलग अलग होता है, किसी में पावर इधर होगा, किसी में उधर होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ये साटा केबल जिसको हम कहते हैं ना, साटा, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अटैच होती हैं। एंड यहाँ पर होता है ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट, मतलब कि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं इस ड्राइव की, एंड सिंक्रोनाइज जिसको कहते हैं, वो डेटा कितना पहुँच रहा है, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें इस पोर्ट के वजह से हो पाती हैं, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट, इसकी एक कंप्लीट केबल आती है जो कि हमारे पीसीज़ में लगती हैं, ठीक है। अब इसकी वर्किंग मैं ट्राई करूँगा, वीडियोस जिसकी जो वर्किंग है वीडियो वो मैं लगा दूँ स्क्रीन पे अगर कहीं पे मिल जाए तो, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये घूमते जाता है एंड ये लेफ़्ट राइट जो इसका आर्म है वो आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। सो आई होप इसके बॉडी पार्ट समझ में आए होंगे आपको, ठीक है। अब देखो ये जो प्लेटर है ना, यहाँ पे ये प्लेटर, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके वजह से डेटा स्टोर करते हैं हम लोग, एंड इसी को समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने इसका जो स्ट्रक्चर है इधर बना दिया है इस प्लेटर का, तो यहाँ पर देख सकते हो ये ऐसे कुछ होते हैं इसमें। सो यहाँ पर जो ग्रीनिश कलर में है वो कंप्लीट, मतलब ये जो कंप्लीट राउंड है, मतलब ये जो कंप्लीट राउंड्स हैं ये सारे ट्रैक्स हैं, ठीक है, ये सारे ट्रैक्स हैं, जो गोल गोल ये पूरे हैं ना, ये सारे ट्रैक्स हैं, ठीक है। ये ट्रैक हो गए, ये एक ही जगह मैंने ग्रीन करके रखा है, मतलब ये पूरा राउंड जो है ये ट्रैक होता है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो यहाँ पे पार्ट्स है ये इतना, ठीक है, इसको कहते हैं हम क्लस्टर। एंड ये छोटे पार्ट को हम कहते हैं, मतलब एक पार्ट यहाँ का, इसको कहते हैं हम क्लस्टर, ठीक है। सो ट्रैक्स, क्लस्टर एंड सेक्टर, ये हमारा सेक्टर है, ठीक है, ये जो हमारा छोटा सा पार्ट है। सो
ये सेक्टर हो गया एंड पूरा राउंड जो है वो ट्रैक हो गया। ट्रैक आप बाइक अगर राइड करते हो आपको समझ में आता होगा, ट्रैक बोले तो एक पूरी रोड होती है कंप्लीट। सो ये ट्रैक हो गया, ठीक है। एंड ये वाला जो है क्लस्टर हो गया, ठीक है। अब इनके अलग अलग काम है। एंड ये जो है हमारा सेक्टर हो गया, ग्रीनिश वाला, ब्लूश वाला, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड इनके क्या काम होते हैं वो मैं आगे चल के बताऊँगा, क्योंकि इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनेगी। ये एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है समझाना, ठीक है। एंड अगर मैंने समझा दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो हमको अभी यहाँ पे इतना ही समझना है कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो ट्रैक्स एंड क्लस्टर एंड सेक्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। एंड इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है सेव करने का डेटा, ये ऐसे ही दिखता है कुछ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है, तो देखो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे कि ये जो हमारा हार्ड डिस्क है, इसका जो प्लेटर है ये एक ही नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक सिंगल प्लेटर नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। एक ही डिस्क नहीं होती, बहुत सारी डिस्क होती है। तो वो मैं चीज़ें आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं। देखो ये ऐसे लगी होती है हमारी सारी डिस्क्स, ठीक है। जैसे एक ऊपर वाली हमने जो देखी थी ये हो गई, फिर उसके नीचे भी होते हैं, कुछ उसके नीचे भी होते हैं। एंड जो रीड राइट आर्म होता है जिससे हम डेटा को रीड कर पाते हैं, वो ऊपर नीचे ऐसे लगे होते हैं, क्योंकि ये जो ड्राइव है ना एक ही साइड पे डेटा स्टोर नहीं करती, दोनों साइड करती है, ऊपर नीचे दोनों। तो ऊपर में अलग डेटा स्टोर होगा एंड नीचे में डिफरेंट डेटा स्टोर होगा, ठीक है। सो हर एक ड्राइव में डिफरेंट डेटा स्टोर होता है, ठीक है। सो ऐसे दिखती है हमारी ड्राइव। अब यहाँ पे मैंने सेक्टर्स एंड वो सारी चीज़ें बनाई नहीं है। सो यहाँ पर देखो ऐसे अगर राउंड बना दिया जाए, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा ट्रैक्स, ठीक है। एंड उसके बाद छोटा सा यहाँ पे बना दिया जाए तो वो हो जाएगा सेक्टर। तो जब हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे, सेक्टर, क्लस्टर एंड जो हमारे ट्रैक्स हैं, तो हमको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या साइज़ होता है एक सेक्टर का, क्या साइज़ होता है एक क्लस्टर का, एंड ट्रैक्स क्या होते हैं। तो इसके ऊपर मैं कंप्लीट डिटेल बनाऊंगा। एंड ये वीडियो मैंने थोड़ी शॉर्ट रखने की कोशिश की है, क्योंकि पहले आपको हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। एंड देन मैं मूव करूँगा इसके जो मैन पार्ट है इसका। जैसे कि इसका मैन पार्ट क्या है, यही है, इसको समझना ज़रूरी है कि हम डेटा एक्चुअल में रिकवर कैसे कर पाते हैं। हमारा डेटा जब डिलीट होता है तो उनको हम रिकवर कैसे कर पाते हैं। तो किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी एक्शन लेने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, ठीक है। तो जब तक आपको उसकी वर्किंग नहीं पता होगी तो आप उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते, ना वहाँ से डेटा रिकवर कर सकते। देखो अब टूल्स को यूज़ लेके डेटा रिकवर करना बहुत आसान है, लेकिन हमारे फॉरेंसिक में हमको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ये सारा डेटा कैसे रिकवर होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो स्पिंडल है बेसिकली ये रोटेट करता है, ठीक है, इन प्लेट्स को रोटेट करता है। तो ये जितने स्पीड से घूमेगा ना, एंड जितनी स्पीड इसकी रहेगी, जिसका आरपीएम इसका रहेगा रोटेशन पर मिनट, उतनी अच्छी स्पीड आपके हार्ड डिस्क की होगी। अब पुराने ज़माने की हार्ड डिस्क अलग थी एंड इस ज़माने की जो हार्ड डिस्क है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब तो SSD भी आ गई हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे कि वो डेटा कैसे स्टोर करते हैं, हमारे SSD कैसे डेटा स्टोर करता है। डेटा स्टोर करने का इसका प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं मूवेबल होते हैं, इसलिए जब भी हम एक हार्ड डिस्क को किसी भी कंप्यूटर से निकालते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसको बहुत केयरफुल्ली वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। अगर ये एक बार गिर गई तो बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है हमको इसका डेटा रिकवर करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसके सारे पार्ट्स खोलो, इसके पार्ट्स को इधर से उधर मूव करो, ठीक है। सो अभी मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पे मैं वीडियो लगा दूँ कि हार्ड डिस्क कैसे वर्क कर रही है, आप समझ पाओ उसको, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कंप्लीट इसके अंदर क्या ट्रैक्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या स्टोरेज होती है इससे क्लस्टर। सो वॉरियर्स, यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो प्रेजेंट करूँगा जिससे आपको समझ जाएगा कि यहाँ पर एक्चुअल में हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, उसमें कितने पार्ट मूवेबल होते हैं एंड क्या क्या चीज़ें रोटेट होती है यहाँ पे। सो यहाँ पर मैं ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। सो ये देखो बेसिकली ये एक हमारी स्लाइड है, ठीक है, एंड जो कि मूव कर रही होगी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ चीज़ें मूव करती हुई। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है अपना प्लेटर जो कि रोटेट होता है, ठीक है, एंड ये है स्पिंडल जिसके अंदर लगी होती है मोटर जो इसको रोटेट करता है, एंड
ये है अपना यहाँ पे आर्म, एक्वेटर आर्म, ठीक है। एंड ये है एक्वेटर कंप्लीट हुए, उसका एक्सिस है जिसकी वजह से घूम पाता है। एंड ये है उसका रीड राइट आर्म, जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ पर मूव कर मतलब रीड कर सकता है, ठीक है, रीडेबल के वजह से, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको वापस से सारी चीज़ें दिखाता हूँ, सारी इंक क्लियर करके। सो यहाँ पर देखो, मैं इसको वापस से प्ले करता हूँ। देखो अब ये आगे जाएगा यहाँ से, ठीक है, देखो आगे गया एंड ये इसको रीड करेगा, ठीक है, ये इसको रीड कर रहा है। अब ये नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी ये दिखा रहा है, ये जो पार्ट है इसका, मैं यहाँ पे लेज़र का यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए। ये देखो ये जो है ये भी वही है रीड राइट आर्म, ठीक है, ये भी मूव होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये मूव होगा फिर से, देखो वापस से मूव हुआ एंड ये दूसरा उसका व्यू है, ठीक है, ये ऐसे रीड राइट करता रहता है यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप लोगों को दिखाया गया है कि बेसिकली कैसे काम करता है। एंड ये जो है ये इसका बैक पार्ट है, किसका, हमारे हार्ड ड्राइव का, ठीक है। तो ये पीसीबी है बेसिकली, ये पीसीबी जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है यहाँ पे, ये पीसीबी है, ठीक है, कंप्लीट। ये कंट्रोल सिस्टम सारे इसमें लगे होते हैं, ठीक है, क्या आरपीएम होना चाहिए, क्या डेटा रीड, एवरीथिंग। एंड ये ऐसे लगी होती है मोटर, जिसको हम स्प्लिंडर कहते हैं, ठीक है। एंड यही रोटेट कराता है सारे के सारे जो अपने अंदर प्लेटर लगी होती हैं उनको, ठीक है। एंड यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पर देख सकते हो ये अनदर उसको क्लोजली दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत सारी क्लिप्स का यूज़ किया गया है आपको समझाने के लिए, ताकि आप बहुत अच्छे से इसके काम को समझ जाओ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो और डिटेल्स में दिखा रहा है चीज़ों को। एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे और चीज़ें देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए कि एक्चुअल में चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वीडियो चलने दो। एंड यहाँ पर देखो ये मोटर को थोड़ा क्लोजली दिखाया है। एंड यहाँ पर इस मोटर के अंदर के जो मतलब आसपास में जो वायर्स होती हैं वो भी दिखाई है आगे चल के, कि वो वायर्स एक्चुअल में कैसे कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये पिन्स हैं वो जो हम अपने पीसीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये वो पिन्स हैं जो अपने पीसी में कनेक्ट होती हैं, ओके। सो हम आगे मूव करते हैं, ऐसे दिखती हैं वो पिन्स थोड़ा क्लोज से। एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही सारी चीज़ों को थोड़ा सा एनिमेट करके दिखाया गया है। एंड यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में दिखाई है, स्प्लेंडर है ना, स्प्लेंडर, ठीक है। एंड ये रीड राइट आर्म है। एंड ये अपनी कंप्लीट हार्ड डिस्क है, उसका बैक साइड है, जैसे कि हमने देखा था। ये उसकी वायर्स हैं जो कि डायरेक्टली पीसीबी से कनेक्ट होते हैं, जो कि कंट्रोल करता है सारी चीज़ें। एंड ये कंट्रोलिंग सिस्टम सारे लगे हुए हैं उसके, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें हम रिप्लेस कर देते हैं जब हमको नीड होती है। जैसे इसका ये ख़राब है तो हम इसको रिप्लेस करके डेटा रिकवर करते हैं, इसको हटा के दूसरा लगा के इसके जगह पे। एंड एक चीज़ और होती है यहाँ पे, ये जो कंप्लीट हार्ड डिस्क है ये मैग्नेटिक है, तो इसको हम क्या करते हैं, मैग्नेट से दूर रखते हैं, ठीक है, ताकि ये डैमेज ना हो जाए, ठीक है। ये मैग्नेटिक तरीके से सारा डेटा स्टोर करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड में आने के वजह से इसका डेटा करप्ट भी हो सकता है। तो इसको हम मैग्नेटिक फील्ड से दूर रखते हैं, मतलब मैग्नेट से दूर रखते हैं, ताकि डेटा करप्ट ना हो जाए, ठीक है। एंड आपको भी ध्यान रखना है कि कभी मैग्नेट के पास लेके नहीं जाना है। एंड देन अगेन यहाँ पर कुछ चीज़ें स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, मैं इसको आगे, ये हमने देख लिया है। एंड यहाँ पर देखो ऐसे इसकी वायरिंग्स होती हैं, ये ऐसे कनेक्ट होता है, जो कि हमने अभी देखा है। ये स्प्लेंडर है, मोटर है, ठीक है, जो को कनेक्ट होता है अपने पीसीबी से। एंड नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे वही दिखा रहा है स्प्लेंडर के बारे में, ठीक है। आई थिंक 1-2 सीन ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रखी है इसने। सो बेसिकली ये काम होता है हमारे ऐसे काम होता है हमारे हार्ड ड्राइव पर, ठीक है। सो ये जो है वो मूव करेगा एंड यहाँ पे डेटा जो स्टोर है वो रीड होता जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। एंड हम देख भी सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं, वहाँ पे रीड राइट दोनों कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं यहाँ पे, एंड उसको वहाँ पे उसमें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। सो ऐसे काम करेगा हमारा यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है हमारा, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गई होगी एंड ये प्रैक्टिकल भी समझ में आ गया कि वीडियो कैसे काम कर रहे हैं हमारे हार्ड डिस्क। ये वीडियो ने थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया होगा आपके नॉलेज। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि
बेसिकली जो हमारी हार्ड ड्राइव्स हैं वो कैसे काम कर रही होती हैं, ठीक है। हार्ड ड्राइव्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं एंड क्या क्या चीज़ें होती है हार्ड ड्राइव में, हमने ओवरव्यू देखा था बेसिकली कि वो सारी चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं, क्या क्या होता है हमारे हार्ड डिस्क के अंदर। तो मैंने जैसे कि कहा था कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं तो आप यहाँ पर वर्क नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी देख लिया था, आप एक बार रिकॉल कर लो इनको देख के, ठीक है। सो एक बार मैं बताता हूँ आप चीज़ लोगों को। तो देखो ये हमारी हार्ड डिस्क है एंड ये ऊपर की मेटल प्लेट है एंड इसको जब हम हटाते हैं ऊपर के कवर को तो ये ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। एंड इसके अंदर मिलते हैं हमको ये सारे पार्ट्स जिसको कहते हैं हम डिस्क, प्लेटर, ये हमारा प्लेटर है एंड ये है हमारा स्पिंडल, ठीक है। स्पिंडल मीन्स ये जब हमारी हार्ड डिस्क रोटेट करती है अंदर तो ये यहाँ पे एक मोटर होती है, उसको हम स्पिंडल कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर है रीड राइट आर्म, इसको हम एक्चुएटर भी कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है उसको कहते हैं रीड राइट आर्म क्योंकि यहीं से सारी हार्ड डिस्क का डेटा रीड होता है, ठीक है। एंड एक्चुएटर एक्सिस है यहाँ पे एंड एक्चुएटर ये प्रॉपर एक्चुएटर है। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझने के बाद हमने ये देखा था कि यहाँ पे पोर्ट्स कैसे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे पोर्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो हमको समझने की ज़रूरत है वो है ये हमारे प्लेटर को, ठीक है। इस प्लेटर में हमने 3 चीज़ें देखी थी, ट्रैक, क्लस्टर एंड सेक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो मैं आप लोगों को अभी डीपली समझाने वाला हूँ। सो मूव करता हूँ मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे अपने हार्ड डिस्क की। तो बेसिकली आप अभी ये वाले डायग्राम को इग्नोर करना एंड इस पे फोकस करो, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये हमारा प्लेटर है, ठीक है। ये हमारा प्लेटर होता है बेसिकली जो कि अंदर हार्ड डिस्क लगा होता है, ठीक है। ये एक ही प्लेटर मैंने एग्जांपल लिया है एंड इस प्लेटर में 2 साइड होती हैं, फेस अप साइड एंड फेस डाउन साइड। अब यहाँ पर दोनों साइड में डेटा रीड राइट होता है, ठीक है, मतलब स्टोर दोनों साइड में होता है। प्लेटर के ऊपर साइड में डेटा यहाँ पे स्टोर होता है एंड नीचे साइड में भी डेटा स्टोर होता है इसमें, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा प्लेटर, कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होता है, ये एक रीड राइट आर्म होता है, मतलब जो डेटा हम रीड करते हैं एंड जो डेटा हम उसके अंदर स्टोर कराते हैं वो सारी चीज़ें ये जो एक यहाँ पे एक आर्म होता है उसके वजह से हो पाता है। अभी जो हमने देखा रीड राइट आर्म, ठीक है, जिसको हम एक्चुएटर भी कहते हैं एंड एक्चुएटर से ही जुड़ा होता है रीड राइट आर्म, ठीक है। एंड यहाँ पर ये इनको सपोर्टिव लगता है, यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ये लगा होता है एक, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ जानना ये जरूरी है, मैन इंपॉर्टेंट, कि ये जो रीड राइट आर्म है ना ये हमारे हार्ड डिस्क से सटा हुआ नहीं होता है, मतलब एकदम चिपका हुआ नहीं होता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि ये जो हार्ड डिस्क है ये डेटा स्टोर कैसे करता है, ये मैग्नेटिकली डेटा स्टोर करता है। तो जब ये मैग्नेटिकली डेटा स्टोर करता है तो ये जो रीड राइट आर्म है इसको तो यहाँ पे टच ही नहीं होना चाहिए, है ना। तो यही होता है यहाँ पे, ये बिल्कुल भी टच नहीं होता है यहाँ पे। तो इसको जो यहाँ पे डिस्टेंस होती है हार्ड डिस्क एंड इस रीड राइट आर्म की वो होती है 15 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर, एकदम बहुत छोटी सी स्पेस होती है, ठीक है। बहुत ही कम स्पेस होती है वहाँ पे बेसिकली एंड इतनी स्पेस होती है कि ये घूम पाए, ठीक है, ये फ्रीली रोटेट कर पाए, ठीक है। एंड एक आपके मन में क्वेश्चन भी होगा कि जब इतनी गैप होती है तो कोई डस्ट पार्टिकल वहाँ पे बैठ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है डस्ट प्रूफ करने के लिए जो हमारी केसिंग होती है, जो ऊपर में कवर लगा होता है हार्ड डिस्क के, वो बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट किया जाता है, ठीक है। एंड अगर अंदर डस्ट चली भी गई तो यहाँ पर डस्ट नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि जो एक डस्ट, सबसे छोटे डस्ट का साइज़ होता है ना वो होता है 10,000 नैनोमीटर, 10,000 नैनोमीटर। एंड यहाँ पर जो गैप होती है वो कितनी होती है 50 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर, ठीक है, 15 नैनोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो इतनी दूरी इसके अंदर बनी रहती है, एकदम सटा नहीं होता है, ठीक है, और ना ही ज़्यादा दूर भी होता है जिससे डस्ट आ जाए। सो आई होप आप सभी को प्लेटर का ये जो कॉन्सेप्ट है इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारे हार्ड डिस्क में एक प्लेटर तो होता नहीं है, यहाँ पे होते हैं मल्टीपल प्लेटर्स। तो मल्टीपल प्लेटर्स यहाँ पे कुछ ऐसे लगे होते हैं, देख सकते हो आप लोग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 प्लेटर लगाए हैं और ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में मैंने यहाँ पे एक ही प्लेटर निकाला था, बट एक्चुअल में वहाँ पे अंदर में इतने सारे प्लेटर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं ये सारे इंक क्लियर करता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, फर्स्ट ये 6 तक है पूरा, है ना, प्लेटर। अब यहाँ पे इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने कुछ पार्ट्स के नाम यहाँ पे देख चुके हैं, जैसे कि रीड राइट आर्म हो गया। तो रीड राइट आर्म आप देख सकते हो कैसे लगे हुए हैं। सो जो रीड राइट आर्म है वो
सेपरेट लगे होते हैं हर एक प्लेटर के लिए, दोनों साइड के लिए। तो अपर फेसिंग के लिए एक अलग से लगा होता है, डाउन फेसिंग के लिए अलग लगा होता है, मतलब नीचे वाले फेस के लिए अलग। तो बेसिकली 2 साइड होते हैं हमारे, एक अपर होगा एक डाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में अलग डेटा रीड होगा, नीचे साइड में अलग डेटा रीड होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अपर में अलग डेटा रीड होता है एंड नीचे अलग डेटा रीड हो रहा होता है एक ही प्लेटर में, ठीक है। तो एंड रीड राइट आर्म भी उनके हिसाब से होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सारे रीड राइट आर्म है। एंड ये जो यहाँ पर देख सकते हो, ये जो लंबा सा यहाँ पे लगा हुआ है, ये है आर्म असेंबली। बेसिकली ये आर्म्स को सपोर्ट देता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये सपोर्ट यहाँ पे इसी के मदद से यहाँ पे ये सारे आर्म्स जो है वर्क कर रहे होते हैं, एक ही इसी के हेल्प से यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। एंड ये बीच में देख रहे हो ये स्पिंडल होता है, मतलब जैसे कि मैंने कहा था एक मोटर होती है, तो ये एक रॉड होता है बेसिकली। एंड इसी से सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है, सारे प्लेटर कनेक्टेड होते हैं। जब ये रोटेट होता है, ठीक है, मोटर है तो रोटेट तो होना बनता है, तो यहाँ पर ये सारे प्लेटर एक साथ रोटेट करता है, ठीक है। तो स्पिंडल भी आप लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पर आपके लिए जो नई चीज़ है वो है ये सिलेंडर्स हमने पिछले टॉपिक में नहीं देखा था, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। अब ये वीडियो हो सकता है लॉन्ग हो, ठीक है, तो बने रहना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। स्किप करोगे तो आधा नॉलेज जो है वो ख़तरनाक होता है, आप सभी को पता है, तो पूरा नॉलेज लेके जाओ। तो सिलेंडर क्या होते हैं? तो सिलेंडर कह सकते हो कि जैसे ये प्लेटर हो गया एंड ये प्लेटर, 2 प्लेटर के डिस्टेंस जो होता है उसको कहते हैं हम सिलेंडर, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये प्लेटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 सिलेंडर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 सिलेंडर, यहाँ से 3 सिलेंडर। तो एक दूसरा तरीका है इसको समझने का, तो वो मैं आगे चल के समझाऊंगा सिलेंडर के बारे में। तो देखो, अगर मैं यहीं पे अगर समझाने की कोशिश करूं तो आप लोगों को मैंने ट्रैक समझाया था ना, ट्रैक्स क्या होता है मैं आगे दिखाता हूं। तो यहाँ पर कुछ ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रैक्स को जब हम मिला देते हैं ना, तो यहाँ पर सिलेंडर का रूप ले लेता है, उसको हम सिलेंडर कहते हैं। बहुत सारे ट्रैक्स को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो उसको कहते हैं हम सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेंडर का मतलब अगर आपको नहीं समझा होगा तो मैं आगे चल के समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सिलेंडर बेसिकली ट्रैक्स होते हैं, या फिर कह सकते हो एक आर्म, जैसे ये एक आर्म है ना, इसके अंडर में जितने भी यहाँ पे ट्रैक्स आएंगे उनको कहेंगे हम सिलेंडर। सो यहाँ पर हम इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे अंदर का स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, ये कुछ इमेजेस हैं। तो ये बेसिकली हमने ये इमेज देख रखी है। सो ये जो इमेज है हार्ड डिस्क की, थोड़ी डायग्राम टाइप की है, ठीक है। तो डायग्राम टाइप की बनाई गई है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीज़ें मेंशन है, जैसे कि मैंने दिखा दिया पहले ही। एंड ये वो है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें मैंने 6 जो प्लेटर लगाए थे, ठीक है। अब इसको मैं वापस आता हूँ एंड इसको वापस से समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं प्लेटर को अच्छे से समझा देता हूँ, तब जाके हम ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक स्टेप आगे मूव करता हूँ, देन मैं बैक आऊँगा यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा बेसिकली एक प्लेटर रखा हुआ है एंड यहीं पर हम समझने वाले हैं ट्रैक, सेक्टर एंड क्लस्टर को डिटेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये जो राउंड बन रहे हैं ना, हार्ड डिस्क में एक्चुअल में ऐसे ही होते हैं। तो ये जो है ये ट्रैक्स होते हैं। तो ये जो राउंड से होते हैं, ये देखो ये सारे ट्रैक्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे बाइक्स में देखे होंगे आप, अलग अलग ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। ग्राउंड में देखते होंगे अलग अलग ट्रैक्स होते हैं, वैसे ही हार्ड डिस्क में एक ट्रैक होता है, ठीक है। अब ये ट्रैक का काम तो वही है, डेटा स्टोर कराना होता है, ठीक है। तो ट्रैक्स बेसिकली कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। देखो, एक हार्ड डिस्क में एक साइड पे या फिर एक प्लेटर में जो हो सकते हैं एक ट्रैक्स, वो होते हैं 10,000 होते हैं। मतलब एक ही साइड पे एक ही प्लेटर में 10,000 ऑफ ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, एक ही प्लेटर में, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है SSD में, ठीक है। एंड लेटेस्ट जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं उनमें 5 लाख प्लस ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट अभी चल रही है। एंड पुराने वाले में 10,000 प्लस। मतलब कि ये देखो, यहाँ पर समझो थोड़ा सा, ये एक प्लेटर का बताया हुआ है, ठीक है। एंड ये पूरे के पूरे हार्ड ड्राइव्स का बताया हुआ है, पूरे हार्ड ड्राइव का भी, ये ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो 5 लाख प्लस ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। एंड ऑल प्लेटर्स हैव सेम डेंसिटी। मतलब कि अगर समझ लो एक प्लेटर में, यहाँ पे एक प्लेटर में अगर मैं मान लूँ यहाँ पे 10 ट्रैक्स हैं, ठीक है, तो हर एक प्लेटर में सेम ही होगा, 10 ट्रैक ही होंगे, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो जैसे इसमें है 10 ट्रैक्स हैं, तो उसके नीचे वाले ट्रैक जो प्लेटर है उसमें भी 10 होंगे, उसके नीचे में भी 10 होंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो
ऊपर वाले में होते हैं, मतलब एक प्लेटर में जो ट्रैक्स होते हैं वो सारे प्लेटर में होंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ट्रैक के बारे में इतना समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली यहाँ पर देखो स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, मतलब ये जो ट्रैक्स होते हैं ना ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला है ना, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो ये 0 हो गया, फिर इसके वाला अंदर वाला 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये सेंटर की तरफ मूव करते जाते हैं 1 2 0 1 2 3 4, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे हम एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे तक जाते जाएंगे हम। ठीक है, अंदर तक। तो इसको बाहर से काउंट किया जाता है ट्रैक को, 0 से लेके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे उतने। ठीक है, तो 0 से स्टार्टिंग होती है एंड सेंटर की तरफ जाते हैं हम, बाहर नहीं आते। ठीक है, इधर साइड में जाएंगे हम काउंट करते हुए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था ट्रैक का। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ट्रैक समझ में आ गया होगा। अब ये ट्रैक्स डिपेंड करता है हार्ड डिस्क के साइज़ पे एंड अलग अलग उनके मैकेनिज़्म पे कि कैसे कैसे हार्ड डिस्क बनाई गई हैं अलग अलग ब्रांड्स पे। ठीक है, तो ये सारे ट्रैक्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है वो है सेक्टर। तो सेक्टर जो है ये देखो अभी जो बन रहा है ये सेक्टर है। तो बेसिकली सेक्टर क्या होता है, तो आप सभी ने देखा होगा सेक्टर के बारे में कि एक मैथमेटिकल एक नेम होता है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल में जो है एक सेक्टर भी आता है। ठीक है, तो बेसिकली सेक्टर का जो नाम है मैथमेटिकल से ही लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रॉपरली सारे सेक्टर्स बन चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो है ये एक सेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये एक सेक्टर दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, तो वैसे यहाँ पर बहुत सारे हैं। एक तो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ठीक है, ये देखो ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ये सारे जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, तो बेसिकली देखो यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है ट्रैक को एक छोटे छोटे पार्ट में। तो जब ट्रैक्स को हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में तो उनको कहते हैं हम सेक्टर्स। ठीक है, तो ये हैं सेक्टर जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो ट्रैक्स कैसे थे, बहुत बड़े बड़े थे, राउंड राउंड थे, है ना। तो यहाँ पर सेक्टर्स को देखो छोटे छोटे पार्ट में, मतलब एक ट्रैक को जो हमारे ट्रैक्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया है छोटे छोटे पार्ट में, उसको हम सेक्टर कहते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो तो जो प्लेटर होता है उसके ऊपर होते हैं ट्रैक्स एंड ट्रैक्स को डिवाइड करके हम बनाते हैं सेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्टर के लिए कुछ डिटेल्स हैं। तो देखो स्मॉलर डिवीज़न ऑफ ट्रैक्स, मतलब ट्रैक्स को जब हम, जैसे मैंने अभी चीज़ें बताई, मतलब जैसे हम ट्रैक्स को डिवाइड करते हैं ना तो यहाँ पे सेक्टर बनता है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट, हाँ ये हमारे हार्ड डिस्क में सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट होते हैं, मतलब सबसे छोटा पार्ट जो कि डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, अब ट्रैक्स बेसिकली यहाँ पर देखो ये जो ट्रैक्स है ना, अब यहाँ पर मैं आपको ट्रैक एंड सेक्टर थोड़ा सा एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे समझना, थोड़ा सा फोकस करना, विदाउट स्किप, यहाँ से स्किप मत कर देना आप लोग। ठीक है, ये देखो जैसे कि आपके फ्रेंड का घर है। ठीक है, अब आपको आपके फ्रेंड के यहाँ जाना है। ठीक है, बट यहाँ पर आपके फ्रेंड का समझ लो जो एक कॉलोनी है वो कृष्ण नगर है। कृष्ण नगर में आपका फ्रेंड रहता है। ठीक है, अब कृष्ण नगर को, वो तो बहुत बड़ा एरिया होगा ना कृष्ण नगर। अब आपको जाना है आपके फ्रेंड के घर के अंदर। ठीक है, घर के पास, तो ये एरिया तो बहुत बड़ा है ना। तो इस एरिया को जो है डिवाइड किया होगा गलियों में। ठीक है, कोई गली होगी जो आपके फ्रेंड के घर तक जाती होगी एंड उन गलियों को डिवाइड किया होगा ब्रांचेस में, या फिर कह सकते हो छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो जो गलियाँ हैं आपके दोस्त के घर तक जाने के लिए, उनको कह सकते हैं हम कि ये ट्रैक्स हैं। एंड जो पार्ट बनाया गया है यहाँ पे, जैसे छोटी छोटी गलियाँ और होती हैं, जैसे एक मेन रोड हो गई एंड एक छोटी सी और गली हो गई जो आपके दोस्त के घर तक पहुँचती होगी, तो उसको कहेंगे हम सेक्टर। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो रोड है उसको कहेंगे हम ट्रैक एंड छोटा सा पार्ट जो है उस रोड का उसको कहेंगे हम सेक्टर। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट जो है वो होता है सेक्टर। ठीक है, ये छोटा सा सेक्टर एंड ये पूरा राउंड जो एक लगा के आया था वो है हमारा ट्रैक। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे कि मैंने बताया मैथमेटिकल नाम है ये सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आप लोगों ने निकाला होगा मैथमेटिक में। ठीक है, अब यहाँ पर एक जानने लायक सबसे अच्छी बात यह है कि जो एक सेक्टर है ना, ये जो एक सेक्टर है इसका जो साइज़ होता है वो होता है 512 बाइट्स का। ठीक है, 512 बाइट का यहाँ पे एक सेक्टर है। जैसे कि ये ग्रीन वाला एक सेक्टर 512 बाइट, ये भी 512 बाइट है ना। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए 1024 बाइट।
ठीक है, 1024 बाइट हो गए, ठीक है, मतलब 1 KB, ठीक है। तो मतलब 2 सेक्टर बना के मिला के 1 KB के हो गए। तो वैसे ही ये 1024 का था, तो ये भी हर एक सेक्टर यहाँ पे 1024 बाइट्स के होते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को सेक्टर का साइज़ समझ में आ गया होगा। अब देखो 1024 साइज़ के हैं तो ये डेटा भी 1024 साइज़ के ही यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा यहाँ पे जो स्टोर होता है 1024 साइज़ का होता है। जैसे कि अगर 10 MB की आपकी इमेज है ना, तो 10 MB की इमेज को अलग अलग सेक्टर में, जैसे 512 बाइट इसमें आ सकता है, तो 512 बाइट इसमें, 512 बाइट इसमें, 512 बाइट इसमें, 512 बाइट इसमें, हर एक सेक्टर में छोटा छोटा करके यहाँ पे स्टोर कराया जाएगा। एक ही सेक्टर पे आपकी इमेज नहीं आएगी अगर वो 10 MB की है तो, ठीक है। सो यहाँ पर सेक्टर के हिसाब से हर एक सेक्टर में अलग अलग इमेज यहाँ पे स्टोर हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल के लिए लो, जैसे कि ये एक सेक्टर है 512 बाइट का। वैसे आप लोगों को समझ गया होगा सेक्टर एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है, फिर भी यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझ लो ये एक आपकी इमेज है, ठीक है, जिसकी साइज़ है यहाँ पे 600 बाइट की, ठीक है, 600 बाइट की आपकी ये इमेज है। अब आपको यहाँ पे इस डिस्क में इसको स्टोर कराना है, तो ये एक जो सेक्टर है, ठीक है, ये जो एक सेक्टर है ये तो 512 बाइट का है ना। क्या 600 MB की इमेज इसमें स्टोर हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ पर क्या करता है मैकेनिज़्म, तो 512 बाइट इसमें आ जाएगा एक सेक्टर में एंड बचा हुआ दूसरे सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। एक ही सेक्टर में हर चीज़ें स्टोर होना पॉसिबल नहीं है। अब ये जो मैकेनिज़्म है ना सेक्टर एंड अपने ट्रैक्स का, ये बहुत इजी कर देता है जब हम डेटा को रीड करते हैं, ठीक है। कैसे इजी करता है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। अब यहाँ पर देखो, तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि सेक्टर कैसे अलॉट होते हैं, ठीक है। तो एक ही फाइल, लंबी जो फाइल है वो 2 सेक्टर में आएंगे, 3 सेक्टर में आएंगे, एक ही सेक्टर में नहीं आते, तो अलग अलग सेक्टर उसको दिए जाते हैं, ठीक है। अब 512 बाइट जो है ना, ये है हमारे हार्ड डिस्क के लिए। लेकिन आपने CD DVD जो रोम सुना होगा, DVD CD जो आपने पहले सुना होगा, पहले थी, उनका जो साइज़ होता है वहाँ पे 204 बाइट होता है। ये 512 बाइट था, ये 20448 बाइट होता है, ठीक है, यानी कि 2 KB के अराउंड, ठीक है। तो 2 KB के अराउंड उनका एक सेक्टर होता है। हमारे हार्ड डिस्क का 512 बाइट होता है, तो हमारे जो वहाँ पे CD DVD होते हैं उनके 2 KB के अराउंड होता था, है ना। एंड उसके बाद जो अभी लेटेस्ट हार्ड ड्राइव है उनके अंदर 4 KB के सेक्टर्स होते हैं, यानी 4096 बाइट के, ठीक है। तो हार्ड ड्राइव्स में होंगे 512 बाइट के, हमारे CD DVD में होंगे 204 बाइट के, यानी कि 2 KB के। एंड हमारे जो लेटेस्ट अभी हार्ड ड्राइव्स आ रही हैं, अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें होता है 4096 बाइट, यानी कि 4 KB, ठीक है। सो लेटेस्ट जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, इसीलिए कॉम्पैक्ट साइज़ में बहुत सारा स्टोरेज हमको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि उनके सेक्टर्स जो हैं वो बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को सेक्टर एंड ट्रैक समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न ज़रूर आया होगा कि हमने यहाँ पे सेक्टर का साइज़ तो पता कर लिया कि सेक्टर का साइज़ 512 बाइट का होता है या फिर 4 KB का होता है लेटेस्ट हार्ड ड्राइव में, ठीक है, 4096 बाइट का। लेकिन ये हमारे ट्रैक का साइज़ क्या होता है ये तो नहीं पता है हमने। तो देखो, ट्रैक का साइज़ हम लोग नहीं निकालते हैं, हम सेक्टर के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रैक का साइज़ निकालना है तो यहाँ पर आपको काउंट करना होगा कि एक ट्रैक पे कितने सेक्टर हैं। तो एक सेक्टर हो गया समझ लो 512 बाइट का, ठीक है, 512 बाइट का एक सेक्टर हो गया। तो यहाँ पर एक ट्रैक पे, मतलब ये जो, अगर मैं इसको 0 लूँ, ये फर्स्ट ट्रैक जो है इसको मैं 0 लूँ, तो 0 ट्रैक पे कितने सेक्टर हैं, तो यहाँ पर आपको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कर करके सारे सेक्टर गिनने पड़ेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पर 512 से, ठीक है। 512 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं सारा राउंड करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 100 मिल गए, तो मैं 512 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर सारा रिजल्ट आ जाएगा कि एक जो ट्रैक है वो इतने साइज़ का है। तो आप लोग ये सारा प्रैक्टिकल कर सकते हो, पर यहाँ पर हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं ट्रैक्स,
ठीक है। सो यहाँ पर हम सेक्टर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो सेक्टर एंड ट्रैक्स को समझने के बाद यहाँ पर अब हम समझते हैं क्लस्टर को। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, क्लस्टर एक बहुत सारे ग्रुप होते हैं। कुछ ग्रुप होते हैं किसके, सेक्टर के। तो कुछ ग्रुप ऑफ सेक्टर को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेक्टर बन जाए तो वहाँ पे फॉर्म होता है ट्रैक का, मतलब एक ट्रैक फॉर्मेशन होता है। मतलब जब बहुत सारे सेक्टर मिला दिए जाएंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, एक ट्रैक, ठीक है, कंप्लीट ट्रैक। लेकिन कुछ हिस्सा जैसे कि 5-10 सेक्टर्स, 20 सेक्टर्स जब आपस में मिल जाएंगे तो वो क्लस्टर कहलाएगा, ठीक है। और बहुत सारे जब क्लस्टर मिल जाएंगे तो वो ट्रैक्स, मतलब कि ये पूरे राउंड कंप्लीट कर देंगे तो वो कहलाएंगे ट्रैक्स। एंड कुछ ही पार्ट जो कि यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे उनको कहेंगे हम क्लस्टर। अब क्लस्टर का क्या काम होता है, तो आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया था वो याद होगा आपको कि जैसे 600 MB की एक 600 MB 700 बाइट की एक आपको इमेज यहाँ पे स्टोर करानी है, ठीक है। एक इमेज है जिसकी साइज़ है यहाँ पे 600 बाइट के लिए लेता हूँ मैं, ठीक है। ये आपको स्टोर करानी है आपके हार्ड ड्राइव पे। तो यहाँ पर ये एक क्लस्टर पे तो होगा नहीं स्टोर, तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, 2 क्लस्टर पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही डेटा को, एक ही इमेज को 2 सेक्टर्स मिलके यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं डेटा, है ना। 2 सेक्टर मिलके यहाँ पे एक ही इमेज को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 सेक्टर के यहाँ पे ग्रुप बन गया, ठीक है, मतलब इन दोनों का एक ग्रुप बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, क्लस्टर, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि अगर मैं 10 MB का लूँ, 10 MB की एक इमेज साइज़ लूँ एंड समझ लो वहाँ पे इतने सारे ये सारे सेक्टर जो हैं ये यूज़ हो गए, ठीक है, ये सारे सेक्टर्स यूज़ हो गए। तो ये सारे सेक्टर क्या कहलाएंगे, क्योंकि इनका बहुत सारा ग्रुप बन गया है, ठीक है। पूरा ग्रुप नहीं बना है, थोड़ा सा बना है हार्ड ड्राइव पे कुछ ही पार्ट का, प्लेटर के कुछ ही पार्ट का, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लस्टर, ठीक है। तो डेटा को अलग रखने में ये हेल्प करते हैं क्लस्टर्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेक्टर को हम कहेंगे क्लस्टर। बेसिकली यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेक्टर्स को कहा जाता है क्लस्टर। सो आई होप आप सभी को क्लस्टर, सेक्टर एंड ट्रैक्स समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस से रिकॉल करता हूँ। ट्रैक एक कंप्लीट रोड हो गई, ठीक है, जैसे कि ये पूरा एक राउंड ये जो बना रहा है। सेक्टर ये छोटे छोटे पार्ट्स हो गए जिसमें हमने यहाँ पे ट्रैक्स को डिवाइड कर दिया गया है ना। अब इन्हीं अगर सेक्टर्स को देखा जाए, ये सेक्टर्स जो हैं कुछ ग्रुप बना के, कुछ छोटे मोटे सेक्टर मिल के यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, तब बनता है यहाँ पे क्लस्टर। तो ये हो गया हमारा क्लस्टर, ट्रैक एंड सेक्टर्स, ठीक है। अब ये हमारी हेल्प करते हैं। अब इनको डिवाइड क्यों किया गया, क्यों इसकी ऐसे कंडीशन रखी गई, क्यों इसका आर्किटेक्चर ऐसा रखा गया। सो बेसिकली यहाँ पर ये आर्किटेक्चर इसीलिए ऐसा रखा गया कि यहाँ पर ये हेल्प करते हैं हमारी किसी भी डेटा का एड्रेस फाइंड करने के लिए, ठीक है। कैसे, अब एग्जांपल के लिए लो, मैंने यहाँ पे एक इमेज है मेरी ये, ठीक है, जो कि 700 MB की है, ठीक है। 700 MB कैंसिल कर दो, मैं बाइट में ले लेता हूँ, आसान होगा समझाना, ठीक है। 700 बाइट की है, ठीक है। अब 700 बाइट कितने में जाएगा, तो एक जो हमारा सेक्टर है वो 512 बाइट का है, ठीक है, एंड दूसरा जो है वो भी 512 बाइट का है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 सेक्टर यूज़ होंगे यहाँ पे इस इमेज को स्टोर कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक क्लस्टर बन गया, है ना, ये दोनों एक क्लस्टर बन गया, समझ लो, मतलब ग्रुप ऑफ सेक्टर क्लस्टर कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब जब भी यहाँ पर रीड राइट हेड जो आम है हमारा, रीड राइट जो हेड है वो जब इसको रीड करेगा तो वो कैसे करेगा, तो यहाँ पर देखो वो कैसे करेगा, इस डेटा का एड्रेस कैसे पता लगाएगा। तो वहाँ पर पहले पता लगाएगा कि ये जो सेक्टर है, ये जो डेटा है वो किस ट्रैक पे है। तो ये जो ट्रैक है ये 0 है, समझ लो, तो 0 ट्रैक पे। अब समझ लो ये जो क्लस्टर, ये सेक्टर है, ये सेक्टर नंबर यहाँ पे 100 है, तो ये ऐसे पता लगा लेगा। तो कैसे पता लगाएगा, ट्रैक नंबर जो 0 है उस पे सेक्टर नंबर 100 पे ये इमेज स्टोर है, 100 पे एंड 101 पे, क्योंकि 2 यूज़ हुआ है ना। तो ऐसे यहाँ पे हेल्प करते हैं, यहाँ पे लोकेट कर पाते हैं हम डेटा को अपने कि कहाँ पे पड़ा हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे पता चल पाता है, ठीक है। तो ये सेक्टर एंड ट्रैक्स
हमारी हेल्प करते हैं हमारे डेटा को लोकेट करने में बेसिकली, ठीक है। तो ये बहुत ही डीप इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। सो अभी तक आप अगर इस यहाँ पर तक बने हुए हो तो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को, अगर यहाँ पे आपको नॉलेज इन्हेंस हो रहा है तो, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कैसे हेल्प करते हैं सेक्टर, ठीक है। तो अगर और इजी एग्जांपल से इसको मैं समझाऊं तो एग्जांपल के ले लो, एड्रेस क्या काम करता है आपका, ठीक है। जैसे आपका बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत बड़ा एरिया है, कह सकते हो एक नगर है ये, ठीक है, या फिर एक कॉलोनी है। तो इतने बड़े कॉलोनी में आप खुद का घर कैसे बता पाते हो लोगों को? तो बताते हो आपका प्लॉट नंबर ये है, प्लॉट नंबर, ठीक है, एरिया, ठीक है, एंड कौन से सेक्टर भी बताते हो आप लोग कि सेक्टर नंबर 11 एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताते हो, है ना। जैसे प्लॉट नंबर 1 बता दिया, एरिया है जो कृष्ण कॉलोनी बता दिया आपने, ठीक है, सेक्टर नंबर 12 ऐसे बता दिया आपने। तो ऐसे ढूंढ लेते हैं आपको जो भी आपके फ्रेंड्स होते हैं या फिर जो डिलीवरी पार्सल करने आते हैं वो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ट्रैक्स होते हैं कि इस वाले ट्रैक पे इस नंबर से इस सेक्टर पे, ठीक है, बेसिकली इस गली में इस सेक्टर में यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है। तो ऐसे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपने डेटास को, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये डिटेल समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे इस सेक्टर को समझने में, ठीक है, क्योंकि मेन फोकस जो है इस सेक्टर पे ही होता है, ठीक है। तो जब भी क्राइम्स होते हैं यहाँ पे एंड हमको कोई ऐसी हार्ड ड्राइव मिले जो कि आधी जली हुई है या फिर पानी में डूबी हुई है, तो वहाँ पर बेसिकली जो हम डेटा रिस्टोरेशन करते हैं ना, वो इन सेक्टर के वजह से पॉसिबल हो पाता है। ये सेक्टर अगर जिंदा मिल गए, मतलब अलाइव मिल गए, तो इन्हीं से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं एंड इसी पे हमको प्रूफ मिल जाता है, ठीक है। एक छोटा सा क्लू अगर मिल गया तो क्रिमिनल के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। सो इस सेक्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसी पे फोकस करता हूँ, आप सेक्टर पे। सो जल्दी से कमेंट में बताओ कि यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझी है या नहीं समझी। तो चलते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर डिटेल्स इनसाइड द सेक्टर। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, तो यहाँ पर मैं ये 2 सेक्टर उठा रहा हूँ। जैसे कि इसका मैं नाम देता हूँ 1 एंड इसका नाम देता हूँ मैं 2, ठीक है। ये 2 सेक्टर को मैं थोड़ा जूम करके साइड में ले गया हूँ, ठीक है। इन दोनों सेक्टर को मैं जूम करके दूसरे स्लाइड पे ले गया हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, ये दोनों सेक्टर है, सेक्टर नंबर 1 एंड सेक्टर नंबर 2। ये दोनों सेक्टर को मैं बाहर निकाल के जूम करके यहाँ पे अलग से लेके आया हूँ। ऐसे इमेजिन करना आप लोग, ठीक है। अब देखो, ये जो सेक्टर हैं बेसिकली ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इन सेक्टर के अंदर भी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। ये सेक्टर ऐसे ही नहीं होते, जैसे कि अभी मैंने कहा कि एड्रेस फाइंड करने में हेल्प करते हैं, तो ये सारे सेक्टर के वजह से ही पॉसिबल हो पाता है कि हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर है। सो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन जोन या फिर कह सकते हो आईडी इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली ये जो ब्लॉक है, इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है? सो इस ब्लॉक के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है हमारे डिस्क रीड राइट हेड को। बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड राइट हेड को ही दी जाती है, ठीक है, ताकि उसको हर चीज़ पता चल सके। तो रीड राइट हेड को ये बता रहा होता है कि जो हमारी डिस्क रोटेट हो रही है उसकी बेसिकली स्पीड क्या है, वहाँ पे किस स्पीड से रोटेट कर रहा है वो जो हमारा हार्ड डिस्क है, ठीक है, उसके जो प्लेटर्स हैं किस स्पीड में स्पिन कर रहे हैं, वो कितने स्पीड पे वो रोटेट हो रहे हैं। सो इसमें वही इन्फॉर्मेशन होती है उसकी रोटेशन की, क्या रोटेशन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है हमारा, वो है यहाँ पे एड्रेस। तो यहाँ पर एड्रेस बेसिकली किसका एड्रेस होगा? तो यहाँ पर एड्रेस, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी ये हेल्प करता है कि हमारा डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, एवरीथिंग। तो यहाँ पर ये जो एड्रेस होते हैं ना, वो होते हैं बेसिकली कि जो हमने यहाँ से ये सेक्टर उठाया है, ठीक है, ये जो हमारे सेक्टर है, ये जो है ये किस ट्रैक का है, ठीक है, इसकी नंबर ऑफ ट्रैक किस में है, ठीक है, मतलब कौन से ट्रैक का है एंड कितने नंबर का सेक्टर है ये, ठीक है। तो सेक्टर का एड्रेस होता है बेसिकली, उसकी लोकेशन होती है कि कौन सा सेक्टर है ये, कौन से नंबर का सेक्टर है ये। तो ये खुद की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके चलता है बेसिकली कि मैं इस नंबर पे हूँ, मतलब तो जैसे कि एग्जांपल ले लो कि 0 नंबर ट्रैक में से पहले नंबर का सेक्टर है ये, ठीक है, मतलब 0 नंबर ट्रैक जो है उसमें से पहला है ये, ठीक है। तो अपनी खुद की लोकेशन बेसिकली यहाँ पे लेके चल रहा होता है। सो
ये अपने ट्रैक एंड सेक्टर की पोजीशन बताता है बेसिकली। सो आई होप आप सभी को ये एड्रेस भी समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी इन्फॉर्मेशन आती है वो आती है डेटा। कौन सा डेटा? सो एग्जांपल के ले लो, मुझे ये एक इमेज यहाँ पे स्टोर करानी है, ठीक है, जिसकी साइज़ है यहाँ पे 400 बाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 400 बाइट की मुझे ये इमेज स्टोर करानी है। तो जो हमारा एक्चुअल डेटा होता है, जो हमको सेक्टर के अंदर स्टोर कराना होता है, वो डेटा यहाँ पे इतने एरिया में स्टोर हो रहा होता है। तो आपको पता है ये एरिया कितना होगा? ये जो एरिया होगा वो 512 बाइट का ही होगा, ठीक है, ये 512 बाइट का ही होगा, ठीक है। एंड लेटेस्ट अगर हमारी हार्ड ड्राइव्स हैं, लेटेस्ट हमारी HSD हैं, SSD हैं, तो उसका जो साइज़ है वो 4 KB तक होगा एक सेक्टर का, ठीक है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ ही होगी। इन इन्फॉर्मेशन के बिना कोई भी सेक्टर नहीं होता। हर एक सेक्टर की अलग अलग अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, तब जाके यहाँ पे हार्ड ड्राइव्स काम कर पाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 512 बाइट या 4 KB का यहाँ पे डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। अगर पुरानी है आपकी हार्ड ड्राइव तो 512 बाइट का होगा उसमें, एंड अगर लेटेस्ट है तो वो 4 KB तक जाता है। 4 KB का होता है एक सेक्टर, मतलब इस सेक्टर में 4 KB या 512 बाइट का डेटा जो है वो स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है 4 KB लेटेस्ट हार्ड ड्राइव्स में आता है एक सेक्टर, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे चलूँ, नेक्स्ट डेटा की बात करूँ, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट होता है ECC, जिसको कहते हैं हम एरर करेक्टिंग कोड। अब यहाँ पर इसके 2-3 काम होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले बता रहा होता है कि जो डेटा रीड हुआ है, वहाँ पे जो डेटा रखा गया है वो प्रॉपरली रखा गया है या नहीं, जो डेटा हमने यहाँ पे ये स्टोर कराया है ये प्रॉपरली रखा गया है या नहीं, एंड ये डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं, मतलब टेम्परिंग तो नहीं हुई, कोई टेम्पर तो नहीं किया उस डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटा की इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है ECC। एंड जो डेटा है वो प्रॉपरली रीड एंड राइट हुआ है या नहीं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसके पास होती है ECC के पास, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सेक्टर के अंदर होती है, जो कि मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो आती है यहाँ पे गैप, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि हर एक सेक्टर के बीच में एक गैप होती है, ठीक है, गैप बिटवीन द सेक्टर। तो ये गैप किस लिए दी जाती है? इनको हम चिपका भी तो रख सकते हैं, चिपका के एकदम सटा के भी तो रख सकते हैं, ठीक है, उससे हमारा स्पेस बचेगा। लेकिन जो हमारा हेड है, जो रीड राइट आर्म होते हैं, जो रीड राइट हेड होता है, जब वो रीड करता है ना, तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कि ये डेटा जैसे यहाँ से वो जो हमारा हेड है यहाँ से निकला, ये वाले सेक्टर से निकला, ठीक है। अब ये हेड ये सेक्टर से निकल के अगले सेक्टर पे जब पहुँच रहा है तो उसको ये डेटा प्रोसेस करने में, इसने यहाँ पे जो डेटा उसने रीड किया है 512 बाइट 4 KB, जो भी डेटा उसने रीड किया है यहाँ से, उसको प्रॉपरली प्रोसेस करने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा गैप दिया होता है, ठीक है। तो प्रॉपर प्रोसेसिंग कर पाए वो डेटा को, इसलिए यहाँ पे हम इस गैप देते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, वो रीड करता रहे डेटा को, ठीक है। ये गैप नहीं देंगे तो वो कंफ्यूज भी हो सकता है हमारा रीड राइट हेड, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमारे जो सेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, एंड उनके अंदर क्या क्या डिटेल्स होती हैं, एंड 2 सेक्टर के बीच में गैप क्यों दी होती है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड बिलीव मी गाइस, इतने डिटेल्स में कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। फॉरेंसिक का देखो इतना डीपली है कि कोई भी इसको छेड़ना ही नहीं चाहता, इतनी डीपली है फॉरेंसिक्स, ठीक है। तो हर एक चीज़ एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है वीडियोस को। अब अगर मैं और डीपली जाऊँ, यहाँ पर मैं 100% नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं और डीपली जाऊँ तो एक ही वीडियो 4 से 5 घंटे ले सकती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ। आई होप आप सभी को यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने लेटेस्ट सेक्टर्स की। लेटेस्ट सेक्टर्स क्या होते हैं? तो ये जो 4 KB है ना, इसी को हम लेटेस्ट सेक्टर्स कहते हैं, एंड इसी को हम 4K सेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो कहीं पे अगर वर्ड आए 4K सेक्टर क्या होते हैं तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 4K मतलब 4 KB का एक सेक्टर, ये 512 बाइट का है, और नए वाले 4 KB के होते हैं। तो 4K सेक्टर्स क्या होते हैं? जो न्यू अभी आए हैं, न्यू हार्ड ड्राइव में 4K सेक्टर्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 KB का एक सेक्टर होता है, ठीक है, इसी को हम 4K सेक्टर कहेंगे। अब यहाँ पर देखो
कुछ यहाँ पे डिटेल्स होती हैं कि 4K सेक्टर बेसिकली क्या करता है। तो ये फ़र्क ये होता है कि जो पुराने वाले थे वो 512 बाइट के होते थे एंड ये जो है 4 KB का होता है, 4096 बाइट्स का होता है, लगभग 4 KB का होता है एक सेक्टर। एंड यहाँ पर अनयूजुअल जो चीज़ें हैं वो नहीं होती बेसिकली, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं बट अनयूजुअल चीज़ें जो कि पुराने हार्ड डिस्क में किया जाता था उनको हटा दिया जाता था, बाकी इन्फॉर्मेशन तो सेम होती है एंड साइज़ का फ़र्क आ जाता है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये जो है ये यूज़ होता है एडवांस हार्ड डिस्क में, ठीक है। एंड एक जो सेक्टर होता है जैसे कि मैंने बताया 4096 बाइट का होता है, 4 KB का होता है, इसी को हम 4K सेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो कि ये जो 4 KB जो सेक्टर है ना, मतलब लेटेस्ट हार्ड ड्राइव में जो सेक्टर आते हैं ना, अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा कि जो पुराने जो ज़माने की हार्ड डिस्क थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, फिर छोटी छोटी होती गई, ठीक है। तो पहले देख इतनी बड़ी हार्ड डिस्क होती थी, अब छोटी सी हार्ड डिस्क में बहुत सारा स्टोरेज मिल जाता है हमें, ठीक है। वो किस वजह से हो पाता है, इसके वजह से। तो अगर मैं पुरानी वाली से कंपेयर करूँ तो 512 बाइट का एक सेक्टर होता था उसका, ठीक है। लेकिन 512 बाइट यानी पुराने जो हार्ड डिस्क थी उसके 8 सेक्टर को मिलाओगे तो लेटेस्ट वाली का एक सेक्टर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है 85112 बाइट सेक्टर इनटू सिंगल सेक्टर, मतलब कि पुराने हार्ड ड्राइव का 8 सेक्टर मिला के यहाँ पे एक ही सेक्टर होता है, ठीक है। 512 वहाँ पे एक होता था, एक सेक्टर जो था 512 बाइट का होता था, यहाँ पे एक सेक्टर 4 KB का होता है, यानी कि 4096 बाइट्स का होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे क्यों धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होते जा रही हैं हार्ड ड्राइव। वहाँ पर हमको सेक्टर्स बहुत ज़्यादा रखने पड़ते थे और बहुत छोटे साइज़ के सेक्टर थे, बहुत कम स्टोरेज होते थे एक सेक्टर में, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव होती थी। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत बड़ा सेक्टर होता है, इसलिए यहाँ पे छोटी सी कॉम्पैक्ट हार्ड ड्राइव में हमारा काम हो जाता है। यहाँ पे रिमूव अननेसेसरी एरिया ऑन 4K सेक्टर, ठीक है। मतलब अननेसेसरी एरिया जो भी था ना वो हटा दिया जाता था। जैसे पुराने हार्ड ड्राइव में कोई ऐसा एरिया रखा जाता था जो कि बहुत ज़्यादा गैप देते होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एग्जांपल के ले लो, तो यहाँ पर हटा दिया जाता है, यहाँ पे वो अननेसेसरी एरिया नहीं रखा जाता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को 4K सेक्टर समझ में आ गए होंगे। तो 4K सेक्टर लेटेस्ट हार्ड ड्राइव में आ रहे होंगे, ठीक है। एंड ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है 4K सेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब मैं बैक चलता हूँ उन चीज़ों पे जहाँ पे मैंने आपको बोला था मैं वापस यहीं पे आऊँगा आपके समझाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ स्लाइड में। सो बेसिकली आप लोगों को मुझे ये चीज़ें समझानी थी। तो अब देखो आपको ट्रैक क्लियर हो गया होगा, ट्रैक क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्रैक का, ठीक है। स्पिंडल समझ में आ गया होगा, मोटर जो रोटेट होती है, ये रीड राइट आर्म जो कि रीड करता है, यहाँ पे इसको भी हम डीपली समझेंगे अभी, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो सेक्टर भी समझ में आ गया होगा, एक छोटा सा एरिया हमारे ट्रैक का जो हमारा सेक्टर होता है। एंड यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हो सिलेंडर के बारे में। तो ट्रैक आप लोगों को समझ में आ गया तो अभी सिलेंडर और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो जो ट्रैक्स होते हैं ना, ये एक प्लेटर पे एक साइड पे होते हैं, नीचे भी होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों साइड पे ट्रैक्स होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एक साइड के पूरे ट्रैक्स को मिला के जितने भी एक साइड में प्लेटर के एक साइड में जितने भी ट्रैक्स होते हैं उनको मिला के यहाँ पे एक सिलेंडर बनता है। या फिर कह सकते हो कि एक रीड राइट आर्म के पास, मतलब एक रीड राइट आर्म, एक ही रीड राइट, जैसे ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तो ये एक रीड राइट आर्म जितने भी सेक्टर रीड कर सकता है, यहाँ पे जितने भी ट्रैक्स रीड कर सकता है, जितने भी ट्रैक्स उसके अंडर आते हैं, तो उसको कहते हैं हम सिलेंडर, ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ ट्रैक्स, बहुत सारे ट्रैक्स का ग्रुप बना दिया जाए तो वो सिलेंडर बन जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो एक हार्ड डिस्क है एंड ये हार्ड डिस्क है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसको हमने कह दिया सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स आ रहे हैं। तो ऐसे आप सिलेंडर को समझ सकते हो, बहुत सारे ट्रैक्स को मिला देते हैं तो बेसिकली यहाँ पे एक सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब ये जो इमेज है मैंने एक वेबसाइट से उठाई है, ये मेरे खुद की नहीं है, मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा अगर आपको ये चाहिए होगा तो, ठीक है। सो यहाँ पर आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ और एडवांस चीज़ें बताई गई है, एडवांस नहीं, मैंने तो आपको बता दिया है वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखो साफ्ट यूज़ किया है, साफ्ट वर्ड, तो ये वही है अपना स्पिंडल है, ठीक है, जो कि रोटेट कराता है। एंड ये सेक्टर ट्रैक्स को अलग अलग करके बताया गया, ठीक है।
ये अलग अलग उनको डिवाइड करके बताया गया। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट में समझेंगे कि ये जो हार्ड ड्राइव है इसके अंदर डेटा लिखा कैसे जाता है, कैसे रीड होता है ये डेटा, ठीक है। इसके अंदर कैसे डेटा हम लोग लिख पाते हैं, कैसे रीड कर पाते हैं, कैसे राइट कर पाते हैं, कैसे स्टोर कर पाते हैं इस हार्ड ड्राइव में। एंड मैग्नेटिकली सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि मैग्नेटिकली डेटा स्टोर होता कैसे है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ें समझने वाले हैं। सो यहाँ पर चलते हैं हम अब उस स्लाइड पे जहाँ पे वो सारा कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। सो यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि हार्ड ड्राइव राइटिंग प्रोसेस क्या होती है, कैसे हार्ड ड्राइव यहाँ पे रीड कर पाती है, मतलब राइट कर पाती है डेटा को इस प्लेटर के ऊपर जो हमने अभी देखा, इन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के ऊपर कैसे डेटा रीड होता है। सो बेसिकली यहाँ पे यूज़ लिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि मैग्नेटिकली डेटा स्टोर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर मैग्नेट देखा होगा, कभी मैग्नेट के बारे में सुना होगा, तो उसको दो चीज़ों से हम पढ़ते हैं। एक नॉर्थ है ना, तो यहाँ पर जो नॉर्थ साइड होती है उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है 1, ठीक है। अब हम सभी को पता है कि बाइनरी में सारा डेटा कन्वर्जन होता है, तो 0-1 में ही होगा, जाहिर सी बात है। बाइनरी में डेटा जब रीड होता है किसी भी ड्राइव में, कहीं पे भी जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनरी पे ही डेटा स्टोर कराते हैं हम लोग, लेकिन मैग्नेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉर्थ साउथ होता है उसको कंसीडर किया जाता है 1, ठीक है। एंड जो साउथ साइड होता है, ठीक है, उसको कंसीडर कराया जाता है 0, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें और दिख रही होगी कि एक और प्रोसेस होता है, जैसे यहाँ पे तो हो गया, ठीक है। अगर नॉर्थ है तो 1 एंड साउथ है तो 0। ये दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी आपको कि अगर नॉर्थ है तो वो वहाँ पे हार्ड ड्राइव के अंदर जो है, जो अपना रीड राइट आर्म है, ठीक है, रीड राइट जो वहाँ पे आर्म था वो वहाँ पे अगर यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगा वो 1 लिख देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर 0 लिख देगा। एग्जाम्पल के ले लो, यहाँ पर एक इमेज है एंड इसको मुझे स्टोर कराना है इस प्लेटर के अंदर, ठीक है, इस प्लेटर के अंदर, इस ट्रैक सेक्टर के अंदर, जो भी इस प्लेटर के अंदर है उन सब में। तो इसकी जो बाइनरी कोड यहाँ पे आया है 11001001, वो आया है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करेगा ये रीड राइट आर्म, क्या करेगा, तो यहाँ पर ये बाइनरी देखेगा, ठीक है, ये बाइनरी देखेगा नंबर 1 एंड यहाँ पर जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी या फिर जो भी यहाँ पे सेक्टर होगा उसको चार्ज करेगा एज अ नॉर्थ। तो यहाँ पर अगर स्टोर कराएगा तो यहाँ पे नॉर्थ चार्ज कर देगा, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ मैग्नेट लगा देगा, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर ये 0 को स्टोर कराएगा तो यहाँ पे साउथ मैग्नेट लगा देगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे काम करता है, यहाँ पे ऐसा डेटा स्टोर होता है यहाँ, ठीक है। और डीपली में मैं समझाता हूँ। एक प्रोसेस तो ये हो गई। अब दूसरी प्रोसेस यहाँ पे क्या होती है कि मैग्नेट में 2 साइड होती हैं, आपको सभी को पता है, ठीक है। 2 साइड होती हैं, एक नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ जब भी ऊपर होगा तो वो कंसीडर करेगा 1, ठीक है, एंड नॉर्थ जब नीचे होगा तो वो 0 कंसीडर करेगा। ये भी प्रोसेस होती है एक, ठीक है। 2-3 तरीके के प्रोसेस है, मैं सभी आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को 0-1 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बेसिकली नॉर्थ जो है वो 1 कंसीडर होगा एंड साउथ जो है वो 0 कंसीडर होगा यहाँ पे एज अ बाइनरी नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे एंड कुछ और चीज़ें समझ। सो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ तो जैसे ये एक इमेज है, ठीक है, एंड इसका जो बाइनरी कोड है वो 00101001 है, समथिंग कुछ ऐसे, ठीक है। अब मुझे इन ट्रैक्स पे सेव कराना है, इन सेक्टर पे सेव कराना है, ठीक है। अब एक सेक्टर होता है 512 बाइट का, ठीक है, तो 512 बिट यहाँ पे सेव हो सकती है। अब एक बिट क्या होगा, तो बाइनरी में आप सभी को पता है एक बिट 0 या 1 इन दोनों में सेव हो सकता है। तो एक बिट ये हो गई, 0 जो है एक बिट हो गया एंड अगर 1 को कंसीडर किया जाए तो ये 2 बिट हो गए मिला के, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिट कितनी होती है 0, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन है वो मैं आगे चल के समझाने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए समझो 2 बिट ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो बाइट है ना, एक बाइट कैसे बनता है, तो यहाँ पर जब 8 बिट होती हैं, ठीक है, मतलब ये 8 बार जब 0101 ये 8 बार 0 लिखा जाए या 8 बार 1 लिखा जाए तो यहाँ पे एक बिट कंप्लीट होगी। तो बेसिकली यहाँ पे आप एक एग्जांपल लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाइट जो है, ठीक है, 8 बिट जो है एक बाइट होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन लगा सकते हो कि 512 बाइट में कितने बिट होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली एक सेक्टर में 512 बाइट स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंसीडर मत करना कि यहाँ पर 0101 जो एक ही सेक्टर पे स्टोर हो रहा है, नहीं, यहाँ पे एरिया होता है। एक सेक्टर में हो सकता है कि ये सारा एक ही सेक्टर का सेक्शन हो, ठीक है, एक ही सेक्टर का सेक्शन हो, एक ही सेक्टर पे ये इमेज स्टोर हो रही है, मान सकते हो ये पूरा एक सेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे कंसीडर करना, ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें नहीं है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से समझोगे तो समझ जाओ। सो मैं यहाँ पे इंग्स को क्लियर करके वापस से लिख रहा हूँ। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे मुझे इस इमेज को स्टोर कराना है मैग्नेटिकली इस सेक्टर पे, ये पूरा एक सेक्टर है, ठीक है, ये कंप्लीट एक सेक्टर है मान सकते हो आप, ठीक है, एक ही सेक्टर है जिसके अंदर ये सारे चैम्बर्स हैं सेक्टर के अंदर। तो इस इमेज की जो बाइनरी कोड है समझ लो 001010 है या फिर 0, ऐसे पकड़ लो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब यहाँ पर मैं स्टोर कराऊंगा ना, यहाँ पर जब मैं स्टोर कराऊंगा डेटा को, तो बेसिकली यहाँ पे करेगा क्या, यहाँ पे नीचे पे मैंने देखो इंडिकेटर्स दे रखे हैं, तो यहाँ से आप समझ सकते हो। तो जो साउथ पोल है ना, साउथ को 0 कंसीडर करेगा। तो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 0 है, जैसे 2 जगह पे 0 है तो यहाँ पर 0 लिखेगा, है ना। तो 0 लिखेगा ना, तो 0 के जगह 0 नहीं लिखता है ये 0 के जगह लिखेगा यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेटिकली स्टोर हो रहा है ना, तो यहाँ पर साउथ पोल लिख देगा वो। तो यहाँ पर देखो कैसा होता है बेसिकली। तो ये गाइडेंस आप सभी को समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल के जगह 1 लिखेगा एंड साउथ पोल के जगह 0 लिख देगा। एंड यहाँ पर जो ये ग्रे कलर के दिखेंगे, ये नो डेटा, मतलब इसमें कोई डेटा नहीं है, एम्प्टी है, खाली है, ठीक है, उसके अंदर कोई बिट नहीं। तो अगर मैं ये बाइनरी कोड को इसके अंदर स्टोर कराना चाहूँ, ठीक है, जो कि इस इमेज की है, तो अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर देखो 2 0 थे, तो 2 0 को इसने यहाँ पे साउथ पोल में स्टोर कराया है ना। यहाँ पर 2 साउथ पोल इसने रख दिया, ठीक है, ब्लू वाले जो हैं वो साउथ पोल है, तो इसने 2 0 के जगह यहाँ पे साउथ पोल स्टोर करा दिया है, ठीक है। अब जैसे 1 आया तो यहाँ पे नॉर्थ करा दिया, अब 0 आया तो इसने वापस से यहाँ पे साउथ करा दिया, ठीक है, एंड वापस से 1 आया तो यहाँ पर ये नॉर्थ करा देगा, ठीक है। तो वैसे ही कराएगा, जहाँ पे 0 आएगा वहाँ पे साउथ, एंड जहाँ पे 1 आएगा वहाँ पे नॉर्थ। बेसिकली जो मैग्नेट की दोनों साइड होती है ना, उन दोनों को यूज़ लेते हैं यहाँ पे डेटा को स्टोर कराने के लिए। तो जहाँ पर 0 यूज़ होगा वहाँ पे ये लोग साउथ लिख देंगे, साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेट का, मतलब उसको मैग्नेटिकली चार्ज कर देंगे। अब चार्ज कौन करता है इनको, जैसे यहाँ पर ये जो प्लेटर होते हैं ना, मेटल के बने होते हैं, ठीक है, टाइटेनियम मेटल कुछ बने होते हैं, टाइटेनिक मेटल समथिंग कुछ कहते हैं उसको, आप एक लोग सर्च करना, कमेंट में बताना किस मेटल का बना हुआ है वो, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या होता है, मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हैं हम उनको। तो जो हमारा रीड राइट हेड होता है ना, वो ये सारा डेटा यहाँ पे चार्ज करता है, ठीक है, उसके अंदर सारा मैकेनिज़्म होता है इन सारी चीज़ों को चार्ज करने का। तो जैसे यहाँ पर अगर इसको पता चल गया कि इस 0 को, ये रेड राइट हेड मान सकते हो आप लोग, इस 0 को यहाँ पे स्टोर कराना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको साउथ पोल के जैसे चार्ज कर देगा एंड आगे बढ़ेगा, देखेगा वापस से एक 0 है तो इसको साउथ पोल के जैसे वापस चार्ज कर देगा। अब देखेगा यहाँ पे 1 है तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा एंड यहाँ पे 1 स्टोर करा देगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होगी एंड ये एम्प्टी है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, ठीक है, गलती से आ गया होगा। तो ये एम्प्टी है, यहाँ पे कोई नहीं है, कोई डेटा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे डेटा यहाँ पे स्टोर होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल का यूज़ करके, ठीक है। तो 0101 ऐसे बाइनरी में स्टोर होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार में क्लियर नहीं हुआ होगा तो इस वीडियो को रिवाइज करना एंड अच्छे से देखना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉरेंसिक जितनी बड़ी चीज़ आप लोग सीख रहे हो तो रिवाइज करना बनता है, ठीक है। एंड एक चीज़ आप लोगों ने और नोटिस की होगी, तो ये जो देखो, जो एक्चुअल में सेव होता है हमारे हार्ड ड्राइव में, ये होता है एंड इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है आप लोगों को समझाने के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो एक्चुअल में ये नॉर्थ साउथ पोल ही यहाँ पे स्टोर हो रहे होते हैं हमारे हार्ड डिस्क में। तो जो हमारा हेडर होता है वहाँ पे जो रीड राइट हेड होता है वो सारी चीज़ें ये समझ लेता है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी समझने की प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके अंदर क्षमता होती है, ये कैपेसिटी होती है सारी चीज़ें रीड करने की, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया था वैसे, ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाए। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे। सो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, सो नेक्स्ट पार्ट देखो बेसिकली वही है, इसको 2 तरीके से हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 2 तरीके से डेटा स्टोर होता है, तो यहाँ पर साउथ पोल को
जो हम मान रहे थे 1 एंड नॉर्थ को क्या मान रहे थे 0, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वही से सारी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्थ है, यहाँ पर देख सकते हो ये जो नॉर्थ है इसको हम मानते हैं 1 एंड इसको हम मानते थे 0। अब यहाँ पर एक और थ्योरी है इसको सेव कराने की, डेटा को सेव कराने की कैसे होती है। अब पुरानी थ्योरी जो थी वो अलग है, ठीक है। अब ये वाली थ्योरी समझो थोड़ा सा। 2 थ्योरी मेरे को समझ में आई, 2 तरीके से डेटा स्टोर होता है यहाँ पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें देख लो, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड एक्चुअल बिट ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है ये कि जैसे 2 चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे 2 यहाँ पे 2 साउथ पोल हैं, तो 2 साउथ पोल जब इसको सेम मिलेंगे ना, मतलब 2 मैग्नेटिक फील्ड सेम मिल रही है जैसे साउथ एंड साउथ, तो ये क्या करेगा यहाँ पे 0 लिख देगा। एंड आगे बढ़ते समय जैसे एग्जांपल के लिए ये हेड है, ये यहाँ पे डेटा लिख रहा है, ठीक है। तो जैसे इसको ये 2 फील्ड 2 एक ही मैग्नेट मिल गए, एक ही सेम मैग्नेट मिल गए साउथ एंड साउथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा यहाँ पे 0 स्टोर करा देगा। अब ये जब आगे बढ़ेगा तो इसको यहाँ से थोड़ा चेंज मिलेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज मिलेगा क्योंकि ये नॉर्थ होगा, ये साउथ था ये नॉर्थ होगा। तो जैसे ही कुछ चेंज होगा यहाँ पे ये 1 स्टोर करा देगा। आगे बढ़ेगा कि ये दोनों सेम नहीं है, अब यहाँ पे चेंज है तो वापस से 1, ये दोनों आपस से सेम नहीं है तो वापस 1। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर ये नॉर्थ की जगह यहाँ पे साउथ होता तो यहाँ पर 0 होता, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब 2 सेम एक जैसी एनर्जी से इसको मिलती है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टोर कराता है 0 एंड जब फील्ड वहाँ पे चेंज हो जाती है तो वहाँ पे 1 स्टोर करा देता है। एक थ्योरी ये है, लेकिन फर्स्ट वाली अगर आपको अच्छे समझी होगी तो उसको आप कर सकते हो, ठीक है, वो भी चलेगी, इतना डीपली वो मैटर नहीं करता। तो इसकी 2 थ्योरीज थी, मेरे को लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो मैंने बता दिया। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो कि डेटा स्टोर कैसे होता है, एवरीथिंग। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि रीड राइट हेड क्या होता है, ठीक है, रीडिंग प्रोसीजर क्या होती है बेसिकली यहाँ पे जब वो डेटा रीड होता है। तो यहाँ पर देखो रीड राइट हेड को मैंने थोड़ा सा जूम किया यहाँ पे एंड आपको समझाने की कोशिश किया मैंने। तो रीड राइट हेड जो है वो ऐसे होता है कुछ, यहाँ पे रीडिंग की एक अलग यहाँ पे मैकेनिज़्म यूज़ होता है, राइट के लिए अलग मैकेनिज़्म यूज़ होता है, देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे डेटा को वहाँ पे प्लेटर में लिखता है, ठीक है, स्टोर करता है एंड ये पढ़ता है, रीड करता है। जब भी हम डेटा को स्टोर करेंगे तो ये वाला यूज़ होगा एंड डेटा को जब हम पढ़ने जाएंगे, रीड करने जाएंगे तो ये वाला यूज़ होगा, ठीक है, रीड हेड एंड राइट हेड, ठीक है, 2 हेड है यहाँ पे। अब इसी के अंदर होती है कॉइल जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। जैसे कि मैंने कहा वहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ के हिसाब से यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। नॉर्थ एंड साउथ बनता कहाँ से है, तो ये हेड के अंदर ही सारी यहाँ पे मैकेनिज़्म होता है एंड वो यहाँ पे फील्ड बनाता जाता है। जैसे उसको 1 लग रहा है, उसको 1 चाहिए तो यहाँ पे नॉर्थ फील्ड जनरेट करेगा, साउथ चाहिए तो यहाँ पे 0 चाहिए तो यहाँ पे साउथ फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। तो ऐसे ये डेटा को सेव करते जाता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना एंड मैग्नेटिक डायरेक्शन को चेंज करना, मतलब कि नॉर्थ साउथ, साउथ एंड नॉर्थ ऐसे चेंज करते रहना, ठीक है। तो बेसिकली ये काम है हमारे रीड राइट हेड का, ठीक है। सो आई होप आप सभी को रीड राइट हेड भी समझ में आ गया होगा। सारा काम इसी का है, इसी करता धरता सारा यही है, यही स्टोर कराता है, यही रीड करता है, ठीक है। ये हेड इसीलिए इसको हेड कहा गया है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि जब हम डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब भी हम डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो वो डिस्क क्या होती है, ट्रैक्स एंड सेक्टर पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एंड फाइल सिस्टम जो है, फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग एज पर फाइल सिस्टम, कोई भी फाइल सिस्टम के मतलब जो फाइल सिस्टम है उनके हिसाब से यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। अब ये फाइल सिस्टम्स क्या है वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। बेसिकली ये अलग अलग फाइल सिस्टम होते हैं जो कि अलग अलग कंप्यूटर के हिसाब से यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे कि NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ये यूज़ होता है अभी करेंटली, ठीक है। FAT32 फाइल एलोकेटेड टेबल 32, एक्सटेंडेड EXT4, ठीक है। तो ये सारे फाइल सिस्टम है जो कि अलग अलग कंप्यूटर के हिसाब से हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अगले आने वाले वीडियोस में समझेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बेसिकली जब भी हम डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो मैंने कहा था कि सारा डेटा क्लस्टर के हिसाब से सेव होता है, क्लस्टर ग्रुप बना लेता है तब सेव होता है ना। एक क्लस्टर मतलब बहुत सारे सेक्टर ग्रुप बना लेते हैं, वो क्लस्टर बन जाता है। एंड जब भी हम इसको फॉर्मेट करते हैं तो ये क्लस्टर टूट के यहाँ पे डिवाइड हो जाता है
ट्रैक्स एंड सेक्टर में, ठीक है। वापस से वो क्लस्टर हट जाता है, वहाँ से ग्रुप हट जाता है एंड वापस से ट्रैक एंड सेक्टर में मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है क्लस्टर से हट के। सो ये प्रोसीजर होती है बैक एंड में, ये प्रोसेस हो रही होती है हमारे डिस्क फॉर्मेट प्रोसीजर में। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जब एक चीज़ जब हम फॉर्मेट करते हैं चीज़ों को, वो कैसे काम कर रही होती है वहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा और आगे। सो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा कि हम जो हमारा हार्ड डिस्क साइज़ है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। हम जैसे मेरे को कोई भी हार्ड डिस्क मिला, ठीक है, एंड वो जला हुआ है, उसकी हर एक चीज़ यहाँ पे जल गई एंड मुझे कुछ चीज़ें मिल गई, जैसे क्या क्या डेटा मिल गया मुझे हार्ड ड्राइव का मिल गया, मुझे उसमें प्लेटर कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लेटर मिल गए, उसमें कितने सरफेस हैं। तो बेसिकली 2 ही सरफेस होते हैं, आप सभी को पता है, एक प्लेटर के अंदर, प्लेटर में 2 ही सरफेस हैं, अप एंड डाउन, ठीक है। एंड उसमें कितने ट्रैक्स हैं, एक प्लेटर में कितने ट्रैक्स हैं, एंड नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं, मतलब कितने सेक्टर हैं एक ट्रैक पे, ठीक है, एंड डेटा कितना आ सकता है एक सेक्टर पे, ठीक है, या फिर कह सकते हो कितना साइज़ है उस सेक्टर का एंड उस सेक्टर में कितना डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे को ये सारा डेटा मिल गया जब हार्ड ड्राइव चली, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने एक साथ कैलकुलेट की एंड हमको साइज़ पता चल गया। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इन सारे को सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 8 प्लेटर, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेटर 8 थे, उसमें सरफेस कितने थे तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पे। अब साइज़ कितना था, मतलब नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने थे वहाँ पे, तो 256 ट्रैक्स थे, हमने लिख दिया एक प्लेटर में, ठीक है। एंड 512 बाइट जो था एक सेक्टर का साइज़ था एंड डेटा स्टोरेज तो था 512 ही था। तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आया बाइट्स में, ठीक है, ये जो कैलकुलेशन आएगी ये बाइट्स में आएगी। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे बाइट को, जब हम कन्वर्ट करेंगे जीबी में, ठीक है, बाइट को जब हम कन्वर्ट करेंगे जीबी में तो एग्जैक्टली जो डेटा आएगा वो आएगा 1 GB, ठीक है। इस बाइट को जब आप कन्वर्ट करोगे जीबी में तो ये ऐसे कन्वर्ट करेगा। आप गूगल पे बहुत सारे ट्रांसलेटर है जो कि बाइट को जीबी में कन्वर्ट करते हैं, जीबी को बाइट्स में, बिट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पे कि बाइट एंड बिट का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम हार्ड डिस्क का फाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब पूरा साइज़ कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं एक हार्ड ड्राइव का, अगर वो डैमेज में मिली है हमको तो, जली हुई कैसे भी, तो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। और एग्जांपल देता हूँ मैं आगे आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो बेसिकली बिट जो है, ठीक है, यहाँ पर बिट बाइट ये सारी चीज़ें हैं। तो बिट जो है वो 0 या फिर 1 हो सकती है। एक बिट अगर मैं आपको बोलूँ या तो वो 0 होगी या तो 1 होगी, ये एक बिट होगी, ठीक है, ये एक बिट हो गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को लूँगा तो ये 2 बिट हो जाएगी, तो 0 या 1 दोनों में से एक कंसीडर करोगे तो ये एक बिट होगा, ठीक है। तो एक बिट आपको समझ में आ गया। अब एक बाइट क्या होता है, तो 8 बिट को मतलब 8 बाइनरी नंबर को यहाँ पे मिला दोगे। जैसे मैं 8 बार 0 लिख दूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 8 बार 0 लिख देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। वैसे ही 1024 बाइट यहाँ पर होता है 1 KB, ठीक है, 1024 बाइट होता है यहाँ पे 1 KB। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि अगर आप 1024 को मतलब 2 को अगर 10 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे ना, 10 बार, अभी तो मैंने 3 बार किया है, 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर इसको आप 10 बार करते हो तो ये एग्जैक्ट 1024 आएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 10 बार करते जाओगे तो ये जो वैल्यू आएगी ना पूरी कैलकुलेटर के, वो 1024 आएगी, मतलब 1024 आएगी। एंड 1024 को मतलब 2 इंटू 2 इंटू अगर आप 10 बार कर रहे हो तो आप उसको 2d⁻10 लिख सकते हो, ठीक है, 2 के पावर 10 में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बता रहा है कि आप 1024 बाइट ना लिख के यहाँ पर 2 की पावर 10 भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाइट में ही लिखी गई हैं। अब 1 KB 1024 बाइट जो है 1 KB हो गया। अब 1024 KB 1 MB होगा। एंड अगर मैं इसको बाइट में कन्वर्ट करूं तो
2 की पावर 20, जैसे कि हमने इसको 10 बार लिखा था, तो अगर इसको 20 बार लिखोगे तो वो एक MB बनेगा, ठीक है। एंड अगर उसी को मैं 40 बार करता हूँ, 30 बार करता हूँ यहाँ पे 1024 MB, 1024 MB जो है वो 1 GB बनेगा। एंड अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ बाइट में, तो मुझे 2 को 30 बार इंटू करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 की पावर 30 जो है वो होता है यहाँ पे GB, एंड 1024 GB होता है 1 TB, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 TB को बाइट में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्योंकि हम ज़्यादातर कैलकुलेशन बाइट में ही करते हैं, तो 1 TB को अगर मैं बाइट में करना चाहूँ तो 2 को मुझे 40 बार मल्टीप्लाई ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 की पावर 40 ये आ जाएगा बाइट में, तब जाके बाइट में आएगा ये, ठीक है। तो ये था कैलकुलेशन जो कि हमारे डेटा का है, ठीक है। ऐसे कैलकुलेटर करते हैं हम सारा डेटा। तो मैं ये सारी चीज़ें एक बार क्लियर करता हूँ, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट चलता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट्स में मुझे इसका आंसर बताना। मैं तरीका बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर बोल रहा है नंबर ऑफ प्लेटर 2 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 इंटू कर लूँगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पता करना है कि एक्चुअल में डिस्क साइज़ क्या है, ठीक है। अब ट्रैक्स पर प्लेटर, एक प्लेटर में कितने ट्रैक्स हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। तो वहाँ पर 1 लाख है, ठीक है। तो 1 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्लेटर पे ट्रैक्स जो थे वो कितने हैं, 1 लाख, ठीक है। अब इसको भी मैं इंटू कर दूंगा। अब यहाँ पे सेक्टर पर ट्रैक, कितने सेक्टर हैं एक ट्रैक पे, तो मैं यहाँ पे 500 लिख दूंगा, ठीक है। एंड इंटू करूँगा, एंड बाइट पर सेक्टर मतलब कितना साइज़ है एक सेक्टर का, तो यहाँ पे 512 लिख दूंगा। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे क्या आंसर आएगा मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। इसके इस हार्ड डिस्क का साइज़ क्या था वो मुझे बताना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आएगी। ये जो आंसर आएगा ना, ये बाइट में आएगा, ठीक है। ये पूरा जब कैलकुलेट करोगे बाइट में आएगा। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है GB में, ठीक है। तो GB में कन्वर्ट करने के लिए एक तो मैंने जैसे तरीका बताया कि यहाँ पर इससे कर सकते हो, इस टेबल से, या फिर आप गूगल के यूज़ ले सकते हो कि भाई बाइट को GB में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो वहाँ पर आप कैलकुलेटर कैसे भी यूज़ कर सकते हो। इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या आंसर आया आपका, ठीक है। एंड देन मैं वहाँ पे बताऊँगा आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम है, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है नंबर ऑफ प्लेटर 4 है, ठीक है। इसको इंटू करेंगे। ट्रैक्स पर प्लेटर कितने हैं, तो यहाँ पर मैं 2 लाख लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हर एक में अलग अलग ट्रैक होंगे, जैसे कि मैंने कहा था डिपेंड करता है साइज़ पे, ठीक है। एंड इनटू सेक्टर पर ट्रैक, कितने सेक्टर हैं एक ट्रैक पे, ठीक है। बेसिकली एक ट्रैक पे कितने सेक्टर हैं वो बता रहा है यहाँ पे, तो 1000 आ रहा है, ठीक है। एंड 512 बाइट पर सेक्टर, मतलब जो सेक्टर का साइज़ है वो 512 बाइट है, तो इंटू कर दूंगा यहाँ पे 512, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हेड जो है वो 8 हैं, मतलब हेड का भी बता रहा है यहाँ पे कितने हेड हैं, तो यहाँ पर 8 हेड हैं, 2 पर प्लेटर। दो साइड हेड होते हैं ना, मतलब रीड राइट हेड जो है 2 साइड होता है, अपर में होता है, एक डाउन में होता है, एक अपर में होता है। तो यहाँ पे 2 होंगे। तो अगर यहाँ पे 4 प्लेटर बना रहा है तो वहाँ पे 8 हेड होंगे, जाहिर सी बात है ना। ऊपर नीचे दोनों साइड होते हैं एक प्लेटर में। तो यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये हिंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेट करो, ठीक है। कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, पहले वाले का आंसर क्या आया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। सो यहाँ पर ये हिंट यही थी कि आपको हेड यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये सारे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका साइज़ निकल जाएगा। एंड कन्वर्ट करना है आपको किस पे, GB में, ठीक है। ये बाइट में आंसर आएगा आपको जो भी आएगा, ठीक है। तो इसको आपको GB में कन्वर्ट करना है। सो ये था प्रॉपर अपना कैलकुलेट करने का तरीका कि कैसे हम साइज़ को कैलकुलेट करते हैं फॉरेंसिक्स में, ठीक है। एंड जब भी हमको जली हुई हार्ड ड्राइव मिलती है तो ये सारे नॉलेज को यूज़ करके हम वहाँ पे रिकवर करते हैं सेक्टर पर सेक्टर हर एक डेटा को, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो वॉरियर्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड है। मतलब कि हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या देखा था, हमने देखा था हार्ड डिस्क फॉरेंसिक। हार्ड डिस्क को हमने समझा था कि प्रॉपरली उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड कैसे काम करता है एक हार्ड डिस्क, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके खुद के। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक SSD कैसे काम करती है,
क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि आगे चल के चलने ही वाली है, वो चलती ही जाएगी हार्ड डिस्क, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक चलती ही रहेगी। तो इसीलिए हमको हार्ड डिस्क को समझना ज़रूरी है। और जो SSD है वो न्यू टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो आ रही है और आ चुकी है, वो 100% इम्प्लीमेंट हो चुकी है हर एक कंप्यूटर में। सो इसलिए हमको उसको भी समझना है, तो हमको दोनों लेके साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको कोई भी केस मिल सकता है। किसी केस में हमको हार्ड डिस्क आ जाएगा, किसी केस में हमको SSD भी मिल सकती है। तो हमको दोनों को इन्वेस्टिगेट करना आना चाहिए एंड दोनों के बारे में हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं एक्चुअल में। सो आज का जो हमारा वीडियो है उस पर हम SSD के बारे में समझेंगे, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग द SSD, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो देखो सॉलिड स्टेट ड्राइव बेसिकली क्या होती है, ये दो टाइप की होती है, ठीक है। पहली जो आपको यहाँ पे दिख रही है ये है NAND बेस SSDs। अब ये क्या होती है, इनको देखो, ये स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं हमारे हार्ड डिस्क के जैसे ही। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, तो इसमें आपकी पेन ड्राइव वो आ गई, ठीक है, आपके लैपटॉप पे लगती है वो SSD, ठीक है, मेमोरी कार्ड, ये सारी SSD के ही एक टाइप्स हैं, ठीक है। ये सारे पहले से आ चुके थे लेकिन लैपटॉप में अभी कुछ सालों में आए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी डेटा रख दो तो वो डेटा चेंज नहीं होता, ठीक है, बदलता नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद है इसके अंदर जो कोई भी पार्ट है वो नॉन मूवेबल होता है, फिक्स पार्ट होते हैं उसमें, ठीक है, कोई भी पार्ट मूव नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको हार्ड डिस्क में बताया था कि उसमें एक मोटर होती है जो कि घूमती है एंड आर्म होता है, रीड राइट आर्म होता है जो कि डेटा को रीड करता है। बट इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो कि मूव करे, इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल है। अगर कहीं पे गिर भी जाए तो इसका डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। किसके कंपैरिजन में, हमारे हार्ड डिस्क के। हार्ड डिस्क में मूवेबल पार्ट्स होते हैं तो उसमें टूटने फूटने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर वो हाथ से गिर जाए या फिर कहीं पे फिसल जाए, ठीक है। उसके बाद इसको कहते हैं हम NAND फ्लैश मेमोरी चिप टू स्टोर, मतलब कोई भी चीज़ को स्टोर करने के लिए NAND फ्लैश मेमोरी चिप का यूज़ करता है। अब इसको मैं NAND फ्लैश को आगे चल के समझाता हूँ ये क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा SSD है जिसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। ये कह सकते हो कि एक तो हार्ड डिस्क जैसे ही होता है लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल है एंड बहुत ही स्पीड है इसमें। कह सकते हो ये 5 to 10 गुना ज़्यादा होता है, 5 से 10 गुना ज़्यादा फास्ट होता है हमारे हार्ड डिस्क से, ठीक है। हार्ड डिस्क जहाँ स्लो काम करती है ये उसके मुकाबले बहुत ही फास्ट काम कर रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है इस NAND फ्लैश चिप से, ठीक है, NAND फ्लैश चिप से। अब देखो ये जो NAND फ्लैश SSD मैंने कहा कि दो टाइप की होती है, एक तो NAND फ्लैश चिप जो कि नॉन वोलाटाइल होती है। अब सेकेंड टाइप देखते हैं हम, दूसरी टाइप की कौन सी SSD होती है। सो यहाँ पर देखो एक है वोलाटाइल रैम बेस्ड मेमोरी। अब देखो हमारा सिस्टम में जो रैम लगती है वो भी तो SSD है ना, वो भी बहुत ही फास्ट काम करती है, हालांकि उसका जो काम है वो हमारे नॉर्मल SSD से ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। अब वोलाटाइल रैम के देखते हैं क्या होती है। देखो इसमें शॉर्ट टाइम स्टोरेज डिवाइस है ये, क्योंकि जो रैम है हमारा वो शॉर्ट टर्म तक ही डेटा को स्टोर रखता है। अब बेसिकली रैम का काम क्या होता है, देखो एग्जांपल के ले लो, ये आपका PC है ना, एंड इस PC में आपके हार्ड डिस्क में, ये हार्ड डिस्क है आपका, ठीक है, या फिर SSD ले लो, मैं SSD बोल देता हूँ, ठीक है। अब आपके SSD में आपके लैपटॉप से रिलेटेड सारी फाइल्स हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये डायरेक्टली आपको जो PC है ना डायरेक्टली इसको ओपन नहीं करता आपके हार्ड डिस्क से। इस हार्ड डिस्क में जो आपकी फाइल सेव है ना, वो जब भी आप सिस्टम ओपन करते हो तो सबसे पहले वो इस हार्ड डिस्क से फाइल को कॉपी करता है अपने रैम में, ठीक है। जब भी कोई भी चीज़ आप ओपन करते हो, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सिस्टम, जब भी आपका सिस्टम बूट होगा, जब भी सिस्टम रन हो रहा होगा, तो आपके SSD से या फिर हार्ड डिस्क से कोई भी फाइल की एक कॉपी बन के आपके रैम में जाती है, ठीक है। आपका रैम प्रोसेसर को बताता है, ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें ऐसे काम कर रही होती है। बेसिकली हार्डवेयर का पूरा काम हो जाएगा अगर मैं इसके अंदर ज़्यादा गया तो, पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी रैम क्या काम करती है। लेकिन अब एक बात बताओ,
एक बार आपने कंप्यूटर ऑन किया, ठीक है, एक बार आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपने जैसे अभी ऑन किया, क्या आपको जब दोबारा ऑन करोगे क्या वैसे ही आपका पीसी मिलता है? जैसे आपने बहुत सारे एप्लीकेशन चालू करके रखा था, है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन चालू करके रखा था आपने अपने पीसी में, है ना। अभी एप्लीकेशन कहाँ खुलते हैं? रैम में खुले होते हैं, ठीक है, रैम में ही ओपन होते हैं ये, ठीक है, रैम के थ्रू। एसएसडी में या फिर हार्ड डिस्क में कहीं ओपन नहीं होते, उसमें बस इनकी स्टोरेज फाइल होती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये नॉन वोलाटाइल है आपका। एसएसडी जो है ये कभी आपके डेटा को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। हार्ड डिस्क एसएसडी जो है वो आपके डेटा को चेंज नहीं कर सकता, वहाँ से डिलीट नहीं कर सकता खुद से, ठीक है। तो इसमें स्टोर कर देते हैं, जब भी नीड होती है तो यहाँ से फाइल की कॉपी बन के रैम में जाती है, ठीक है, ये आपकी रैम है। तो ये रैम क्या करते हैं, प्रोसेसर को बताता है, प्रोसेसर उसको ओपन कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा एग्जांपल ये था कि जैसे अभी आपने 10 टैब खोले हुए हैं समझ लो, एक क्रोम का है एंड एक आपका वर्ड है, एक्सेल है एंड बहुत सारे हैं। तो आप जब भी अपने सिस्टम को शट डाउन करोगे या रीस्टार्ट करोगे, क्या आपको ये एप्लीकेशंस वापस से वहीं पे खुले मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये रैम के ऊपर खुले हुए थे, है ना। एंड रैम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। रैम जो है शॉर्ट टाइम स्टोरेज डिवाइस है एंड साथ ही साथ ये वोलाटाइल डिवाइस है, डेटा डिवाइस है, ठीक है। मतलब इसका जो डेटा है वोलाटाइल होता है, चेंज हो जाता है समय के हिसाब से। इसीलिए जब हमको कंप्यूटर ऑन मिलता है क्राइम सीन पे, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंप्यूटर की रैम डंप निकाल लेते हैं। हमको पता होना चाहिए कि रैम डंप, जब हम ये कंप्यूटर ऑन था, इस कंप्यूटर जब हमको क्राइम सीन पे मिला, जब ये कंप्यूटर ऑन था तो इसके अंदर क्या क्या टैब्स चल रहे थे, क्या क्या चीज़ें ऑन थी इस कंप्यूटर के अंदर। सो इसीलिए जब हमको क्राइम सीन पे कोई भी कंप्यूटर ऑन मिलता है तो हम उसके रैम डंप को कलेक्ट करते हैं। मतलब कि उसने, मतलब जो यूज़र था उस कंप्यूटर का या फिर जो क्रिमिनल था, जब वो इस कंप्यूटर से क्राइम कर रहा था या फिर जब इस कंप्यूटर से क्राइम हुआ, तो उस वक्त उस कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, वो सारी चीज़ें पता करने के लिए यहाँ पर हम इस कंप्यूटर की रैम डंप निकालते हैं, ठीक है। रैम डंप में बेसिकली सारी चीज़ें आ जाती है जो उस कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हो रही थी या फिर ओपन थी, ठीक है। तो जब भी कोई कंप्यूटर हमको ऑन मिलता है तो हम वहाँ पे रैम डंप निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि रैम, एक बार जो सिस्टम है वो शट डाउन हो गया तो उसके रैम से सारा डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो वोलाटाइल मेमोरी होती है रैम, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये भी नॉन मूवेबल पार्ट्स है इसमें भी, ठीक है। एंड इसको रैम एंड डी रैम नाम से भी जाना जाता है। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, जो भी चेंज हो जाती है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर चीज़ें चेंज होती रहती हैं। एंड रैम का फुल फॉर्म सभी को पता होगा ऑब्वियसली, फिर भी मैं बता देता हूँ। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो डी का मतलब है यहाँ पे डायनेमिक, जो कि चेंज होती रहती है, ठीक है। आपने डायनेमिक आईपी भी सुना होगा, तो बस वही डी रैम जो है वो चेंज हो जाती है, बेसिकली वो अपना डेटा चेंज कर लेती है, इसलिए हम इसको डायनेमिक रैम कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं थोड़ी और चीज़ें। हमने यहाँ पर देखा नैंड फ्लैश मेमोरी, ठीक है। एक बार मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ एंड बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नैंड फ्लैश मेमोरी, अभी जो हमने देखा स्टार्टिंग में, जो हमने देखा कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो होती है हमारी, ठीक है, जो कि नैंड फ्लैश मेमोरी जिसको कहते हैं हम, एसएसडी को, जो जिसका डेटा चेंज नहीं होता, वो किसको यूज़ लेती है यहाँ पर यूज़ लेती है वो नैंड फ्लैश मेमोरी को। नैंड फ्लैश मेमोरी क्या होती है? तो बेसिकली नैंड फ्लैश मेमोरी जो है ना, बेसिकली एक चिप होती है, ठीक है, एक चिप होती है जो कि मैं आगे चल के अभी दिखाऊंगा कैसे दिखती है, वो एसएसडी के अंदर होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम समझते हैं नैंड को, ठीक है, NAND, नैंड। नैंड बेसिकली एक लॉजिक गेट है। सिग्नल को पास कराने के लिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे गेट्स होते हैं। कौन से सिग्नल्स? डिजिटल सिग्नल्स को। अब देखो, ये है हमारे फिज़िक्स का पार्ट, ठीक है, फिज़िक्स का पार्ट है। अगर इनके बारे में आपको जानना है तो आप सर्च कर लेना, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, गेट्स के बारे में, डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स के बारे में। ये फिज़िक्स का टॉपिक है। अगर आप साइंस से होंगे तो आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, साइंस से नहीं भी हो तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, हमारे IT फील्ड में दो तरह के सिग्नल्स होते हैं।
एक होता है एनालॉग, ठीक है, एनालॉग जिसको कहते हैं, एंड एक होता है डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल क्या होता है, ये कभी भी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है, ठीक है, कभी भी ऊपर नीचे, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है, तो इसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं। मतलब जब भी ये कम्युनिकेट करेगा ना तो अप डाउन इसका चलता रहेगा, ये कभी भी स्टेट एकदम एक लाइन पे काम नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा डिजिटल सिग्नल है ये कैसे काम करेगा, एक तो हाई रहेगा या फिर लो रहेगा, ठीक है, यानी कि इसका सिग्नल एक तो 1 रहेगा या फिर 0 रहेगा, जिसको हम बाइनरी भी कहते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल जो होता है 1 0 1 0 1 0 या फिर हाई या तो लो, ठीक है, इन दोनों में, इनके बीच में, इनके अलावा कहीं नहीं होता है वो, ठीक है, तो इसको डिजिटल सिग्नल कहते हैं। एंड एनालॉग सिग्नल जो होता है ना, ये क्या होता है, ये अप डाउन करते रहता है, इसका कोई फिक्स नहीं है, मतलब कैसे इसका क्या कम्युनिकेशन होगा, कैसे होगा वो फिक्स नहीं होगा, अप डाउन। एनालॉग सिग्नल के बारे में आप लोगों ने देख रखा होगा, फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं हम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में यूज़ होता है बेसिकली एनालॉग सिग्नल, जैसे कि रेडियोज़ में एवरीथिंग, ठीक है, तो इसको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और डिजिटल जो है इसमें हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा है अभी, ठीक है, डिजिटल जो हमारा सिग्नल है, अभी जो कंप्यूटर हमारे कम्युनिकेट करते हैं डिजिटल सिग्नल के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं, 0101 जिसको हम बाइनरी कहते हैं। सो आई होप आप सभी को एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल समझ में आ गए होंगे। अब इसके लिए तो यूज़ नहीं होते गेट, बट डिजिटल सिग्नल के लिए गेट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्नल्स को पास कराने के लिए, सिग्नल को आगे पीछे करने के लिए, सिग्नल्स को स्टोर करने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पर कुछ गेट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से हैं एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट एंड नैंड गेट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो होती है ये आपको फिज़िक्स में देखने के लिए मिल जाएगी, आप उसको अच्छे से देखना। हमारा काम है यहाँ पे नैंड को समझना। अभी मैं नैंड को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्नल्स को पास कराने के लिए यहाँ पे बहुत सारे गेट्स होते हैं, यहाँ पे तो मैंने कुछ ही लिखा है, और भी होते हैं। तो यहाँ पर हम जो डेटा को स्टोर कराने के लिए लेते हैं ना नैंड गेट बेसिकली इस एंड का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। तो नैंड गेट का यूज़ लेते हैं हम लोग। अब नैंड गेट के साथ कुछ और चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं, ये इसलिए यूज़ लेते हैं क्योंकि ये हमारे डिवाइस में डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे रैम में जो चिप्स यूज़ होती हैं वो फ्लैश चिप, नैंड फ्लैश चिप नहीं होती, इसलिए उसका डेटा क्या होता है, चेंज हो जाता है। एंड नैंड फ्लैश चिप जिसमें यूज़ होगी उसका डेटा चेंज नहीं होगा। हम नैंड फ्लैश चिप को इसीलिए यूज़ लेते हैं ताकि हम जो भी डेटा इस SSD के अंदर डालें हम, वो स्टोर रहे, वो बदले ना, ठीक है। एंड अब देखो हम लोग SSD को जब भी हम अपने कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो भी उसमें डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है। हम उसको कई सालों बाद भी एक्सेस करेंगे तो भी वो हमारे SSD में डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है। तो वो किस वजह से हो पाता है, ये नैंड फ्लैश चिप के वजह से हो पाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारा डेटा चेंज ना हो एंड लॉन्ग टर्म तक स्टोर रहे। तो ये नैंड फ्लैश चिप का काम होता है। अब इसके साथ बहुत सारी चीज़ें यूज़ में होती है, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है जो कि बहुत ही डीपली हो जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप इनमें वीडियो चाहते हो तो मैं इसका कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग कहते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर इसका कंप्लीट वीडियो चाहिए तो, ठीक है, नैंड फ्लैश चिप का। तो यहाँ पर नैंड फ्लैश चिप बेसिकली कुछ चिप्स होती हैं जो कि हमारे डेटा को स्टोर करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, डेटा को पकड़ के रखती हैं, जाने नहीं देती। यही चीज़ें रैम में यूज़ नहीं होती है ना, रैम में यूज़ नहीं होती इसलिए वो चेंज हो जाती है। ये जो गेट्स हैं इनको मैंने बताया कि ट्रांसमिट करने के लिए होते हैं सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल्स को, ठीक है। जो हमारे डिजिटल सिग्नल हैं उनको ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं कौन, एंड नॉर गेट, ये जो जितने भी गेट्स हैं ना ये सारे, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि हर एक डेटा जो है वो 0-1 के फॉर्म में स्टोर होता है। तो 0-1 को स्टोर करने का काम कौन करता है, ये नैंड गेट, ठीक है। चलो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे, ठीक है। आगे अब क्या देखेंगे हम लोग, ये देखो यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लिखा हुआ है। तो आप सभी ने ये सारे ये कैपेसिटर देखे होंगे अपने फ़ैन, कूलर कहीं ना कहीं देखे होंगे, है ना, ये वाले कैपेसिटर। तो आप ये कैपेसिटर जब लेने जाते हो तो कभी आप नोटिस करना, जब भी आप अपने इलेक्ट्रीशियन को या फिर जिस दुकान से आप परचेज़ कर रहे हो वो आपको इसको चेक कैसे कराते हैं,
ठीक है। सो वो आपको चेक कैसे कराएंगे, तो आपका जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है जहाँ पे आप चार्जर लगाते हो, है ना, तो ये दोनों वायर को वो इसमें डालते हैं, है ना, ये दोनों इस वायर में इस वायर को इसके दो वायर है इसमें, उसको अपने के प्लग में डालेंगे, है ना, जो 3 पिन सॉकेट होता है उसमें डालेंगे एंड इन दोनों को शॉर्ट करा देते हैं। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ, जब भी यहाँ पर इन लोगों ने प्लग में डाला तो ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखो ये कैपेसिटर की जो थ्योरी है, बेसिकली जो थ्योरी है इसके पीछे की, वही थ्योरी इसके पीछे ही है, ठीक है। थोड़ा 19-20 का फ़र्क है बट थ्योरी यही है। तो यहाँ पर जैसे इसको सॉकेट में डाला उन लोगों ने तो ये चार्ज हो गया, है ना। अब चार्ज होने के बाद अगर वो टच ना करें, उन दोनों वायर को टच ना करें, तो वो डिस्चार्ज कभी नहीं होगा, है ना। तो वो करंट जो उसके अंदर चार्ज किया गया है वो आप साल में 2 साल 3 साल कभी भी टच करोगे तो वो एक स्पार्क ज़रूर करेगा, क्योंकि उसके अंदर स्टोर है वो। तो इसने क्या किया, जब तक आप इसके अंदर से वो चार्ज जो इसमें चार्ज हुआ है उसको जब तक डिस्चार्ज नहीं करोगे तब तक वो चार्ज बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटर की थ्योरी से ही हमारा नैंड फ्लैश काम करता है। कैसे काम करता है देखो, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये देखो, जब भी इस कैपेसिटर को चार्ज किया गया मतलब ये चार्ज है, तो इसको एज अ 1 ट्रीट करेगा। 0101 बाइनरी में ही हमारा डेटा स्टोर होता है। तो 01 में पहले इसको एज अ 1 इसको ट्रीट करेगा, ठीक है। अब ये चार्ज नहीं है तो इसको 0 ट्रीट करेगा। फिर से अगर चार्ज है तो 1, डिस्चार्ज है तो 0, 1 0 1 0, ऐसे चार्ज डिस्चार्ज के हिसाब से वो करता रहता है। तो हमारे पीसी हमारे एसएसडीज में इतने बड़े कैपेसिटर तो नहीं होते, पर छोटे छोटे होते हैं जिसको हम ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। वो छोटे छोटे होते हैं एंड वो चार्ज हो जाते हैं, जिनमें 3 पेयर्स होते हैं बेसिकली ऐसे, ठीक है। वो उसके अंदर होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स उसके अंदर होते हैं जिसमें डेटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। एंड इसीलिए वहाँ पे जो लॉजिक यूज़ होता है वो नैंड लॉजिक यूज़ होता है, ये बाकी यूज़ नहीं होते, ठीक है। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए दिया, ये फिज़िक्स का टॉपिक है बेसिकली, आप इनको समझ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, आप कहोगे तो मैं भी वीडियो बना दूँ। तो यहाँ पर नैंड जो चीज़ें हैं, नैंड गेट, इसका यूज़ लेंगे एंड ये थ्योरी यूज़ करके यहाँ पे डेटा को स्टोर कराया जाता है, जिससे ये कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जैसे टच करोगे डिलीट कर देगा। तो एंड अगर आप इसको डबल से एनर्जी नहीं भी दोगे ना तो भी ये अपने अंदर वो डेटा स्टोर रखेगा। तो वैसे हमारी एसएसडी भी है, आप एक बार उसके अंदर डेटा डाल दो एंड आप कभी भी उसको डेटा को देखना चाहो तो देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अभी डेटा डाल दिया, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट है तो डेटा आपने डाल दिया एंड जब आपने डिस्कनेक्ट किया तो वो डेटा डिलीट हो गया। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो जो अंदर कैपेसिटर हैं वो अभी 1 वे काम कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एनर्जी ले रहे हैं। जब भी आप उनको सिग्नल दोगे कि डिलीट करो तो वो सारा चार्ज रिलीज़ कर देंगे एंड आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा जब भी आप डिलीट करो, ठीक है। तो ऐसे स्टोर होता है हमारे एसएसडी में डेटा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये थ्योरी समझ में आ गई होगी कि कैसे हमारी एसएसडी डेटा स्टोर करता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे एंड कुछ और चीज़ें समझते हैं। सो यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है एसएसडी का आर्किटेक्चर, उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एसएसडी कुछ ऐसे दिखती है अंदर से, क्योंकि ये साटा टाइप की एसएसडी है, ठीक है, जिसको हम साटा कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बड़ी है। आपने सुना होगा M.2 नाम की भी एक एसएसडी आती है जो कि एक स्लिम पतली सी होती है स्ट्रिप जैसे, ठीक है। उसको M.2 कहते हैं हम लोग, ठीक है। M.2 एसएसडी, उसकी फ़ोटो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा तो देख सकते हो आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि ये साटा है तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है ना। तो यहाँ पर थोड़ी फ्लैश चिप्स जो है वो बड़ी होती हैं, लेकिन M.2 में काफ़ी छोटी होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है कंट्रोलर, ठीक है। ये कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, डेटा अंदर आना, ठीक है, डेटा बाहर जाना, ठीक है। एंड डेटा आया है तो वहाँ पे कोई चेंजेस ना हो, इंटीग्रिटी मेंटेन रखना, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें ये मेंटेन करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो देख रहे हो आप लोग ना, ये हैं फ्लैश चिप्स, ठीक है। ये सारी फ्लैश चिप्स हैं, इनके अंदर ही हमारा डेटा स्टोर होता है।
इनमें क्या होता है, चार्जिंग सेल्स होते हैं, इनके अंदर बहुत छोटे छोटे चार्जिंग सेल्स होते हैं जो कि 0101 चार्ज डिस्चार्ज होते रहते हैं, ठीक है। इन एसेसरीज़ के अंदर इन कह सकते हो इन फ्लैश चिप्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चार्जिंग सेल्स होते हैं जो कि चार्ज एंड डिस्चार्ज होते रहते हैं, ठीक है। डेटा 0101 जैसे कोई इमेज है, ठीक है, जिसका बाइनरी है 0101, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक जो चार्ज है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो ये रहेंगे चार्जिंग सेल्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक चार्ज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जैसे पहला सेल है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, दूसरे में लाया जाएगा, उसको चार्ज किया जाएगा 1 के लिए, ठीक है, दूसरा डिस्चार्ज किया जाएगा और तीसरा फिर से चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो इनके अंदर जो है ना ऐसे सेल्स होते हैं, चार्जिंग सेल्स, ठीक है, जो कि नैंड बेस पे काम करते हैं, इसीलिए इनको नैंड बेस फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैश मेमोरी इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि बहुत ही फास्ट होती हैं, फ्लैशली काम करती है, बहुत फास्ट होती हैं, आपके हार्ड डिस्क से डबल 10 गुना ज़्यादा फास्ट होते हैं, 10 x फास्ट कहते हैं इनको, ठीक है, अगर आप अच्छी क्वालिटी की यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये फ्लैश मेमोरीज़ हैं जो कि बहुत सारी हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो कि यहाँ पे डेटा स्टोर करती हैं। एंड उसके बाद ये है पीसीबी, ग्रीन कलर की ये पीसीबी होती है, जिसको हम मदरबोर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं। ये क्या करता है पीसीबी, इन सबको आपस में कनेक्ट करके काम कराता है। एक्चुअल में इसमें अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, इसमें प्रिंटेड वायरिंग होती है। पीसीबी का फुल फॉर्म ही होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर प्रिंटेड अंदर ही अंदर वायरिंग होती है, जैसे यहाँ से देख सकते हो एक वायर ये जा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि ये अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें कनेक्ट करा देता है, ठीक। एंड यहाँ पर ये पावर पोर्ट, यहाँ से पावर मिलता है इसको, एंड यहाँ से आईडी साटा केबल जो है वो यहाँ से हम लोग अटैच कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये है एक आर्किटेक्चर किसका, हमारे एसएसडी का। तो थोड़ा और चीज़ें दिखाता हूँ मैं। सो यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये थोड़ा सा जूम इन करके है, थोड़ा उससे बड़ा दिख रहा है, थोड़ा क्लियर है एंड क्लियर स्ट्रक्चर में है। तो यहाँ पर देखो ये सारी होगी फ्लैश मेमोरीज़, ठीक है, इतनी सारी ये सारी फ्लैश मेमोरीज़ हैं। ये है कंट्रोलर जो कि इन सभी को कंट्रोल करता है, कब डेटा आना जाना एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो एक डी रैम भी होती है, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम क्या करती है यहाँ पे, बेसिकली हमारे काम को बहुत ही ईजी कर देती है। जैसे हमने रिसेंटली कोई चीज़, हमारी एसएसडी है ना, बहुत पहले अगर ओपन है यहाँ पे, ठीक है, रिसेंटली हमने क्या ओपन किया था, यहाँ पे डेटा स्टोर होता है जब तक हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद तो डी रैम खाली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है डी रैम में, कहाँ पे क्या डेटा है एंड क्या क्या ओपन किया था आपने। तो ये क्या होता है, इससे काम बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो बाद में ये इरेज भी हो जाता है, ये काम को फास्ट करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। कंट्रोलर कंट्रोल करता है कि कब डेटा आएगा जाएगा, बेसिकली सीपीयू जैसे कह सकते हो आप लोग, ठीक है। ये इसका सीपीयू है एसएसडी का, ठीक है। जिस जैसे सीपीयू का काम होता है प्रोसेसिंग करना, इसका भी काम वही है, प्रोसेसर, ठीक है। एंड पीसीबी जैसे कि मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया कंट्रोलर। एंड यहाँ पर देखो ये पावर पोर्ट है, जिससे इन सभी फ्लैश चिप्स को पावर मिल रही होती है, इस मदरबोर्ड को, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स इसके अंदर उसको पावर मिलती है। एंड ये होस्ट है, मतलब होस्ट पोर्ट भी कहते हैं हम इसको, होस्ट इंटरफेस। बेसिकली इससे क्या होता है कि इसी से सारा डेटा इन एंड आउट होता है, ठीक है। मतलब इंटरफेस क्या होता है, एक कनेक्टिविटी, जहाँ से एक प्रॉपरली कनेक्शन हो जाए, इंटरफेस हो जाए, ठीक है, चीज़ों कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्टिविटी कराई जाती है, कनेक्ट कराई जाती है, ताकि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है अच्छे लेवल पे हो जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं होस्ट इंटरफेस। एंड यहाँ पर जो केबल्स यूज़ होती है वो है साटा, PCLE, SC-SI, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। तो ये पोर्ट जो है यही डेटा एंड ट्रांसफ़र का काम करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें भी समझा दूँ आप लोगों को, क्योंकि ये पोर्ट समझना भी ज़रूरी है। फॉरेंसिक में हमको केबल्स एंड पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तब भी आप आगे यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप सभी को यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फ्लैश मेमोरी, डी रैम यहाँ पे भी होती है, ठीक है। एंड मेमोरी पोर्ट, होस्ट इंटरफेस, कंट्रोलर एंड पीसीबी, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर हम सीखेंगे कुछ और चीज़ें जो कि आपके डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। सो क्या है ये डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अपने। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इंटरफेसेस ऑफ SSD एंड SSD,
यानी इंटरफेस देखने वाले हैं हार्ड डिस्क का एंड एसएसडी का। इंटरफेस बेसिकली होते क्या हैं? तो इंटरफेस वो चीज़ें होती हैं जो कि हमको कनेक्ट कराते हैं या फिर एसएसडी हार्ड डिस्क को कनेक्ट कराते हैं हमारे पीसीस के थ्रू, जिनके थ्रू हम उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। बेसिकली वो सारा डेटा उनके अंदर रीड एंड राइट करा पाते हैं, उसको कहते हैं हम इंटरफेसेस। ठीक है, तो इंटरफेसेस के भी टाइप होते हैं। बेसिकली यहाँ पे अलग अलग टाइप्स आए गए, तो आपका जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कहीं पर भी कोई भी टाइप आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर हमको इंटरफेसेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये देखो, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है यहाँ पे ATA। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर सारे टाइप दिए गए हैं। ठीक है, ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट कहते हैं हम इसको। ठीक है, ATA मतलब अटैच करने की कोई भी चीज़, जैसे SSD हार्ड डिस्क को अटैच करने की जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उसके बारे में बताया गया है। एंड उसके बाद है यहाँ पे PATA जिसको कहते हैं हम पाटा, एंड इसका जो फुल फॉर्म है वो है पैरेलल अटैचमेंट टेक्नोलॉजी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ अटैचमेंट, एंड ये P का मतलब है पैरेलल। ठीक है, एंड यहाँ पर IDE एंड EID बेसिकली जितने टाइप के यहाँ पे दिखाए गए हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो ये ऊपर वाली जो लाइन है वो हेडिंग है आप लोगों के लिए कि ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि इनका जानना ज़रूरी है। जब भी आप इन्वेस्टिगेशन में जाओगे, किस टाइप की वहाँ पे केबल लग रही हैं, उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, एंड आगे प्रोसीड कर सकते हो इन्वेस्टिगेटर में। तो यहाँ पर देख सकते हो पहला है पैरेलल ATA। ठीक है, मतलब पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ अटैचमेंट या फिर पैरेलल अटैचमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक रिबिन जैसे ऐसे एक पैरेलल आता है जिसका इमेज मैं लगा दूंगा। ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, तो ऐसे एक रिबिन जैसे आता है। ठीक है, एंड ये एकदम पैरेलली यहाँ पे दो हार्ड डिस्क आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये थोड़ा सा पुराना है। ठीक है, IDE EID ये सारे पुराने हैं, अभी न्यू क्या चल रहा है वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलली हम दो हार्ड ड्राइव एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर 40 पिन का एक पूरा का पूरा रिबिन आता है। ठीक है, लंबा सा स्ट्रैप आता है जिसपे दो हार्ड डिस्क हम यहाँ पे लगा सकते हैं, एक सामने लगेगा एंड एक सेंटर पे लग रहा होता है। तो इसकी स्क्रीन पे फ़ोटो लगा दूंगा, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे इन्हेंस इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, बोले तो EIDE। ठीक है, ये वाला। तो ये क्या है? ये 80 पिन का था जो कि इसके बाद में आया था। ठीक है, 80 पिन्स का कंप्लीट रिबिन था, एंड ये भी पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब बहुत कम देखने के लिए मिलेगी आप लोगों को। जो पुराने लैपटॉप्स हैं उन सारी चीज़ों में देखने के लिए मिलेगी। एंड यहाँ पर एक और आया था सीरियल आटा। ठीक है, सीरियल ATA जिसको हम सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ अटैचमेंट कह सकते हैं। ये भी इसके बाद आया था। ठीक है, ये भी पुरानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आया SCSI। ठीक है, सो यहाँ पर SCSI की बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, इसमें अलग अलग वर्जन आते हैं अलग अलग स्पीड के हिसाब से और केबल लेंथ के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या है। अब इनकी जो चीज़ें मैंने बताई है इनकी सारी इमेजेस मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप इजीली उसको देख सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद आता है यहाँ पे सीरियल अटैच्ड SCSI, मतलब सीरियली अटैच रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इसी का वर्ज़न है, इसके बाद आया हुआ वर्ज़न जो कि मैकिंटॉश वगैरह में ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड एक बात और कि जो ये IDE PTA ये सारे जो है ना CD DVD जो आप लोग देखा होगा उन सभी में यूज़ होता था। ठीक है, इन सभी में CD DVD इन सभी चीज़ों में हम इनको यूज़ कर सकते थे, इनको लगा के। ठीक है, मतलब ये सारे जो कनेक्टर्स होते थे ये बेसिकली एक कनेक्टर ही हैं जिनको हम इंटरफेस कहते हैं। पिंस होती हैं बेसिकली जो कि हार्ड डिस्क को, CD DVD रैम्स को, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट कराने में कंप्यूटर से हेल्प करते थे। हमारे मदरबोर्ड में इनके लिए अलग से एक स्लॉट होता था। ठीक है, जैसे अभी भी होता है लेकिन वो दूसरा होता है, IDE ये सारी चीज़ें नहीं होती। अभी हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, बताता हूँ कौन कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर सीरियल अटैचमेंट SCSI क्या किस लिए काम होता था, ये इसका एडवांस है CSI का। ठीक है, एंड उसके बाद आता है यहाँ पे PCLE SSD। बेसिकली अभी जो हमारे कंप्यूटर में ज़्यादातर चीज़ें मिलेगी ना, एक तो आपको मिलेगा
साटा, है ना, साटा केबल, साटा आपको सभी को पता होगा, जो कि अभी हार्ड डिस्क में आ रही हैं एंड एसएसडीज में भी आ रही हैं, अगर आप साटा टाइप एसएसडी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर साटा का फुल फॉर्म क्या है, सीरियल अटैचमेंट या फिर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ अटैचमेंट, ये सीरियली होती थी, ठीक है। बेसिकली इस केबल से एक ही, कभी कभी दो कनेक्ट होती हैं, बट अभी हम लोग एक ही कनेक्ट करते हैं एक ही केबल से, एंड ये डायरेक्टली इंटीग्रेटेड होती है, मतलब डायरेक्टली हमारे मदरबोर्ड में ही होती है, तो डायरेक्ट हम वहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो साटा या PCLE SSD मिलेगी। अगर आप SSD लगाओगे या फिर M.2 SSD लगा रहे हो, पतली वाली SSD लगा रहे हो, तो या तो आपको PCLE SSD मिलेगी या फिर साटा मिलेगा आपके कंप्यूटर में। तो ये पिंस कैसे दिखती हैं, तो आप अगर लाइव देखना चाहते हो तो वो आपके कंप्यूटर में आपको दिख जाएगी, और मैं फ़ोटो भी आपको लगा दूंगा स्क्रीन पे, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे होती है हमारी PCLE SSD, एंड ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ है जो कि अभी अभी चल रही हैं। ये सुपर फास्ट डेटा ट्रांसफ़र, देखो यहाँ पर इनकी जो स्पीड थी ना वो काफ़ी कम थी, 80 Mbps, 1 Gbps, ठीक है, बहुत कम होती थी। लेकिन अभी आप देखोगे इनकी जो स्पीड्स हैं बहुत ज़्यादा एडवांस, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांसली चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं ये, ठीक है, PCLE एंड साटा। एंड साटा जो है अभी भी, जो पुराने हार्ड डिस्क थे अभी भी यूज़ होती है। साटा ज़्यादातर हार्ड डिस्क के लिए आई थी, साटा जो टाइप का है, साटा टाइप की जो टेक्नोलॉजी है वो आई थी हार्ड डिस्क के लिए, लेकिन अभी PCLE चल रही है, एंड साथ ही साथ आ गई है SSD स्टोरेज प्रोटोकॉल, जिसको NVMe SSD कहते हैं। ये NVMe SSD जो है लगभग PCLE की जैसे होती थी, लेकिन ये भी बहुत फास्ट है, ये लेटेस्ट है। M.2 आपने सुना होगा, NVMe M.2, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी के थ्रू हो पाती हैं। M.2 जो है आज तक की सबसे फास्टेस्ट ट्रांसफ़र करने वाली टेक्नोलॉजी है, जो कि M.2 SSDs को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है एंड ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड इनकी मैं फ़ोटोज़ लगा रहा हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनको समझने में। अब यहाँ पर इनके अब अलग अलग चीज़ें हो सकती है, जैसे किसी के वायर लेंथ के हिसाब से स्पीड हो, किसी की अलग अलग तरीके से स्पीड हो, तो वेरी करता है कि क्या लेंथ है उनमें, उन केबल्स में कितनी लेंथ है, कितनी लेंथ की केबल है, क्या स्पीड दे रही है। तो यहाँ पर एक तरह से देख सकते हो हम एक जनरेशन ऑफ डेटा ट्रांसफ़र देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर पहले हम यूज़ करते थे पाटा, है ना, फिर IDE पे आए, EIDE पे आए, ठीक है, सीरियल आटा, ये जो है ये मैकिंटॉश जैसे जो मैक एप्पल्स के प्रोडक्ट हैं, लैपटॉप वगैरह, उनमें यूज़ होता था, ठीक है, ये उसी का एडवांस है। एंड PCLE SSD जो कि अभी यूज़ कर रहे हैं, एंड एक यहाँ पे साटा जो आपने लोगों ने देखा होगा, साटा टेक्नोलॉजी, जो कि सीरियल अटैचमेंट या फिर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ अटैचमेंट है, वो है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे अभी जो चल रही है वो ये चल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए बनाई गई हैं कि कितने स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। अब आपको पता है कि जनरेशन के हिसाब से, समय के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं। तो हाँ, ऐसा तो नहीं है कि हम पुरानी वाली चीज़ें छोड़ देंगे, पुरानी वाली चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी चीज़ें अभी भी यूज़ हो रही हैं। सब लोग एकदम से सारी चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर लेते, तो हमको पुरानी चीज़ें भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसके केसेस बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, इसके केसेस बहुत कम मिलेंगे जो न्यू टेक्नोलॉजी है। ज़्यादातर आपको ये पुराने टेक्नोलॉजीज़ के केसेस मिलेंगे, वहाँ पर आपको पैरेलल अटैचमेंट, ठीक है, पाटा, सीरियल अटैचमेंट, SCSI, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ये आपको बहुत कम ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि क्राइम में ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट मैंने अब तक जो देखा है वो पुराने कंप्यूटर्स का ही देखा है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, पुराने कंप्यूटर परचेज करके क्राइम करते हैं, बट पकड़े फिर भी जाते हैं वो, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट क्राइम नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर हार्ड डिस्क एंड SSD के बारे में आपको जितना भी जानना था वो हमने पिछले चैप्टर्स में कवर कर लिया है। एंड अगर आपने पिछले चैप्टर्स को नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन ज़रूर से प्रेस कर देना, ठीक है। इससे आप हमारे न्यू वर्जन हैकर फैमिली का हिस्सा बन जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करता हूँ, जिससे हम यहाँ पर समझेंगे कैसे डेटा को रिस्टोर करते हैं हम हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव से। हालांकि यहाँ पर सारी प्रोसीजर सेम ही होती है, बट यहाँ पर अब हम यह एक प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया मैं आप लोगों को
जिसका जो SCSI है इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है, SCSI। एंड यहाँ पर एक और चीज़ थी जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, PCLE। तो यहाँ पर जो PCLE है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर PCLE का फुल फॉर्म जो है वो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेस, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एंड इन सभी की इमेज मैं लगाने वाला हूँ। तो अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल्स के तरफ एंड वहाँ पर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे कि कैसे हम किसी भी ड्राइव से या फिर किसी भी किन किन चीज़ों से यहाँ पे हम डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो वॉरियर्स, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी सॉफ्टवेयर की एंड एक पेन ड्राइव की, या फिर आपके पास कुछ भी हो, हार्ड डिस्क, SSD। मेरे पास ये सैनडिस्क की एक पेन ड्राइव है, मैं इस पे परफॉर्म करता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें इसी का मैं एक डेटा डिलीट करूँगा एंड देन उसको हम रिकवर करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर लेते हैं, हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलते हैं हम स्क्रीन पे एंड वहाँ पे डाउनलोड करते हैं। सो यहाँ पर आ चुके हैं हम ब्राउज़र पे एंड यहाँ पर हमको टाइप करना है ESUS, ठीक है, ESEASUS डेटा रिकवरी, ठीक है। नीचे आपको सजेशन मिल जाएगा, उसी पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये फर्स्ट, ठीक है, ESUS डेटा रिकवरी जो है उस पर क्लिक करना है एंड फ्री यूज़ वाले पे क्लिक करना है। ये यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये फ्री में यूज़ करने के लिए दे रहा है डेमो, ठीक है। तो डेमो में ये एक ही सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ नॉर्मल है, मतलब कि कह सकते हो कि एक मैं आप लोगों को डेमो करके दिखा रहा हूँ, बहुत सारे आप यहाँ पे टूल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री यूज़ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देख सकते हो ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर लोगे एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए हमको यहीं से आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एक तो इसको ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसको येस करोगे एंड यहाँ पर ये डाउनलोड प्रोसेस अपनी स्टार्ट कर देगा। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ एंड यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर डेटा रिकवरी करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमने यहाँ पे टूल डाउनलोड किया था, ठीक है, ESUS डेटा रिकवरी, ठीक है, ये फ्री वाला वर्जन। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है एंड यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर ये पेड है टूल, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत सारे टूल्स का नाम मैं बता दूंगा अगली वीडियोस में जो कि फ्री भी हैं, लेकिन ये पेड है। अगर आपको पेड यूज़ करना है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पेन ड्राइव है, अभी तक मैंने पुट नहीं की है। अब मैं यहाँ पर इसको पुट करूँगा, ठीक है, अपने सिस्टम में लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो इतनी ड्राइव दिख रही है अभी अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ अपने PC में। सो यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया है। तो एंड यहाँ पे देख सकते हो रिफ़्रेश हो रहा है एंड ड्राइव को यहाँ पे कैच करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिकली ओपन हो गया ये एंड यहाँ पर ये रिफ़्रेश अभी भी कर रहा है, आई थिंक सो। मुझे क्या करना चाहिए, इसको क्लोज़ करके वापस से स्टार्ट करना चाहिए ताकि यहाँ पर ये अच्छे से उसको कैच कर पाए, ठीक है। जो भी मेरी स्टोरेज है उसको प्रॉपरली यहाँ पे कैच कर पाए। अभी ये कैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है, रिफ़्रेश ही कर रहा है ये, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ एक बार एंड देखता हूँ क्या करता है ये, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी तक वो ड्राइव नहीं आई, फिर भी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ एंड इसको वापस से स्टार्ट करूँगा तो दिख जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोग इस फोल्डर पे आते हैं, इस पेन ड्राइव के अंदर आ गए जो मैंने अभी लगाया, F ड्राइव नाम है इसका, ठीक है। एंड F ड्राइव की मैं एक चीज़ यहाँ पे कुछ भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एंड क्या डिलीट करूँ, ये जो VLC का EXE फाइल है ना, मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। परमानेंटली डिलीट बोल रहा है तो मैंने यस बोल दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर नेटवर्किंग फुल्ली थंबनेल है, कुछ मेरा नेटवर्किंग का जो वीडियो है उसका थंबनेल है ये, ठीक है। तो ये थंबनेल भी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने इसको दो चीज़ें मैंने डिलीट कर दी, ठीक है, एक EXE फाइल एंड एक थंबनेल, ठीक है, जो कि मेरे वीडियो का था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या करेंगे यहाँ पे हम स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, एंड येस करेंगे यहाँ पे। येस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ESUS डेटा रिकवरी विज़ार्ड ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड देख सकते हो यहाँ पे F ड्राइव हमको लोकेट करना है क्योंकि F ड्राइव से हमको डेटा निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी एक्सटर्नल है एंड ये भी एक्सटर्नल है,
एंड यहाँ पर F ड्राइव कहीं दिख नहीं रही है, ये रही, ठीक है, दिख गई, ये रही F ड्राइव। अब यहाँ पर बेसिकली करना क्या है आपको, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, SSDs को निकालना है क्या, तो देखो SSD भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, हार्डवेयर डिस्क यहाँ पे सारी दिखेगी, SSDs के हिसाब से जाना है तो यहाँ पे SSD पे जाओगे, ठीक है। एंड ये मेरे बेसिकली कैमरे का है, ठीक है, कैमरे का दिख रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पर नैस स्टोरेज जो होता है वो है, ठीक है, क्रैश्ड पीसी को रिकवर करना है, वो सारी चीज़ें दे रहा है बेसिकली। अच्छा यहाँ पे सारी चीज़ें दे रहा है, तो हमारा काम क्या है अभी, डेटा रिकवर करना है। तो यहाँ पर USB F ड्राइव पे हमको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर नीचे देख रहे हो आप सर्च लॉस्ट डेटा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद ड्राइव को नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें मैं क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर देखो इसने सर्चिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मुझे ऑल टाइप का चाहिए तो यहाँ पे पाथ के साथ साथ सारी चीज़ें देखो, यहाँ पर 2 फोल्डर जो कि ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है वो दिखा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो डिलीटेड फाइल होंगी वो अलग से दिखाएगी। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हो परसेंटेज भी शो कर रहा है ये, तो यहाँ से आप पॉज कर सकते हो, यहाँ से स्टॉप कर सकते हो अगर आपकी फ़ाइल मिल गई तो ये स्कैन करेगा बेसिकली सारी ड्राइव को। जैसे कि मैंने कहा था सेक्टर बाय सेक्टर, हर एक सेक्टर को यहाँ पे स्कैन करेगा, देन जो भी डिलीटेड वहाँ से फाइल होगी उसको रिकवर करेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें प्रोसीड होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे रिकवर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइप में जाके यहाँ पे चूज़ भी कर सकते हो किस किस टाइप की आपको फ़ाइल देखनी है, ठीक है। जिस टाइप की आपको रिकवर करनी है वो यहाँ पे चूज़ भी कर सकते हो। एंड नहीं करना है तो यहाँ पे आप सारी फाइल्स एक साथ देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर दिखा रहा है कुछ फ़ोल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो जो हमारी डिलीट थी वो आई या नहीं आई। देखो कुछ लॉस्ट चीज़ें दिखा तो रहा है यहाँ पे, ठीक है, लॉस्ट चीज़ें हैं ये कुछ। एंड इसके बाद अभी तो ये 5% है, हम इसको 100% हो जाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो कुछ देर के लिए मैं वीडियोस को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो आप लोग, या फिर मैं यहाँ से कट कर दूँगा ताकि टाइम बचे अपना, ठीक है। तो यहाँ पर 5% है एंड 100% होने के बाद मिलते हैं। तो ओके वॉरियर्स, यहाँ पर 100% तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने चेक किया कि जो भी फाइल्स मैंने डिलीट किया था वो वहाँ पे मुझे दिख रही है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं पेन ड्राइव जो मैंने F ड्राइव पे गया था, ठीक है, F ड्राइव में पेन ड्राइव नाम का फ़ोल्डर था, एंड यहाँ पर मैंने चेक किया तो वो फाइल्स तो मुझे नहीं दिख रही थी, ठीक है, यहीं से डिलीट किया था मैंने सारी चीज़ें, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो एक तो VLC ये मैंने डिलीट किया था, है ना, VLC नाम का exe फाइल डिलीट किया था। एंड यहाँ पर सेकेंड वन मैंने JPG मतलब एक फ़ाइल डिलीट किया था जो कि मेरी थंबनेल फाइल थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिख रही है, ठीक है, प्रीव्यू, ठीक है, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीव्यू। तो एक तो ये है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा दिख रहा है तो अंदाज़ा मेरे को लग गया है कि वही फाइल है। तो यहाँ पर अगर आपको बीच में भी दिख जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आप 100% ही करो, आप जितने में आपकी फ़ाइल दिख जाए तो वहाँ से भी कर सकते हो। तो मैंने 2 फाइल्स यहाँ पे ले ली है, ठीक है, एक ये एंड यहाँ पर एक USB F में जाओगे तो ये, ठीक है। अब ये दोनों जब आप सिलेक्ट कर लेते हो, दोनों का साइज़ 40 MB है, इसको रिकवर करते हैं, ठीक है। रिकवर कहाँ पे करना है इसको, तो यहाँ पर मैं D ड्राइव सिलेक्ट करता हूँ रिकवर करने के लिए। देखो जिस फाइल से आपने डिलीट किया है, जो फाइल स्कैन हो रही है जिस ड्राइव से, जैसे पेन ड्राइव से यहाँ पे स्कैन हो रही है, वापस से उसी में आप इसको रिस्टोर नहीं कर सकते, पहले आपको दूसरे ड्राइव में डालना पड़ेगा, देन आपको ये रिस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं E ड्राइव पे कर लेता हूँ, ठीक है, डाउनलोड जहाँ पे है मेरा E ड्राइव पे मैंने किया, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे सेव कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिकवर कर रहा है वो, ठीक है, एंड व्यू रिकवरी, तो यहाँ पर देख सकते हो रिकवरी तो आ गई USB F, ठीक है, एंड यहाँ पर exe फाइल आ गई है, ठीक है, एंड यहाँ पर पिक्चर्स एंड JPG। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने जो फाइल यहाँ पे डिलीट किया था वही फाइल मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। मैंने दिखाया भी था डिलीट करते वक्त, एक फ़ाइल ये हो गई, ठीक है, एंड दूसरी जो है ये है VLC का exe। तो यहाँ पर सक्सेसफुली ये फाइल्स जो हैं ये रिकवर हो चुकी हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर आगे की प्रोसेस आती है कि इनका हैश कैलकुलेशन करना, ठीक है। बेसिकली हैश कैलकुलेटर जो है वो स्टार्टिंग में यूज़ कर लेते हैं हम, ताकि जो मैन हार्ड ड्राइव है उसका कोई दिक्कत ना है, उसमें अगर कोई टेम्परिंग हो तो यहाँ पर हमको पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हैश कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसीजर जो है वो हम बाद में देखेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि वो ये बहुत लंबा पार्ट है जो कि आपको मेरे को बताना पड़ेगा। तो अगले पार्ट में जो पूरा का पूरा रहेगा वो प्रैक्टिकल ही रहेगा, यहाँ पे थोड़ा थ्योरी था। अगले पार्ट में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पहले आपको क्या करना है, देन क्या करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऐसे काम करती हैं ये, ठीक है। तो ये एक विजर्ड एसुस का डेटा रिकवरी टूल था जिससे ये रिकवर हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड आपको प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल करने के लिए ये जो टूल है वो डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये टूल डाउनलोड करने के बाद आप प्रैक्टिकल ज़रूर से परफॉर्म करके देखना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो ये था डेटा रिकवरी। एंड इससे भी बड़े बड़े टूल आते हैं जिनका मैं लिस्ट अगले पार्ट में देने वाला हूँ कि कौन कौन से टूल्स आप स्टार्ट यहाँ पे ले सकते हो रिकवरी के लिए, ठीक है। ओपन सोर्स भी एंड पेड भी। एंड हैश कैलकुलेशन भी देखेंगे, हैश के बारे में समझेंगे कि हैश क्या होता है, कितने टाइप के हैशेस हैं, जो कि पॉसिबल हो तो अगले, नहीं तो उसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ पर आ गए हैं हम स्क्रीन पे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे लॉस्ट क्लस्टर। आप सभी ने अगर हार्ड डिस्क पढ़ा होगा, हमने उसके अंदर प्लेटर देखा था, प्लेटर में ट्रैक्स देखा था, ट्रैक्स में सेक्टर देखा था, एंड सेक्टर के साथ साथ हमने क्लस्टर भी देखा था। तो क्लस्टर क्या था हमारा? क्लस्टर हमारा वो पार्ट था जैसे हम कोई भी फाइल एक स्टोर करा रहे हैं, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी फाइल को, किसी भी इमेज को एक स्पेस अलॉट करता है, एंड जितनी स्पेस ले रहा है वो फाइल, उसको कहते हैं हम क्लस्टर। इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं हुआ तो मैं थोड़ा रिकॉल करता हूँ। एग्जांपल के ले लो, ये हमारी फाइल है ना। अब इसको इस हार्ड डिस्क के अंदर हमको स्टोर कराना है ना। एंड इसका साइज़ है समझ लो 1 MB, ठीक है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्ड डिस्क में जितना स्टोरेज अलॉट करेगा, समझ लो यहाँ पर इसने इसको अलॉट कर दिया 10 सेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर 10 सेक्टर अलॉट कर दिया। तो एंड ये किस में यहाँ पे सेव हुआ? इन सेक्टर्स, इस क्लस्टर में ही सेव हुआ, ठीक है। मतलब ये सारे जो सेक्टर हैं मिलके ग्रुप बना है इन सेक्टर का, इसको कहेंगे हम क्लस्टर, ठीक है। तो क्लस्टर क्या होता है? बेसिकली क्लस्टर होता है जहाँ पे हमारी फाइल सेव हो रही है। एंड यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी लॉस्ट क्लस्टर भी होते हैं। कई बार ऐसे क्लस्टर होते हैं जो कि यहाँ पे अलॉट किए ही नहीं जाते ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, या फिर छूट जाते हैं वो क्लस्टर, ठीक है। तो ऐसे क्लस्टर को हम कहते हैं लॉस्ट क्लस्टर, क्योंकि वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पकड़ में नहीं आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही यहाँ पे अलॉट करता है ये सारी चीज़ें। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल या फिर MBR की होती हैं सारी चीज़ें, जो कि हम यहाँ पे पार्टीशन कर पाते हैं, जो फाइल अलॉट करना है, एवरीथिंग। तो हार्ड डिस्क का कंट्रोल भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्लस्टर है, ऐसे क्लस्टर जो कि यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है, जो कि यूज़ नहीं हुए हैं बेसिकली, ठीक है, उनको कहते हैं हम लॉस्ट, ठीक है। अब लॉस्ट क्लस्टर किस किस वजह से होते हैं वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। सो यहाँ पर जो लॉस्ट क्लस्टर होते हैं ना, वो फाइल एलोकेशन टेबल के वजह से होता है, जिसको हम फैट भी कहते हैं, FAT, ठीक है, फैट कहते हैं इसको हम, ठीक है। ये फाइल एलोकेशन टेबल, मतलब कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि कोई भी फाइल को अगर जगह अलॉट करेंगे, ठीक है, स्पेस अगर अलॉट हो रही है, तो वो किसका काम है? वो करता है फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। ये हम आगे चल के और भी देखेंगे इसकी डिटेल्स में, कौन कौन सी फाइल कहाँ कहाँ यूज़ होती है। लेकिन अभी के लिए ये समझो, जो लॉस्ट क्लस्टर है, ये कुछ ऐसे क्लस्टर होते हैं जो कि इस सिस्टम से छूट जाते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल से इस सिस्टम से छूट जाते हैं। इसके वजह से ये एरर जनरेट होता है यहाँ, ठीक है। तो लॉस्ट क्लस्टर इसके वजह से जनरेट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक ही रीज़न नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल रीजंस हैं इसके। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो, जैसे एक रीज़न तो ये हो गया कि फाइल एलोकेशन टेबल के वजह से ये एरर जनरेट हुआ, ठीक है। एंड सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो कि when OS marks cluster as used but does not allot any file। अब इस चीज़ को मैं समझाने के लिए आपको उस हार्ड डिस्क जो प्लेटर था उसके स्ट्रक्चर पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे बहुत इजीली समझ जाएगा आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पर हम उस स्लाइड पे हैं जहाँ पर हमने समझा था कि हमारे प्लेटर के अंदर क्या क्या होता है, प्लेटर के क्या क्या अंदर चीज़ें होता है बेसिकली स्टोर कराने के लिए। तो देखो यहाँ पर अगर जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी उनको समझ में आ रहा होगा, पुरानी वीडियोस
एंड आपने नहीं देखी तो ज़रूर से चेकआउट कर देना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये जो बन गए ये ट्रैक्स हैं, ठीक है। ये अभी जो बने राउंड राउंड अभी जो ये जनरेट हो रहे थे ये राउंड राउंड, इनको ट्रैक्स कहते हैं हम। ये पहले भी हम देख चुके हैं, काफ़ी डिटेल्स में हमने इनको समझा है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे देख चुके हैं ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पे थोड़ा सा बोर सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रैक सभी को समझ में आ गया होगा कि ये सारे ट्रैक्स हैं, ये राउंड राउंड सा, ठीक है। ये जो राउंड राउंड बने ये सारे ट्रैक्स हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये जो कट रहा है, यहाँ पर एक सेक्शन जो है ये है सेक्टर्स, है ना। ये सारे सेक्टर्स बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है ये सेक्टर है हमारे, ठीक है। इन्हीं में हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। एक कंप्लीट राउंड हो गया हमारा ट्रैक एंड ये छोटा सा हो गया हमारा सेक्टर, ठीक है। ये जो ग्रीन सा दिख गया ऐसे सारे ये बॉक्स जो हैं ये सेक्टर हो गए। एंड जो हमारे यहाँ पर क्लस्टर होते हैं तो ग्रुप ऑफ सेक्टर होते हैं। तो जो हमारे क्लस्टर होते हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक फ़ाइल स्टोर करना है हमको, ठीक है। ये मेरी एक समझ लो इमेज है, ठीक है। एंड ये है 1 MB की, ठीक है। 1 MB इसका साइज़ है एंड इसको यहाँ पे सेव करना है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा या फिर हमारा फाइल एलोकेशन टेबल क्या करेगा, इस हार्ड डिस्क में इसको एक जगह अलॉट करेगा, मतलब कुछ सेक्टर्स अलॉट करेगा, जो कि यहाँ पे इतने समझ लो ये इतने अलॉट कर दिए, जितने रेड दिख रहे हैं इतने सेक्टर अलॉट कर दिया, ठीक है। अब जब इतने सेक्टर अलॉट कर दिया तो बेसिकली ये इतने सेक्टर रिजर्व हो गए, ठीक है। किसके लिए, इस इमेज के लिए। तो इसी को हम कह रहे हैं क्लस्टर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है हमारे फाइल सिस्टम से या फिर फैट जो आपने देखा अभी फाइल एलोकेशन टेबल उससे, या फिर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो विंडोज़ मैक एवरीथिंग, ठीक है, उससे कई बार ये क्लस्टर छूट जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप बना, जैसे ये इमेज बनी, ठीक है, एंड इमेज के लिए ग्रुप बना एंड ये अलॉट नहीं किया गया किसी भी फाइल को, किसी भी फाइल ने इसको अलॉट मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको अलॉट किया ही नहीं, किसी फाइल ने उसको यूज़ लिया ही नहीं, कुछ सेक्टर्स को एग्जांपल के लिए इतने सेक्टर को किसी ने यूज़ लिया ही नहीं। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता तो है कि ये यूज़ में है, ठीक है, बट किसी फाइल ने कोई भी फाइल वहाँ पे स्टोर नहीं होती, ठीक है, कोई भी फाइल वहाँ पे स्टोर होती ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्लस्टर को हम कहते हैं लॉस्ट क्लस्टर्स, ठीक है। ये बेसिकली हमको शो नहीं हो पाता कि यहाँ पर ये यूज़ में है बट यहाँ पे क्या फाइल्स है, ठीक है। तो बेसिकली ये होते हैं हमारे लॉस्ट क्लस्टर, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें रीड नहीं कर पाता, जिस पे कोई फाइल है नहीं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ गया होगा कि लॉस्ट क्लस्टर क्या होता है। एंड यहाँ पर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बता देता है कि हाँ ये क्लस्टर यूज़ में तो है बट कोई फाइल नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये भी लॉस्ट क्लस्टर के अंदर ही आ रहा है। आई होप इतना लंबा एक्सप्लेनेशन के बाद आप सभी को समझ गया होगा ये, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम आगे थोड़ा सा। आई होप आप सभी को ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे। सो यहाँ पर देखो ये बेसिकली जो एरर है ना, लॉस्ट क्लस्टर एरर, ये क्या है, लॉजिकल है। ये फिजिकल एरर नहीं होता है, ये लॉजिकल होता है। अब लॉजिकल चीज़ें क्या होती हैं, तो जैसे देखो हमारा फिजिकल एक तो होता है फिजिकल डैमेज, है ना, और एक होता है सॉफ्टवेयर डैमेज, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर डैमेज है ना, सॉफ्टवेयर डैमेज को कहते हैं हम लॉजिकल, ठीक है। तो ये लॉजिकल डैमेज है, ठीक है। वैसे आप सभी ने वर्चुअल सिस्टम देखा होगा, तो वर्चुअल जो है वो वर्चुअली है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो हमारा एक तो होता है फिजिकल डैमेज एंड एक होता है सॉफ्टवेयर डैमेज, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डैमेज जो है वो रिपेयर हो सकता है जल्दी से एंड उसको हम कहते हैं लॉजिकल डैमेज, ठीक है। लॉजिकली हो रहा है वो, ठीक है, क्योंकि लॉजिक से उसको क्रिएट किया गया है, ठीक है, इसलिए उसको हम लॉजिकल कहते हैं। ये फिजिकल डैमेज नहीं होता है लॉस्ट क्लस्टर, है ना, क्योंकि देखो जब क्लस्टर लॉस्ट हो रहा है वहाँ से, तो वो वहाँ पे हार्ड डिस्क तो क्रैक नहीं हुई है ना, वो उसको किसने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने वहाँ पर उसको यूज़ मार्क कर दिया है, वो वहाँ पे टूटा नहीं है हार्ड डिस्क, है ना, वहाँ पे उसको यूज़ मार्क कर दिया है भाई कि वो यूज़ में है, वो टूटा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लॉजिकल कर रहे हैं क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल एलोकेशन टेबल द्वारा जनरेट किया गया एरर है, ठीक है। सो ये लॉजिकल एरर होता है। आई होप आप सभी को लॉजिकल एरर भी समझ में आ गया होगा। एंड देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है वो है लॉस्ट क्लस्टर एरर व्हेन यूजर्स डज नॉट क्लोज फाइल प्रॉपरली। हाँ, यहाँ पर एक और वैलिड पॉइंट आता है कि लॉस्ट क्लस्टर कब यहाँ पे बनता है।
और लॉस क्लस्टर कब यहाँ पे जनरेट होता है। सो यहाँ पर लॉस क्लस्टर जो है ना वो इस रीज़न से भी जनरेट होता है। क्या बोल रहा है ये, लॉस क्लस्टर एरर व्हेन यूज़र डज नॉट क्लोज फाइल प्रॉपरली और एप्लीकेशन प्रॉपरली। ठीक है, एक और पॉइंट है इसके साथ साथ, ये देखो लॉस क्लस्टर तब बनता है जब कोई भी यूज़र अपनी फाइल को प्रॉपरली क्लोज नहीं करता एंड सिस्टम को शट डाउन कर देता है या फिर डायरेक्ट क्लोज कर देता है। ठीक है, तो इससे भी लॉस क्लस्टर एरर आ सकता है या फिर आता है। ठीक है, एंड उसके बाद है यहाँ पे शट डाउन कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग एप्लीकेशंस। आप जब कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, अपने एप्लीकेशन को विदाउट क्लोज किए डायरेक्ट शट डाउन कर देते हैं, तो इससे भी लॉस क्लस्टर एरर जनरेट होता है। ठीक है, सो ये सारे रीजंस होते हैं एक लॉस क्लस्टर के आने का, लॉस क्लस्टर यहाँ पे जनरेट होने का। इससे यहाँ पर हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट भी आता है जो कि है दीज एरर आल्सो ऑक्योर ओइंग टू द डिस्क करप्शन सच एज बैड ड्राइवर्स एंड रिसोर्सेज कॉन्फ्लिक्ट्स। बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे हार्ड डिस्क में कभी कभी हमारा हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है। ठीक है, डैमेज नहीं होता, वो करप्ट होता है। करप्ट होने के वजह से भी यहाँ पर डैमेजेस मतलब बैड जो सेक्टर है वो हो सकता है। ठीक है, एंड कभी कभी ड्राइवर्स, अगर जो ड्राइवर्स हैं हमारे कंप्यूटर के, हमारे हार्ड डिस्क रन करने के लिए जो ड्राइवर लगते हैं, वो ड्राइवर्स अगर प्रॉपरली नहीं है तो भी बैड सेक्टर आ सकते हैं, यहाँ पे लॉस्ट क्लस्टर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। बैड सेक्टर अलग चीज़ है, लॉस्ट क्लस्टर अलग चीज़ है। बैड सेक्टर बेसिकली डेड सेक्टर्स हो जाते हैं जो कि यहाँ पे काम नहीं कर पाते, लेकिन लॉस्ट क्लस्टर जो है ये लॉजिकली जनरेट होता है एंड जो बैड सेक्टर्स होते हैं वो डैमेज होता है हार्ड डिस्क के अंदर में। ठीक है, तो ये एरर जो है डिस्क करप्ट की वजह से भी होता है एंड सच एज अ बैड ड्राइवर एंड रिसोर्सेज कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कोई केबल ओवर डैमेज रहा, अंदर से कोई ड्राइवर डैमेज रहा, उसके वजह से भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस क्लस्टर के बारे में समझा है। अब इसी के इक्वल आता है एक और चीज़, जैसे कि मैंने अभी कहा लॉस क्लस्टर हमने देख लिया, यहाँ पर आता है एक बैड सेक्टर। ठीक है, बैड सेक्टर्स। बैड सेक्टर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को सेक्टर तो समझ में आ गया होगा, मैं वापस से वही स्लाइड में लेके चलता हूँ आपको जहाँ पे सेक्टर्स को हमने देखा था। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा सेक्टर है। तो बैड सेक्टर क्या होगा, यहाँ पे बैड से समझ में आ रहा होगा कि खराब सेक्टर है ना। तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पे कुछ सेक्टर जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं, हो सकता है उसमें कोई स्क्रैच आ जाए, कुछ भी स्क्रैच आने के चांसेस तो कम है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके ख़राब होने के। तो अगर कुछ सेक्टर यहाँ पे ख़राब हो जाए ना तो उसको हम कहते हैं बैड सेक्टर्स। ठीक है, एंड इसको भी हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ठीक है, एंड हम लॉस क्लस्टर को भी यहाँ पर देख सकते हैं। क्लस्टर एंड सेक्टर पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एंड कंफ्यूज हो रहा होगा तो हार्ड डिस्क की वीडियो देख लेना जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, सो यहाँ पर बैड सेक्टर्स जो हैं वो रिपेयर नहीं होते हैं, हमारे जो लॉस क्लस्टर हैं वो सही हो सकते हैं। ठीक है, जो बैड सेक्टर हैं वो रिपेयर नहीं होते हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं कि रिपेयर होते हैं क्योंकि वो फिजिकल डैमेज होता है। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गया होगा, लॉस क्लस्टर एंड बैड सेक्टर्स दोनों क्या क्या होते हैं एंड दोनों अलग है डिफरेंटली, है ना। दोनों डिफरेंस ही है, बहुत डिफरेंस है दोनों में, है ना। एक फिजिकल डैमेज, एक लॉजिकल डैमेज, जो लॉजिकल एरर है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना क्योंकि ये चीज़ें भी हमको फॉरेंसिक में बहुत यूज़ होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लॉस क्लस्टर का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल ज़्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिकल में बहुत इजी है, एक ही कमांड है जिससे हम यहाँ पे अपने सारे बैड सेक्टर्स को चेक कर सकते हैं। एंड कमांड तो बहुत सारी है, जैसे कि हमको यहाँ पे डिस्क भी स्विच करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, सो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ एंड आप सबको ले चलता हूँ मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपको आपका CMD ओपन करना है। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, एंड इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आप सर्च करोगे ना CMD, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये ऑप्शन आएंगे सारे, आपको यहाँ पर रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है इसको। ठीक है, क्योंकि कमांड्स को रन करने के लिए हमको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एंड एक ऑप्शन पूछेगा उसको येस कर देना। ठीक है, एंड इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ एंड थोड़ा जूम कर दूंगा जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली दिख पाएगी। सो यहाँ पर मैं अभी C ड्राइव में हूँ, मतलब जिस जगह पे मैं इस कमांड को रन करूँगा
वहाँ वो वाली डिस्क ये स्टार्ट मतलब चेक करेगा, उसके बैड सेक्टर, उसके क्लस्टर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी चेक करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैड सेक्टर्स अभी नहीं देख रहे हैं, हम क्लस्टर देखते हैं एंड रिजल्ट में देखते हैं क्या क्या आता है। तो देखो यहाँ पर अभी हम सी ड्राइव में हैं, ठीक है। सी ड्राइव में आएंगे तो यहाँ पर जो आपको कमांड टाइप करनी है वो कमांड है chkTsk, ठीक है। ये कमांड है जो आपको यहाँ पे टाइप करना है, आपको ये क्लियरली विजिबल होगा एंड एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे ये स्कैनिंग अपनी स्टार्ट कर देगा। देखो जैसे स्कैन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जितने भी सेक्टर्स हैं सारे एवरीथिंग। तो बेसिकली 3 से 4 स्टेजेस में ये स्कैन होता है। सो ऐसे ये स्कैन करेगा एंड जैसे रिजल्ट आ रहा है देख रहे हो, धीरे धीरे रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पर ध्यान रखना, ये कमांड रन करने से पहले आपका रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर होना ज़रूरी है। कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारा प्रोग्रेस कर रहा है एंड यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बहुत थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पर 1 TB की है, ठीक है। ये जो हार्ड डिस्क है मेरी 1 TB की है, लेकिन यहाँ पर मैं एक पार्टीशन ही कर रहा हूँ, मतलब सी जो मेरा पार्टीशन है, सी ड्राइव है, सिर्फ उसी को स्कैन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक एक करके सारी ड्राइव्स को स्कैन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे सारा रिजल्ट आ चुका है ना। तो देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, डिस्क स्पेस KB में दिखा रहा है ये, ठीक है। ये फाइल्स कितनी है वो दिखा रहा है, इंडेक्स दिखा रहा है, बैड सेक्टर्स दिखा रहा है, ठीक है, बैड सेक्टर्स दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो वॉरियर्स यहाँ पर आप देख सकते हो सी ड्राइव का सारा रिजल्ट, आपने बैड सेक्टर देख लिया। अब यहाँ पर लॉस्ट क्लस्टर कैसे दिखाता है, लॉस्ट क्लस्टर जो होता है ना, ऑर्फन क्लस्टर भी बोलते हैं उसको हम। तो लॉस्ट क्लस्टर जो है, जब आपके ड्राइव में लॉस्ट क्लस्टर होगा तो यहाँ पर वो दिखा देगा, बट अभी मेरे ड्राइव में लॉस्ट क्लस्टर है नहीं, ठीक है, सी ड्राइव में नहीं है। और सेम चीज़ अगर मुझे यहाँ पर डी ड्राइव में चेक करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे CD टाइप करना है, ठीक है। CD जैसे ही टाइप करोगे हम आ जाएंगे यहाँ पर एक स्टेप पीछे, है ना। CD टाइप करोगे तो यहाँ पर एक स्टेप पीछे आ जाएंगे एंड CD टाइप करने के बाद आपको CD एंड / एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो हम सारे फोल्डर से बैक आ चुके हैं, मतलब जिसको रूट फोल्डर कहते हैं वहाँ पे लिनक्स में, सी ड्राइव के हम सी ड्राइव में आ चुके हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे डी पे जाना है तो डी टाइप करूँगा यहाँ पे, डी ड्राइव एंड यहाँ पर कॉलम, ठीक है, डबल कॉलम जो है वो लिख देना है एंड एंटर प्रेस कर देना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे सी से हम डी में आ चुके हैं, ठीक है। सो ऐसे हम ड्राइव्स को स्विच करते हैं किसमें, अपने कमांड लाइन पे, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे ऐसे हम स्विच करते हैं अपने ड्राइव्स को, ठीक है। फोल्डर पे स्विच करना सभी को आता होगा, यहाँ पे फोल्डर से dir करते हैं डायरेक्टरी से, ठीक है, dir एंड फोल्डर का नाम ऐसे स्विच करते हैं मैं यहाँ पे। एंड लिनक्स में हम CD, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैंने लिनक्स के बारे में सारा ट्यूटोरियल बता रखा है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम सेम कमांड रन करेंगे chk, ठीक है, एंड dsk, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर दोगे तो ये क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे डी ड्राइव को स्कैन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एंड अगर आप एक्सटर्नल ड्राइव भी आपकी लगी है ना, उसका नाम ऐसे ही टाइप कर दोगे तो ये यहाँ पर स्कैन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी डी ड्राइव भी स्कैन कर लिया इसने, बैड सेक्टर नहीं है एंड ना ही यहाँ पर लॉस्ट क्लस्टर है। अगर लॉस्ट क्लस्टर होता तो यहाँ पर मुझे दिख जाता, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो 0 बैड सेक्टर एंड एवरीथिंग ओके, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लॉस्ट क्लस्टर होता तो ऐसे दिखा देता। एंड हम जब जाते हैं वहाँ पे क्राइम सीन पे, तब वहाँ पर हम एक बार स्कैन कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हार्ड डिस्क में कोई डैमेज है या नहीं है, ठीक है। ऐसे हम स्कैन कर सकते हैं एंड ऐसे लगा के भी हम कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो एक हार्ड ड्राइव मैंने एक्सटर्नल यहाँ पर अटैच कर रखी है, ठीक है, K एंड L, ठीक है, ये दोनों। तो यहाँ पर मैं K में स्कैन करता हूँ। देखो यहाँ पर K में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी मुझे यहाँ पर बैक जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी होम पे हूँ। अगर इसके अंदर किसी फोल्डर में होता है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं dir टाइप करता हूँ एंड एंटर प्रेस करता हूँ। देखो यहाँ पर जितने भी इसकी डायरेक्टरीज़ हैं वो सारी मुझे दिख गई, मतलब जितने भी फोल्डर हैं यहाँ पे सारी चीज़ें दिख गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं किसी फोल्डर के अंदर होता तो मैं CD / टाइप करता,
क्योंकि मैं यहाँ पे किसी फोल्डर के अंदर नहीं हूँ तो मुझे यहाँ पर सिर्फ टाइप करना है, यहाँ पर जिस भी ड्राइव में मुझे जाना है, जिस भी ड्राइव में जाना है। यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर स्विच किया था, देख सकते हो सी ड्राइव में। सी ड्राइव का अगर मैंने यहाँ पर देखो यहाँ पे मैं फोल्डर के अंदर था, सी ड्राइव के बहुत अंदर था, उसके फोल्डर विंडोज़ एंड सिस्टम फोल्डर के अंदर था, इसलिए मुझे पहले CD एंड देन D मुझे टाइप करना पड़ा। अब यहाँ पर ना मैं किसी फोल्डर के अंदर हूँ, सिर्फ D ड्राइव के बाहर के वाले हिस्से में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ टाइप करना है K एंड यहाँ पर कॉलम टाइप करके एंटर प्रेस कर दूँगा। तो यहाँ पर देखो D से हम K फोल्डर पे आ चुके हैं, मतलब K ड्राइव में आ चुके हैं, जो मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, CHKDS, ठीक है, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर इसकी भी स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये हार्ड डिस्क है एंड जो मेरे इंटरनल में है वो SSD डली हुई है, तो ये हार्ड डिस्क जो है उसको सेम स्पीड से कर रहा है। देखो स्कैन करने की स्पीड में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बैड सेक्टर यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, जितनी डिस्क अवेलेबल है, जितनी KB अवेलेबल है वो दिखा रहा है, ठीक है, जितनी फाइल यूज़ में है वो दिखा रहा है, टोटल फाइल साइज़ दिखा रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिकली ऐसे हम देख सकते हैं एंड जितने ड्यूरेशन में इसने स्कैन किया है ये सारी चीज़ें, वो ड्यूरेशन भी यहाँ पे मेंशन होगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी एंड यहाँ पर देखो आपको एक सजेशन दे रहा है कि चेक ये कमांड, यहाँ पर अगर आपको कुछ रिपेयर करना है आपके डिस्क में तो यहाँ पर ये कमांड रन करो, ठीक है। मतलब चेक CHKDSK, मतलब चेक डिस्क, ऐसे मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में चेक डिस्क लिखा हुआ है एंड उसके बाद / यहाँ पर स्कैन एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा, रिपेयरिंग स्टार्ट कर देगा। मतलब अगर कोई दिक्कत है तो वो यहाँ पर रिपेयरिंग स्टार्ट कर देगा। तो अगर आपके डिस्क में कोई दिक्कत है, उसको रिपेयर करना है, लॉजिकल दिक्कत है, तो ये ऐसे यहाँ पर आपका डिस्क जो है वो रिपेयर कर देगा, ठीक है। तो चेक डिस्क / स्कैन जो है ये आपके डिस्क को रिपेयर करेगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकन ड्यूरेशन है, ठीक है। सो इसके रिज़ल्ट का हम वेट करते हैं एंड हम कुछ और चीज़ें यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो अलग अलग चीज़ें हैं, सिक्योरिटी एग्जामिनेशन, ठीक है, सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन से है यहाँ पे, ठीक है, एंड फाइल्स एग्जामिनेशन, मतलब अलग अलग स्टेज में जो उसने स्कैन किया है ना, तो सारा रिज़ल्ट इसने अलग अलग दिखाया, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसका रिज़ल्ट आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट आ चुका है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसने यहाँ पर स्कैन किया, ठीक है, वेरिफिकेशन कंप्लीट, ठीक है, एंड और फंड्स कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें है ना। तो यहाँ पर बेसिकली कोई ऐसा डैमेज था नहीं जिसको रिपेयर किया जा सके, ठीक है। अगर रिपेयर होता तो यहाँ पर दिखा देता कि हमने ये रिपेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिन सिक्योरिटी ये पिछले वाले में भी था, ठीक है, एंड यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख सकते हो, बोल रहा है कि विंडोज़ हैज़ स्कैन्ड फाइल हैज़ नो फाउंड प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। तो ऐसे आप लोग स्कैन कर सकते हो एंड ऐसे प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देख सकते हो, द फाइल टाइप ऑफ द फाइल सिस्टम इज़ NTFS, इसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि इनके बहुत टाइप है एंड हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग यूज़ होता है। NTFS हो गया, FAT हो गया, FAT32 हो गया, ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे चल के देखेंगे। सो आई होप आप सभी को ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं हम यहाँ पर, स्लैग एरिया के बारे में। स्लैग एरिया क्या होती है एंड स्लैग एरिया कहाँ होती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्लैग एरिया के बारे में कुछ डिटेल्स है यहाँ पे। स्लैग एरिया क्या है, वेस्टेड एरिया ऑफ क्लस्टर्स, मतलब क्लस्टर का वेस्टेड एरिया होता है। कैसे होता है वो बताता हूँ। एंड ऑफ फाइल एंड द क्लस्टर। अब देखो आप सभी को पता है कि 512 बाइट्स का एक सेक्टर होता है, ठीक है, एंड सेक्टर के ग्रुप को हम कहते हैं क्लस्टर, ठीक है ना। 512 बाइट का एक सेक्टर होता है एंड सेक्टर के ग्रुप्स को हम कहते हैं क्लस्टर। अब जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो वो कहाँ, एक ग्रुप पे सेव होती है जिसको हम क्लस्टर कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए लो, ये जो फाइल है ये है 10 KB की, ठीक है,
एंड चलो मैं बाइट में बोलता हूँ, KB छोड़ दो। ये जो फाइल है ये है यहाँ पर 700 बाइट की, ठीक है, 700 बाइट, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 700 बाइट की फाइल है एंड जो हमारा एक सेक्टर होता है वो कितने बाइट का होता है, 512। अब यहाँ पर समझो आप लोग कि इस फाइल को क्या इस एक सेक्टर में रखा जा सकता है, एक ही सेक्टर में रखा जा सकता है, इसको नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि एक सेक्टर 512 बाइट का होता है ना। इसके लिए हमको 2 सेक्टर यहाँ पे अलॉट करना पड़ेगा, 2, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 512 बाइट तो एक सेक्टर में आ गया, बाकी बचा हुआ इसमें आ गया, ठीक है। लेकिन 512 कितना हो गया, 1024, ठीक है। एंड 1024 दोनों एक फाइल के लिए यहाँ पे अलॉट किया गया 1024, यहाँ पे साइज़ अलॉट किया गया सेक्टर का, यानी कि 2 सेक्टर। एंड यहाँ पर 700 जो है 700 बाइट की फाइल थी, है ना। बाकी जो यहाँ पर बचा 324 बाइट जो बचा है यहाँ पे, वो खाली स्पेस रहेगा, है ना। तो इस खाली स्पेस, जो यहाँ पे खाली स्पेस बचा हुआ है, उसी को हम कहते हैं स्लैक एरिया। मतलब कि जो फाइल जितने से ख़त्म हो गई, एंड ऑफ फाइल, जहाँ से फाइल ख़त्म हो गई, उसके बाद का जो एरिया बच रहा है, जो उसके बाद का जो साइज़ बच रहा है, उसको कहते हैं हम स्लैक एरिया एंड स्लैक क्लस्टर, ठीक है, क्योंकि उतना खाली रह गया, ठीक है। इसको स्लैक एरिया कहेंगे हम, खाली एरिया, ठीक है। एंड स्मॉल फाइल साइज़ एंड बिग क्लस्टर, मतलब फाइल का साइज़ छोटा है एंड उसको अलॉट कर दिया गया है थोड़ा ज़्यादा क्लस्टर, तो उसको स्लैक कहते हैं। अब ये स्लैक जो है ना, ये अलग अलग जगह में यूज़ होता है। ये रैम में भी होता है, रोम में भी होता है, ठीक है। तो आपके रैम में भी हो सकता है एंड आपकी जो स्टोरेज, जो एक्सटर्नल ड्राइव लगाते हो, एक हार्ड डिस्क जो लगाते हो आपके सिस्टम में, उसमें भी होता है स्लैक, ठीक है। सो स्लैक का मतलब आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फाइल के स्टोर होने के बाद बचा हुआ एरिया जो होता है उसको कहते हैं हम स्लैक एरिया, ठीक है, या फिर स्लैक स्टोरेज कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी एंड ये प्रैक्टिकल भी समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ थ्योरी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे क्या क्या प्रैक्टिकल कर सकते हैं हम लोग। एंड प्रैक्टिकल नहीं रहा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं आ सकता हम वहाँ पे ज़बरदस्ती प्रैक्टिकल तो ला नहीं सकते किसी भी चीज़, है ना। सो आई होप वॉरियर्स आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ये कुछ भी आपने इस वीडियो से सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा आज का सेशन, ठीक है। कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं आपके कमेंट्स, तो कमेंट ज़रूर से करना एंड शेयर कर देना उनके साथ जिनको साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है। हमारे चैनल पे इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, लिनक्स एंड नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट है। एंड हम लैब सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, लैब सेटअप हमने स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे पार्ट्स उसके आ चुके हैं, तो लैब सेटअप भी आप जाके देख सकते हो चैनल पे, ठीक है। एंड आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।